हर जेई का स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स इस चीज़ को समझ पाएँ कि वो सही मटेरियल सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं कोटा के, वहाँ पर अगर हम देखें तो सभी का मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है। वरना आप एक ऐसे सिनारियो में फंस जाते हैं जहाँ पर ये होता है कि सर थ्योरी तो पढ़ ली है पर सवाल नहीं बना। जनरली जैसे एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट कोटा में है और उसके सेंटर्स अगर बाहर हैं तो जनरली वहाँ पर एक नई शीट या दूसरा मटेरियल वहाँ दे दिया जाता है जो थोड़ा सा हल्का होता है या काफ़ी हल्का होता है, ताकि स्टूडेंट खुश रहें। दो एक तरीके से बोलूँगा वार्निंग्स हैं, उनका आप ध्यान रखिएगा कि हर चैप्टर 3 तरह से पढ़ सकते हैं। मार्क्स कॉन्सेप्ट आने से नहीं मिलते हैं, मार्क्स तब मिलते हैं जब हमारे पास आंसर आता है। नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसे टॉपिक के ऊपर, एक ऐसे विषय के ऊपर जो हर स्टूडेंट से रिलेटेड है, जो जेई की तैयारी करता है उन सब के लिए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जब क्लास में आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है उसके बाद आपको जो होमवर्क दिया जाता है, जहाँ से जो मास्टर शीट या आप मॉड्यूल कहते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस जेई के अंदर क्या है, आपकी जेई की प्रिपरेशन में उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और वो मॉड्यूल सही है या नहीं है, करेक्ट क्या हो सकता है, बेस्ट क्या हो सकता है, उसकी क्वालिटी क्या है, उन सब के ऊपर भी हम एक चेक आज लगाएंगे, ताकि हर जेई का स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स इस चीज़ को समझ पाएँ कि वो सही मटेरियल सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है, उनकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आ रही है, और ये करने के बाद अगला क्या रिसोर्स सॉल्व करना चाहिए, इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं और इसको सही तरीका क्या है इस मॉड्यूल को सॉल्व करने के बारे में, वो सब आपको आज इस सेशन के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरुआत करें सेशन की। चलिए, सो व्हाई डू वी नीड कोटा मटेरियल, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सॉल्विंग फॉर द जेई। नंबर वन थिंग, किसी भी टॉपिक को आपने क्लास में जो पढ़ा है उसके अंदर जितनी प्रोफाइल्स होती हैं, जितने वेरिएशंस उसके अंदर होते हैं, ये मॉड्यूल एक तरीके से आपको पूरे तरीके से या ऑलमोस्ट उस कॉन्सेप्ट के पास लेकर चला जाता है। ग्रेजुअली जो इसका प्रोसेस है, डिफ़िकल्टी लेवल वो इंक्रीज होता है और आपको हर सवाल में कॉन्सेप्ट सीखने के बाद भी सोचने पर मजबूर करता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो होते हैं इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी प्रोफाइल्स कवर की जाती हैं, नंबर वन, ताकि हम एक तरीके से थ्योरी पढ़ने के बाद अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकें। सेकेंड, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं कोटा के, वहाँ पर अगर हम देखें तो सभी का मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है। 85, 90, 95 तक मटेरियल सब जगह सेम होता है। मैथमेटिक्स स्पेसिफिक की बात करूँ तो थैंक्स टू वीके बंसल सर, जिन्होंने इस मटेरियल का मेन क्रेडिट सर को ही है, जो ने उसको इतना अच्छा मैथमेटिक्स का मटेरियल यहाँ पर डेवलप किया। आज भी ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूट 90% तक वही मटेरियल यूज में लेते हैं एज ए मॉड्यूल, जब स्टूडेंट उस मटेरियल को सॉल्व करता है, क्योंकि उसकी एक अच्छी डिफ़िकल्टी लेवल है, इसका एक एवरेज लेवल है, जो हर स्टूडेंट जो जेई की प्रिपरेशन करता है उसके लिए रिलेवेंसी रखता है इन सिंक विद जो जेई का एडवांस का सिलेबस है। ठीक है, तो सबका मटेरियल ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कोई भी एक मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं, बशर्ते आपको वो मटेरियल मिले सॉल्व करने के लिए। पीडीएफ्स में आपके पास हो सकता है रैंडमली अलग अलग क्वेश्चंस आपके पास पड़े हैं, उनको अलग अलग गूगल पर सर्च कर करके आप ट्राई कर रहे हैं, इट्स वेरी टाइम टेकिंग। तो क्लास में थ्योरी पढ़ने के बाद आप चाहे कहीं से भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो, किसी भी सिटी में आप हो, उसका एक्चुअल सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सॉल्यूशंस आपको चाहिए, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ योर होमवर्क। होमवर्क इज वेरी इसेंशियल जब डिस्कशन होमवर्क का होता है। कई बार हो सकता है आपके साथ भी ये हो रहा हो कि थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है 3rd चैप्टर की और होमवर्क अभी डिस्कशन पेंडिंग चल रहा है, जो 2 लेक्चर पहले था, 2 चैप्टर पहले था, लेक्चर नहीं 2 चैप्टर पहले था, यानी X3 चैप्टर डिस्कस हो रहा है और होमवर्क डिस्कशन अभी हमारा पेंडिंग X1 का ही पड़ा हुआ है। तो इससे हमारी लर्निंग कम हो जाती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपने टीचर से ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे, सर वो होमवर्क प्लीज़ डिस्कस कर दीजिए। तो होमवर्क डिस्कशन की इंपॉर्टेंस अगर आप समझेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपकी लर्निंग ज़रूर इम्प्रूव होंगे। वरना आप एक ऐसे सिनारियो में फंस जाते हैं जहाँ पर ये होता है कि सर थ्योरी तो पढ़ ली है पर सवाल नहीं बन रहे, क्या करें सर, पेन चलता ही नहीं है, समझ में नहीं आता कैसे करना है। सो होमवर्क इज़ द की, और उससे आपको ये भी पता चल जाएगा, अगर आप कोटा का मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा आपको सारी प्रोफाइल क्लास में पढ़ाई भी गई है या नहीं पढ़ाई गई है, क्योंकि हर चैप्टर 3 तरह से पढ़ाया जा सकता है। जैसे इंटीग्रेशन, उसको हम बोर्ड लेवल पे भी पढ़ सकते हैं, सेकंड हम जेई मेन लेवल पे भी पढ़ सकते हैं, तीसरा जेई एडवांस लेवल पे भी पढ़ सकते हैं। तो क्राइटेरिया क्या है उनको पता करने का, बेस्ट होता है उनके पीवाईक्यूज जाके हमने चेक किए कि वो हमसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, मॉड्यूल्स आपको उस लेवल तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो होमवर्क डिस्कशन आप जहां भी पढ़ते हैं वहां पर इस बात की प्रायोरिटी समझिए, अपने टीचर से बात भी कीजिए कि ये ना हो कि जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं होमवर्क डिस्कशन उसके 2 चैप्टर पीछे का चल रहा हो,
डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं से आपकी लर्निंग डिसाइड होती है, वहीं से लर्निंग डिसाइड होती है। जब आप अपना सोल्यूशन लेके जाते हैं और सर का जो सोल्यूशन होता है उसको मैच करते हैं कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, वहाँ से लर्निंग स्टार्ट होती है, ठीक है, और इम्प्रूव होती चली जाती है विद टाइम। फिर हम बात करें इसी के बाद, आउटसाइड कोटा जो है, लाइटर मॉड्यूल मॉक टेस्ट आर सर्कुलेटेड स्टूडेंट को सेटिस्फाई रखने के लिए, क्योंकि इन सबको पढ़ाने में ना, एक तो पढ़ाने में ही बहुत एफर्ट लगता है, क्लास में डिस्कशन में बहुत मेहनत लगती है। तो क्या होता है जनरली, जैसे एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट कोटा में है और उसके सेंटर्स अगर बाहर हैं, तो जनरली वहाँ पर एक नई शीट या दूसरा मटेरियल वहाँ दे दिया जाता है जो थोड़ा सा हल्का होता है या काफ़ी हल्का होता है, ताकि स्टूडेंट खुश रहें, इजी सवाल दे दिए, सॉल्व होते रहें, और उसी तरह का टेस्ट भी वहाँ पर दे दिया। इससे खुश तो वो हो गया है, लेकिन याद रखिए स्टूडेंट चाहे अक्रॉस इंडिया में कहीं का भी हो, पेपर उनका सेम आएगा जो फाइनल पेपर होगा। जब फाइनल पेपर अगर हमारा सेम होने वाला है तो प्रिपरेशन भी हमारी उसी तरीके की होनी चाहिए। तो इसको आज हम सबको प्रोवाइड करके मटेरियल सेम कर देंगे, ताकि सबका क्या होगा, डिस्कशन सेम लेवल पे आ जाएगा कि हमें किस लेवल का पढ़ाया जा रहा है। फिर रहेगी बात रिसोर्सेज की, किससे इनके चलो हमारा मटेरियल आ गया, सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए हर क्वेश्चन को अभी आप गूगल लेंस से सर्च करते हो या डाउटनेट पर ढूंढने जाते होंगे। तो बात यह है कि जब हम उसको ढूंढने जा रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन को स्कैनिंग करने टाइम लगता है, ऑल दीज थिंग्स टेक टाइम। और अगर एक ही टीचर आपको उन सब चैप्टर्स के सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अगर दे दे, तो एक मेथोडोलॉजी, एक थॉट प्रोसेस भी साथ के साथ डेवलप होता है। सो गाइज, ये मेन चीज़ें हैं जो मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझाई। जब हम सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाला मॉड्यूल सॉल्व करेंगे तो हमारी लर्निंग भी उस हिसाब से अच्छी ही रहने वाली, ठीक है। तो क्या करना होगा, उन सब के लिए मैं आपको सोल्यूशन लेकर आ रहा हूँ। मैं इन सब मॉड्यूल को आपको टेलीग्राम पर पहले प्रोवाइड करूँगा। तो ज्वाइन माय टेलीग्राम @OmSir से आप सर्च कीजिएगा, वहाँ ज्वाइन कीजिए। सीक्वेंशियली मैं एक एक चैप्टर के आपको वहाँ पर पहले मॉड्यूल दूंगा, चाहूँगा कि आप उनको ट्राई करें ढंग से, और उसके बाद उनके सॉल्यूशंस आपको देखने होंगे। जो स्टूडेंट्स मॉड्यूल्स को कर चुके हैं उनके लिए भी है, उनको चाहिए कि सर मुझे और प्रैक्टिस करनी है, मुझे और मटेरियल चाहिए जो सॉल्व करने के लिए हो, PYQs मैंने आधे अधूरे किए हुए हैं, तो उनके लिए मटेरियल की बात करें तो यू कैन यूज़ माय पियर्सन बुक्स। जो मैथमेटिक्स के जितने सेगमेंट्स हैं, चाहे वो अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, वेक्टर 3D हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कैलकुलस हो, वो सब कर सकते हैं ट्राई। आप और प्रैक्टिस के लिए आपको एडवांस लेवल का मटेरियल चाहिए, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन के बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे, मैच द कॉलम दिखेगा, MCQ क्वेश्चंस दिखेंगे जो कि थोड़े क्रूशियल होते हैं। साथ के साथ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे, सर हमें तो MCQ, हमें तो PYQs ही सॉल्व करने हैं अभी, तो दे आर टू एक्सक्लूसिव थिंग, JEE मेन PYQs एक्सक्लूसिवली और JEE मेन एंड एडवांस, ये दोनों मटेरियल भी आपके लिए अवेलेबल हैं। दे आर इन पब्लिक, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या जो मेरी वेबसाइट है upliftmaths.com, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब जिन्होंने बोला कि सर ये सब तो है, अब मुझे तो थ्योरी में ही दिक्कत है, कुछ जो सिलेबस है मेरा बहुत आगे निकल चुका है, अब मैं कैसे पढूं वहाँ पर जाके। तो उसके लिए जो मेरे वीडियो कोर्सेज हैं सेगमेंट वाइज आपको मैथमेटिक्स के मिल जाएंगे, चाहे वो अलजेब्रा हो, कैलकुलस हो, कोऑर्डिनेट हो, ट्रिग्नोमेट्री है, ये सब आपको हमारी जो ऐप है अपलिफ्ट JEE ऐप, वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप जाइए, एक नंबर भी फ्लैश कर रहा है जहाँ पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आते हैं मुद्दे पर वापस के, सर आज हम क्या नया लेकर आया हूँ वो मैं आपको बता दूँ। कोटा के मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे और उनके सॉल्यूशंस आपको यूट्यूब पर फ्री मिलने वाले हैं, ठीक है। बस उनको सॉल्व करने पर मेरे आपको बस दो, एक तरीके से बोलूँगा वार्निंग्स हैं, उनका आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने उसको ध्यान रखा तो आपकी जो लर्निंग है वो मैक्सिमम होगी, वरना फिर प्रॉब्लम परसिस्ट कर जाएगी। कैसे, सुनिए ध्यान से। दोनों वार्निंग्स क्या है, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो डायरेक्टली उसका सेम टाइम पर आंसर मत देखिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं तो सेम टाइम पे आंसर की मत देखिए। क्या होता है, हमें 11 का आंसर दिख जाता है, आपने 10th का आंसर देखा C है, पर आपकी नजरें 11th को देख लेंगी A आएगा। तो अब जब आप 11th नंबर सॉल्व करने जाएंगे ना, तो आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप उसको प्रूव कर रहे हैं, और एग्जाम में आपको आंसर की नहीं पता होती है, ठीक है। तो अंतर है। तो पहले एक साथ 1 गो के अंदर आप पहले सभी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और उसके बाद उसका आंसर की मैच कीजिए। अभी सॉल्यूशन की कोई बात नहीं हो रही है, आंसर की मैच कीजिए। आंसर की जब आपने वहां मैच कर ली है, उसके बाद आपको पता चलेगा कितने सही कितने गलत। जो सवाल आपके सही हुए हैं उनका भी सॉल्यूशन देखिए। क्यों, हो सकता है आपने किसी एक तरीके से सॉल्व किया हो और उसका बेटर तरीका अपने पास दूसरा हो, जिससे कम टाइम लगता हो, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर जो टाइम है दैट्स वेरी क्रूशियल। सब्जेक्ट सिर्फ जो एग्जाम है सिर्फ PCM का नहीं है,
वहां पर आपकी कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट भी आपको चाहिए और टाइम मैनेजमेंट भी साथ के साथ लगेगा। ठीक है, तो एक साथ में सॉल्व करना है, फिर साथ में जाके आंसर की लास्ट में जाके देखनी है, जब आप रेडी टू चेक के भाई मेरे कितने सही हुए। कई बार तुक्के में भी आंसर आ जाते हैं, कई बार मिस कॉन्सेप्ट से भी आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन हमें उनके भी देखने की सही है या गलत है। दूसरा, डायरेक्टली क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे जंप नहीं करना है कि पेन चलाया ही नहीं, थ्योरी की वीडियोस देख लिए, उसके बाद सीधे कोटा के मॉड्यूल उठा लिए और चलो मेरे को डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, सॉल्यूशन देख रहे नहीं। लर्निंग मैक्सिमम करने का तरीका ये है कि आप पूरा दिलो जान से दिमाग लगा दो उसके अंदर पूरा, और उसके बाद फिर आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट था जो मुझसे मिस हुआ। देखो तीन चीज हो सकती है, या तो आपसे सॉल्व ही नहीं हुआ होगा, इसका मतलब तो ये कि हमारी थ्योरी वीक है। जो मैंने अभी आपको वीडियो लेक्चर्स बताया वो आप जाके थ्योरी इंप्रूव कीजिए, या आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ से आपके पास कोई रिसोर्स हो तो वहाँ से पढ़िएगा और डिटेल में थ्योरी पढ़िए, है ना, अच्छे से। एक नाम के लिए मत पढ़िएगा, जैसे मैंने बताया कि हर चैप्टर तीन तरह से पढ़ सकते हैं। बोर्ड लेवल पे भी पढ़ सकते हैं जो बहुत शैलो रहता है, ऊपर ऊपर ही रहता है। मेंस लेवल पर भी होता है, एक होता है एडवांस लेवल पर। तो अच्छे रिसोर्सेस हैंडल करोगे तो इंक्रीज करेगी डेप्थ, आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगी। जब आपने पूरा एफर्ट डाल लिया है और आपसे पहला स्टेज मैंने क्या बोला, सॉल्व ही नहीं हुआ है, तो मतलब कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, थ्योरी पढ़नी है। सेकंड, हम आधा सॉल्व करके फंस गए। जब आधा सॉल्व करके फंस गए हैं तब हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि जो हमें टीचर्स का सोल्यूशन बता रहे हैं कौन सी ऐसी नई बात बता रहे हैं जो मुझसे मिस हो गई थी। दैट इज द लर्निंग, वो लर्निंग है। और थर्ड ये हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट भी पता था, थ्योरी भी पढ़ी हुई थी, और लास्ट में जाके आपने मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन में आप फंस गए कि तीन इक्वेशन बना के छोड़ दिया, आपस में सॉल्व कैसे करना है कम टाइम के अंदर, या कोई सिली मिस्टेक हो गई है। पर मार्क्स तो तभी मिलेंगे जब हमारा आंसर आएगा। ये भी लर्निंग का ही पार्ट है कि उस कैलकुलेशन को इस सीरीज के अंदर में हर क्वेश्चन को लास्ट तक सॉल्व करके आपको बताऊंगा, और उसके बाद ही आपको आंसर तक पहुंचना है। क्योंकि मार्क्स कॉन्सेप्ट आने से नहीं मिलते हैं, मार्क्स तब मिलते हैं जब हमारे पास आंसर आता है, और जब आंसर आएगा तब भी हमें मार्क्स आएगा, तभी रैंक आएगी। ठीक है, तो ये प्रोसीजर ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली आंसर की नहीं देखनी है। दूसरा, जब आपने फुल अटेम्प्ट कर लिया है उसके बाद आपको सोल्यूशन देखना है, डायरेक्टली आपको सोल्यूशन पर जंप नहीं करना है। सो आर यू गाइस रेडी फॉर दिस सीरीज? अगर आपको ये सीरीज चाहिए कंप्लीटली मैथमेटिक्स, सभी स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो क्लास 11th के हो, 12th के हो, ड्रॉपर हो, सबके लिए मैथमेटिक्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको यहाँ अपलिफ्ट मैथ्स पर मिलेगा, जो अपना यूट्यूब चैनल है यहाँ पर। कोशिश यही कीजिएगा, एक तो टेलीग्राम पे आप आ जाइएगा @OmSir ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको मॉड्यूल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और शुरुआत हम करने वाले हैं हमारे कैलकुलस के जो द मोस्ट चैप्टर है फंक्शन, वहां से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। सो ओके गाइस, सी यू कनेक्टेड, और मिलते हैं ऐसे अपनी जेईई की प्रिपरेशन को और अच्छे से करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स को इन मटेरियल की एक्सेस ही नहीं होती है, फीस पूरी ले ली जाती है और नाम के लिए एक हल्का मटेरियल पकड़ा दिया जाता है और बस अच्छे सिंपल सिंपल सवाल टेस्ट में पूछ के खुश किया जाता है, उन सबको हम तोड़ देंगे और ढंग से आपकी जेईई की प्रिपरेशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लर्निंग। The O1 exercise of continuity chapter। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको आप देखिए। fx है, fx एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन x इक्वल टू 1 पर a माइनस बी की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। बोल दिया है ऑलरेडी कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो आपके पास से यहाँ से f ऑफ 1 माइनस अगर हम निकालें ऊपर वाले से, वो a प्लस 1 आता है। वहीं पर एग्जैक्टली 1 पर वैल्यू f ऑफ 1 इतना है, और 1 प्लस पर डेटा अगर हम निकालें थर्ड डेफिनेशन से आएगा b प्लस 1। बिकॉज ये कंटिन्यूस है तो इन तीनों की वैल्यूज इक्वल आएगी। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2, और हम इंटरेस्टेड हैं a माइनस बी के अंदर, दैट्स डेटा इज 0। ए को हम यहां से मार्क कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, हम जाते हैं इस फंक्शन के लिए बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स गुड, कि कंटिन्यूस है नहीं है, के की कौन सी वैल्यूज के लिए, वो सब डेटा में निकालना है। एफ ऑफ 2 पर वैल्यू के आती है। अब हम थोड़ा LHL निकाल लेते हैं 2 माइनस पर, यानी x का डेटा है 2 माइनस h, तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे ये वाला 1 अपॉन यहां से 2 माइनस h, 2 टाइम्स 1 अपॉन, ये डेटा बनेगा।
2 पावर -1/h आता है आपके पास से। LHL हमने यहाँ पर कंप्यूट किया है। एक बात देखिएगा कि जब h टेंड्स टू 0 होता है तो 1/h अपना इन्फिनिटी चला जाता है और 2 पावर 1/h भी अपना 2 पावर इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी जाएगा। लेकिन 2 पावर -h हमारा 2 पावर माइनस इन्फिनिटी और ये 0 की तरफ टेंड करेगा। तो जब ये लिमिट हम लगाने जाएंगे तो 2 माइनस 0 प्लस ये भी 0 की तरफ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हाफ की तरफ अप्रोच करेगी। ये k है, LHL आया है हाफ। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, RHL की तरफ बढ़ते हैं। लिमिट है h टेंड्स टू 0, 1/2 प्लस h 2 पावर 1/2 प्लस h माइनस 2। तो ये डेटा आप बनाइए। तो आप देख सकते हैं कहाँ जाएगा। ये है 2 प्लस 0, ये है 2 पावर इन्फिनिटी और 2 पावर इन्फिनिटी ही इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। वो क्या आ रहा है 0। एक बात समझिए आप, जो LHL आ रहा है वो हाफ आ रहा है, RHL आ रहा है 0 आ रहा है। ये टाइप 2 की डिसकंटिन्यूटी है। k की किसी भी वैल्यू के लिए हम इसको कंटिन्यूस नहीं बना पाएंगे क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। इट इज फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पे दिस कैनॉट बी अ कंटिन्यूस फंक्शन बिकॉज LHL और RHL आर नॉट कमिंग सेम, सो लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शंस पढ़ते हैं। k की वैल्यू हाफ हो जाएगी तो कंटिन्यूस बन जाएगा, नहीं कंटिन्यूस नहीं बना पाएंगे। k is not equal to 0 and half, no. k equal to 0 is continuous function, no. f cannot be continuous, yes. C is the answer. Mark C as the answer. पूछा जा रहा है कि भाई डिसकंटिन्यूस है तो कहां पर, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड्स लिखे हुए हैं, डोमेन 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 की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो अपने पास फंक्शन है fx, उसको अगर हम देखें तो यहाँ है 2 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स। वही नीचे आपके पास x कॉमन आएगा, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स। जब हम इसकी डोमेन लिखने जाएंगे तो डोमेन में कुछ बातें नहीं है, 0 नहीं है, 2 नहीं है, -2 नहीं है, तीनों बातें यहाँ पर नहीं है। तो अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन में ये तीनों पॉइंट जहां पर ग्राफ टूटने वाला है, ब्रेक होने वाला है, वो तीनों ही डोमेन के अंदर नहीं है। ये तीनों पार्ट जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तीनों डोमेन का पार्ट नहीं है। तो फिर डोमेन के अंदर अगर हमसे बात पूछी जाती है तो फिर हम बोल देंगे क्या बन जाएगा, फिर ये कंटिन्यूस फंक्शन बन जाएगा। इन जनरल अगर हमसे आर में पूछा जाता तो फिर हम बात करते क्या इन तीनों पर इसका ग्राफ ब्रेक हो जाएगा, और डोमेन में पूछा है इट्स कंटिन्यूस फंक्शन। फोर्थ, एफ एक्स दिया हुआ है -4 sin x प्लस cos x, x की वैल्यू लेसर देन -π/2 है। ये π/2 बोला है इस इंटरवल में, -π/2 से π/2 में कॉन्टिन्यूस बताया है, और यहाँ पे भी सारी बातें हैं। जिन पॉइंट्स पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है वो सारे पॉइंट्स हमें पिक कर लेने चाहिए। जैसे इसकी LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम आएगी, रख दीजिए आप -π/2, साइन के हिसाब से -1 बनेगा, कॉस के हिसाब से 0। वी आर गेटिंग 4 एज द आंसर। π/2 -π/2 प्लस पे बात करते हैं यहां से, तो ये डेटा आपके पास है -a प्लस b आता है। b माइनस a की वैल्यू 4 आती है आपके पास से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। f ऑफ π/2 माइनस आपके पास है f ऑफ π/2 और f ऑफ π/2 प्लस आपके पास है। यहां से आप डेटा निकालिए, a प्लस b आता है, cos 90 होता है 0 बन जाता है, cos 90 0, ये डेटा आएगा आपके पास से। a प्लस b की वैल्यू आपके पास से 2 आ जाती है, और यहां से हम इन दोनों को रिलेट करके कंप्यूट करके बना सकते हैं, ऐड कर देंगे। 2b की वैल्यू 6 आती है, यानी b का वैल्यू 3 आता है, और a का वैल्यू आपके पास से -1। सो b इज 3 एंड a इज -1, दैट्स a इज द आंसर। ठीक है, a आंसर आ जाएगा। इसमें बात करते हैं, यहाँ पर हमसे कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन है। फिर से वही कहानी है, 1 पर और 1 माइनस पर अगर हम चेक करें, ऊपर वाली डेफिनेशन है आपके पास से 1/4 आता है, सो वी गेट इट एज 1,
1 प्लस आपके पास है 5 माइनस 4 है, ये भी 1 आ रहा है। 1 पर तो कंटिन्यूस आ रहा है, इट्स अ कंटिन्यूस फंक्शन। 4 पर बात करते हैं। एफ ऑफ 4 माइनस यहाँ से आएगा 5 माइनस 16 आपके पास से माइनस 11 आता है। एफ ऑफ 4 एंड एफ ऑफ 4 प्लस आपके पास से आता है 0 आ रहा था। डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो गई है। तो इस फंक्शन का एनालिसिस हो गया है क्या कि 4 पर तो डिसकंटिन्यूस है, 1 पर कंटिन्यूस है। सो डिसकंटिन्यूस, ये दोनों ऑप्शन गलत है। कंटिन्यूस एट 1 एंड डिसकंटिन्यूस एट 4। सो विल मार्क बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी को मार्क कर दो। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे। यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा। ये प्लस है, आपको ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube। ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो 48 इयर्स के जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहता है उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भाई x² माइनस bx प्लस 25 x इज नॉट इक्वल टू 5, f इज अ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5। ठीक है, बोल रहे हैं कि 5 पर ये कंटिन्यूस है, तो बताइए f ऑफ 5 क्या होगा। नीचे वालों के फैक्टर्स हो जाते हैं x माइनस 2 एंड x माइनस 5, और आपके पास से यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, बट कहानी ऐसी है कि x की वैल्यू 5 आप नहीं रख सकते, पर बोल रहा है कि भाई f ऑफ 5 पर ये कंटिन्यूस, यानी मान लिया f ऑफ 5 पर वैल्यू k आती है, तो अगर कंटिन्यूस है तो क्या हुआ होगा, जब आप x टेंस टू 5 वाला डेटा फंक्शन का बनाने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू, बिकॉज टू मेंटेन द कंटिन्यूटी, ये k के बराबर ही आएगा। जो f ऑफ 5 के बराबर है वही हमारा f ऑफ 5 है। अब यहाँ जो डेटा है हमारे पास से x² माइनस 5x प्लस 25, एक बार नोटिस कीजिए, अगर हम x को 5 की तरफ लेकर जाते हैं, सो दिस क्वांटिटी इज लीडिंग टू 0। अब अगर ऊपर वाला 0 नहीं हुआ, न्यूमरेटर अगर 0 नहीं हुआ, तो नॉन 0 अपॉन 0 विल लीड टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, डिपेंडिंग अपॉन नीचे 0 प्लस या 0 माइनस है। तो यहां वाली टर्म का 0 होना बहुत जरूरी है फाइनाइट आने के लिए। दिस शुड लीड टू 0, तो आप देखिए 25 माइनस 5b प्लस 25, तो आपको पता चला कि b की वैल्यू 10 होनी चाहिए। डिसाइड हो गया कि b का वैल्यू 10 होना चाहिए। जब b का वैल्यू यहाँ 10 हो गया है तो आपके पास से x माइनस 5 का होल स्क्वायर बन चुका है। ठीक, और यहां से जब आप फिर से इसको बनाने पहुंचे
तो एक बार x माइनस 5 आपका कैंसिल, 0 आपका डेटा आता है, वही आपका f ऑफ 5 बन जाएगा। सो f ऑफ 5 की जो वैल्यू आने वाली है दैट्स कम्स एज 0, सो विल मार्क एज ए आंसर। ठीक है, तो इस लिमिट को एग्जिस्ट कराने के लिए वैल्यू फंक्शन के बराबर आएगा, जैसा बोला गया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ऊपर वाला पार्ट भी 0 आना चाहिए, वहां से b निकल के आया तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर आएगा, एक फैक्टर कैंसिल और लिमिट लगा के जो वैल्यू आएगी दैट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ 5। सेवंथ की बात करते हैं, एफ एक्स है x माइनस ई पावर x प्लस कॉस 2x एक्स स्क्वायर, x इज कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कुछ डेटा कंप्यूट किए जा रहे हैं। देखो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो f ऑफ 0 है, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना, फ्रैक्शनल पार्ट निकालना, वो एक अलग कहानी है। पर यहाँ बता रखा है कि वो कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, बट ये डेफिनेशन नहीं लेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि f ऑफ 0 की वैल्यू लिमिट x टेंस टू 0, देखो ये x टेंस टू 0, x इक्वल टू 0 नहीं है, टेंस टू 0 है तो ये वाली डेफिनेशन ले सकते हैं। यहां से x आता है माइनस a प्लस cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। पहले फॉर्म चेक कर ले, 0 रखते हैं तो 0 आता है, 1 आता है, 0 आता है, ठीक है, 0/0 वाला फॉर्म है। अब हमारे पास चॉइस है कि हम इसको एलोपिटल से करें, एक्सपेंशन से करें, जिससे हमें इच्छा है उससे हम कर सकते हैं। x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल आता है, cos 2x का भी फॉर्मूला आपको मालूम है, 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, दिस विल लाइक दिस, अपॉन में आपके पास से x का स्क्वायर आता है, 1 से 1 कैंसिल है, x से x कैंसिल है, 1 से 1 कैंसिल है, x से x कैंसिल है, आपके पास यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर आता है और यहाँ से माइनस 2x स्क्वायर आता है। तो लेट्स फिगर आउट कि एक्स स्क्वायर का क्या डेटा बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर यानी माइनस 1/2, 4/2 करेंगे तो 2 बन जाएगा आपके पास से, ये डेटा 4/2 2 बनेगा और यहां से आएगा एक्स स्क्वायर, ये हट जाएगा, -5/2 इज द आंसर। ठीक है, ये एफ ऑफ 0 का डेटा आता है अपने पास -5/2। चलिए इन सबके ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 0 इज -5/2, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -3, फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.5। ठीक है, ये डेटा आ गया आपके पास। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बोला है, गलत बात है। एफ ऑफ 0 5/2 नो, -1/2 है। फ्रैक्शनल पार्ट तो नेगेटिव होता ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव होता है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, -3 इंटू 0.5, 1.5 आएगा, डी इज करेक्ट, सो विल मार्क डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने एक एक ऑप्शन को देखा, क्या डेटा बना, लिमिट्स निकाल के एक्सपेंशन के, आप एलोपिटल से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, ऊपर नीचे एलोपिटल लगा देते। 8. y equal to fx is a continuous function such that the graph passes through the point a, 0। ठीक है, अब देखिए ग्राफ अगर a, 0 से पास होता है तो इसका मतलब जब f ऑफ a रखा जाएगा उसका वैल्यू 0 आना चाहिए, ये कहानी है। और पहले ही बोल दिया है कि वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर वो कंटिन्यूअस है तो यहां से जब हम लिमिट निकालने पहुंचेंगे, यहाँ 1 प्लस आपके पास से 3 टाइम्स एफ एक्स आता है, यहाँ पर भी 3f(x) हम लिखेंगे एंड इट इज रिटर्न एज 3/2। स्टैंडर्ड लिमिट्स के हिसाब से देखिए तो एफ ऑफ 0 एक ही 0 की तरफ जाता है, ये भी 0 जाएगा, ये भी 0 जाएगा, तो ये बन गया स्टैंडर्ड लिमिट से 1, ये है 3/2। द आंसर इज कमिंग एज 1.5 इज द आंसर, सो विल मार्क सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसके अंदर ये बातें बोली गई थी कि ग्राफ कंटिन्यूस है, फिर वो एक पॉइंट से पास होता है, तो इस नॉलेज को थोड़ा हमें देखना पड़ा कि भाई इसका क्या मीनिंग निकल के आया, फिर स्टैंडर्ड लिमिट से सॉल्व हो गया। ठीक है, 9th 1,3 है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बात करें फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट 7 पॉइंट्स, ऐसे कई सारी बातें यहाँ बनाई जा रही हैं। इंटरवल हमें दिया हुआ है, इंटरवल है आपके पास है 1 से 3, आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर किसके बीच में होगा, 1 to 9। और जो फंक्शन है हमारे पास वो आप देखिए, ये डेटा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर से हमेशा
इंटीजर्स बाहर चले जाते हैं, सो नो प्रॉब्लम। तो इसी का एनालिसिस हमें करना होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम जानते हैं जब जब ये इंटीजर बनता है तब ये ब्रेक होने के चांसेस इसके होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पॉजिटिव में हमें बात करनी है। सो 1 रूट 2 रूट 3, ये सारे नंबर्स हमें पॉसिबिलिटी दिख रही है इनके ऊपर, हम ये श्योर नहीं है कि यहां पर होंगे। द पॉसिबल पॉइंट्स फॉर डिसकंटिन्यूटी। और अगर आप थोड़ा सा एसेंस समझें ग्रेटेस्ट इंटीजर का, जैसे कोई वैल्यू 5 आती है, 5 से थोड़ा ज्यादा रहेगा, एग्जैक्ट 5 पर भी 5 ही आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, 5 से थोड़ा ज्यादा 5.001 है तो भी 5 ही रहेगा। ब्रेक तब होता है जब वो 5 से थोड़ा नीचे जाएगा। 4.99 हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसको 4 बना देता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो डिसकंटिन्यूटी आती है वो LHL पर ज्यादा आती है, जब उसकी वैल्यू थोड़ी सी नीचे की तरफ जाती है। क्योंकि ये बाउंड्री पॉइंट है 1 पर, तो हम यहाँ पर एक तो 1 पर डेटा निकालेंगे और एक 1 प्लस पर डेटा निकाल सकते हैं। 1 पर डेटा ये रहा हमारे पास फंक्शन, ये डेटा अपने पास से 2 आता है। वहीं अगर हम थोड़ा सा इसको 1 से ज्यादा अगर रखना चाहें तो ये बनता है 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। 1 प्लस 2h प्लस एच का स्क्वायर आता है। थोड़ा सा एक से ज्यादा डेटा है, ये 1.001 के आसपास रहेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद 1 प्लस 1 और डेटा 2 आता है, तो यानी इस वाले पॉइंट्स पर तो ये कंटिन्यूस आया है। तो भाई x इक्वल टू 1 रेस से बाहर है, इट्स अ कंटिन्यूस फंक्शन, चेकिंग हो गई है। बाकी सब जगह हम करना चाहे कर सकते हैं। 3 पर हम देख सकते हैं बाउंड्री पॉइंट है, तो f ऑफ 3 पर आप डेटा निकालेंगे तो आपके पास से 9 प्लस 1 10 आता है। पर क्योंकि ये बाउंड्री पॉइंट है, इसके आगे वाला नहीं, पीछे वाली लिमिट अलाउड है। 1 के साथ क्या था, 1 अलाउड था, 1 के आगे अलाउड था, 1 के पीछे वाला डेटा अलाउड नहीं था। लेट्स कंप्यूट f ऑफ 3 माइनस। यहां से आपके पास है 9 माइनस 6h प्लस एच स्क्वायर। 9 में से आप थोड़ा सा कम कर रहे हैं, ये कैसे समझ ले, h कॉमन ले लेते हैं तो 6 माइनस एच आता है, तो दिस इज कमिंग एज 8.99999। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से 8 आता है, फिर एक 9 आता है, तो 9 बन जाता है, यहाँ पे 10 लिखा है। ब्रेक हो गया, 3 पर ब्रेक हो गया, तो बाकी सब जगह ब्रेक होने वाला है। तो क्लियर है कि डिसकंटिन्यूस रहेगा। x इक्वल टू रूट 2, x इक्वल टू रूट 3, x इक्वल टू रूट 4, x इक्वल टू रूट 9, रूट 8, x इक्वल टू रूट 9, यहाँ सब जगह। So we are having 8 points. 8 points पर ये रहेंगे। All x except 8 points, that's D. D वाला पॉइंट हम इसके अंदर मार्क कर देंगे। 10 नंबर को पढ़ते हैं। यहां पर फिर से हमें पूछा गया वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के पास में। So fx is 2x क्यूब, आप ऐसा रखेंगे, इंटीजर बाहर चले जाते हैं, x की वैल्यूज आपके पास 1 से लेके 2 है। जब हम क्यूब करने जाएंगे तो यहां पर आपके पास 1 से ये बन जाएगा, और यहां जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी आर हैविंग 2 to 16, वी हैव डेटा फ्रॉम 2 to 16। तो कौन कौन से इंटीजर्स हैं जो आपको यहां पर दिख रहे हैं, वैसे 2 3 4 5 14 15 16 तक तो जा नहीं सकते, लेस देन बोला है। तो आप फिर मुझे बताइए एक्स क्यूब कहां कहां तक पहुंचेगा, फिर 1 3/2 2 5/2 7 15/2। इनमें से देखिएगा ये इसके बाउंड्री वाला पॉइंट है, ये अपने पास ये जो डेटा है ये आगे की तरफ जाएगा, तो इस पर तो डिसकंटिन्यूटी आने वाली है नहीं। सो क्लियर है, एट x इक्वल टू 1 पर तो ये कंटिन्यूअस रहेगा, वही ग्रेटेस्ट इंटीजर है। आगे सभी पॉइंट्स पर यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि इसमें LHL निकालना अलाउड है। अभी कितने पॉइंट्स हैं ये हमको देखना है, 3 से लेके 15 तक आपके पास से 14 पॉइंट्स आते हैं। एक सेकंड काउंट कर ले, 3 से लेके 13 तक 15 तक।
So 3 to 15. So 15 minus 3 is 12 plus 1 is 13. So there are 13 points. There are 13 points of discontinuity. ये सारे आप पॉइंट्स काउंट कर लो या बेसिकली आप यहां काउंट कर लो, पता चल जाएगा। तो 13 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगा। फर्स्ट वाला पॉइंट बाउंड्री का स्टार्टिंग पॉइंट है और इसके आगे जाएंगे एलएचएल नहीं आएगा, सो दिस विल बी अ कंटीन्यूअस फंक्शन। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्री, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा से ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब। ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो 48 इयर्स के जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। यहाँ पर वी आर हैविंग डिफरेंट डेफिनेशंस एट डिफरेंट इंटरवल्स। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की हमसे बात यहाँ से की है। तो अंदर वाले फंक्शन तो सिंपल है, लीनियर है, पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, मॉडुलस है लीनियर का, इनके क्यूबिक है, इन सब के आपस में डिसकंटिन्यूअस उस इंटरवल में होने के चांसेस ज़्यादा नहीं है। तो जो चेकिंग वाले पॉइंट्स है वो बाउंड्री वाले पॉइंट्स हैं। या डेफिनेशन चेंज हो रहा है, f(2) माइनस निकालिए, -2 +1 करेंगे, -1 बनेगा, मॉड लेंगे 1 आ जाएगा। एग्जैक्ट f(-2) यहां से निकालिए, -4 + 3 -1 मिल गया, 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 0 माइनस पर डेटा ऊपर वाले से आएगा, 3 बनेगा। 0 पर और 0 प्लस पर हम बात करें तो आपके पास से 3 आता है। दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। आगे चलते हैं, यहां से देखिएगा 3 माइनस बना दीजिए, 3 से थोड़ा सा कम, 9 और 1 3 आपके पास से 12 आता है। यहां से आपके पास से ये भी 12 आता है। ये कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन। एक पॉइंट है ऐसा जो डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, बाकी सब जगह कंटिन्यूअस फंक्शन है। इज ए सिंगल पॉइंट विच इज क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम बी। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जहां पर हमसे दिया गया है कि f(x) इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और f(9/2) की वैल्यू 2/9 आती है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। देखिए स्टैंडर्ड लिमिट होती है, अगर आपने देखी हो तो, लिमिट x टेंड्स टू 0 है अगर, और 1 माइनस cos x आपके पास है अपॉन x², दिस स्टैंडर्ड लिमिट इज 1/2। इस स्टैंडर्ड लिमिट का यहाँ पर यूटिलाइजेशन, ये हमारे पास लिखा गया है लिमिट x टेंड्स टू 0। इस अंदर वाले डेटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस cos ऑफ 3x
अपॉन 3x का होल स्क्वायर इनटू हम 9 यहां पर लिख सकते 9 से 9 सेटल हो जाएगा क्योंकि f फंक्शन कंटीन्यूअस है। इस लाइन का क्या यूटिलाइजेशन है, जब कंपोजिट फंक्शन होता है तो इस लिमिट को अगर हमें इस फंक्शन को क्रॉस करके अंदर ले जाना है देन इट इज रिक्वायर्ड। तो ये अगर कंटिन्यूस नहीं होता तो वैसे अंदर लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते, है ना। ये बात एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। 9 है और ये देखिए 3x है, 3x का स्क्वायर है, तो ये स्टैंडर्ड लिमिट आपके पास से 1/2 आ जाएगा। तो डेटा आपके पास से बनेगा f(9/2)। f(9/2) की वैल्यू हमारे पास से दी हुई है, इट इज 2/9। इट इज 2/9 और वो हमारे पास से आता है ऑप्शन नंबर, शायद ए है। यस, इट इज ऑप्शन नंबर ए। सो गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही, अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो आप लिमिट को अंदर क्रॉस करके ले जा सकते हैं। फंक्शन एक कंटीन्यूअस फंक्शन है ऑन द रियल नंबर लाइन, फिर एक रिलेशन हमें दिया हुआ है। ये रहा अपना इंपॉर्टेंट बात, कंटीन्यूअस फंक्शन है। इसको थोड़ा हम सेग्रीगेशन करना चाहते हैं, क्या डेटा बनेगा, x² माइनस 2x प्लस 2√3 माइनस 3 fx मैंने लिखा, तो x माइनस √3 आपके पास से आता है x² माइनस 2x प्लस 2√3 दिस, ये डेटा अपने पास आता है। fx हमने लिखा, ये डेटा आपके पास आएगा। √3 थोड़ा रख लेते हैं, √3 का स्क्वायर 3 आता है, 3 से 3 चला गया, 2√3 माइनस 2√3 लिखा हुआ है। लेकिन जब हम ये लिखते हैं तो आपको पता होगा कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर मैथमेटिक्स चाहे कहीं भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कितना ही पढ़ लो, ये बेसिक बात है, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो x की वैल्यू एग्जैक्टली 0 डिवाइड में नहीं आ सकती है। फिर हमसे f(3) पूछा है, लेकिन मजे की बात यह है कि बोल रखा है कंटिन्यूस है, तो f(3) जो है वो आपके पास से आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू f(√3)। √3 और ये डेटा अपने पास लिखा हुआ है, जो हमें दिख ही रहा है कि एलोपिटल लगा के थोड़ा सॉर्ट आउट किया जा सकता है। 2x माइनस 2 है, तो ये आपके पास से 2√3 माइनस 2 आपके पास से f(√3) का वैल्यू आ जाएगा। 2√3 माइनस 2, ये रहा, बी इज द आंसर। 2 कॉमन ले लेंगे, सो वी आर गेटिंग √3 माइनस 1। 14th की हम बात करते हैं। फंक्शन आपके पास लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर है, माइनस x² है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। फिर आपसे पूछा है कि इज डिसकंटिन्यूअस एट, कौन से पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सोच के आगे बढ़िए। यहां हमने लिखा और एक यहां पर x² भी लिखा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चंस क्या है, इंटीजर्स 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 इंटीजर्स, हर जगह इंटीजर का डिस्कशन चल रहा है। तो चलिए फिर इंटीजर पे निकाल लेते हैं। सो लेट x इज इक्वल टू p विच इज एन इंटीजर। तो f ऑफ p पहले निकालते हैं। एक इंटीजर का स्क्वायर करा और एक ये इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर है। इंटीजर का स्क्वायर, इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर आता है जिसका हुआ स्क्वायर, और इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर ही होता है, डेटा आएगा 0। मैं पहुंचा यहां से इंटीजर में थोड़ी सी वैल्यू कम कर दी, p माइनस h का होल स्क्वायर, ये डेटा हमने निकाला। लिमिट है h टेंड्स टू 0। उस इंटीजर में थोड़ी सी वैल्यू कम हो गई है, तो अब वो p नहीं आ सकता, बनेगा p माइनस 1। ये डेटा अपने पास आता है। अब जब आप इसकी लिमिट निकालने जाओगे तो यहां पर इस बात पे बड़ा डिपेंडेंट है कि p इंटीजर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि हमने इसको ये तो लिख दिया है, यहां से h भी हमने कॉमन ले लिया है, तो 2p माइनस h अपने पास आता है लिखा हुआ। अब ये 2p यानी एक इंटीजर का डबल है, उसमें से h सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है।
तो ये जो नंबर है, अगर p नेगेटिव हो गया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर p पॉजिटिव हो गया तो फिर बात अलग है ना। तो यहाँ पर थोड़ा हमें इसको देखना होगा कि भाई p कैसा है, और p अगर एग्जैक्ट 0 हो जाता है तब भी इसकी कहानी अलग रहने वाली है LHL के हिसाब से। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो स्क्वायर होकर p स्क्वायर ही बनेगा। पर यहाँ पर कुछ केसेस बनने वाले हैं। अगर मैं लेता हूँ कि p एक नेचुरल नंबर है जो कि पॉजिटिव नंबर है, तो फिर ये पॉजिटिव नंबर्स में थोड़ा सा जाएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव है तो p स्क्वायर से घट के आएगा। तो आपके पास से इस केस में नंबर बनेगा p माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। p स्क्वायर से p स्क्वायर बनता है 1 माइनस 2p, आपके पास से आता है 2 माइनस 2p, माइनस 2p आता है आपके पास से, 1 आता है, और ये 1 और 1 मिलके 2 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, p की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो बात करते हैं, 0 रखेंगे तो आपके पास से ऊपर वाला डेटा तो 1 बना है। यहाँ आप देखिए 0, ये 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आपके पास से h का स्क्वायर आता है, ये 0 है। देख लो आप, p 0 कर दिया हमने, h स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये बनेगा, ठीक है। हाँ चलिए, और अगर p नेगेटिव आता है, p इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, फिर वो भी देख लेते हैं फिर क्या बनता है। तो अगर नेगेटिव ये बना तो आगे वाला तो डिसाइडेड है, p माइनस 1 का ही स्क्वायर। जैसे माइनस 2 होता तो यहाँ तो प्लस बन जाएगा, लेकिन ये माइनस 2 यहाँ से आपके पास से डेटा बनता, और ये माइनस और माइनस मिलके एक और माइनस बनता, यहाँ प्लस बन जाता। सो दिस होल क्वांटिटी वुड हैव कम एज p स्क्वायर ओनली। तो p स्क्वायर में एक पॉजिटिव क्वांटिटी थोड़ी सी एडेड होती, बस और कुछ फर्क नहीं पड़ता। p नेगेटिव होता ना अगर, तो माइनस और ये माइनस प्लस बन जाता, और h मल्टीप्लाइड है तो वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन पॉजिटिव, तो p स्क्वायर आपके पास से निकल के आता, और यहाँ से 1 माइनस 2p आपके पास से आता। तो आप देखिए कौन कौन सी कंडीशंस पे कहाँ कहाँ दिक्कत होती है। RHL में इसको कभी दिक्कत होती नहीं है, वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ज़्यादातर LHL पर ही फंसता है। आइए चेक कर लेते हैं, फिर भी चेक करने में तो कुछ दिक्कत है नहीं। ये हमने निकाला, तो p प्लस एच, p माइनस p प्लस एच का होल स्क्वायर थोड़ा सा ज़्यादा है p से। जैसे अगर ये नेगेटिव में भी हुआ, -1 में भी थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो बना ये 0.99, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा उसका, -1 ही बनेगा। अगर वो 4 होता तो 4 पॉइंट समथिंग तो 4 ही बनता है ना। तो ये तो आपके पास से p ही बनेगा। यहाँ भी आपके पास अगर आप देखोगे तो ये डेटा बनेगा आपके पास से p स्क्वायर प्लस h आपके पास से आएगा, और ये बनेगा 2p प्लस h। कितना बनेगा, 2p प्लस h आपके पास से बनेगा। अब ये p पर डिपेंडेंट है कि p कैसा है इस जगह पर। अगर p इक्वल टू 0 है, p इक्वल टू 0 है, तब तो आपके पास से डेटा बनेगा p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, क्योंकि ये खत्म हो चुका होगा, h स्क्वायर बनेगा, ये डेटा आपके पास से 0 आएगा। लेकिन अगर p आपके पास से एक पॉजिटिव नंबर है तो भी आपके पास से यहां से p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर 0 ही बनेगा। लेकिन अगर p एक नेगेटिव इंटीजर है, -2 है सोच लीजिए, तो -4 बनेगा, उसमें छोटी सी पॉजिटिव वैल्यू ऐड होगी पर वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव फिर एक पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव बनेगा, और p स्क्वायर से थोड़ा सा नंबर कम हो जाएगा, और थोड़ा सा नंबर कम हो गया तो बस हमारा काम हो गया है, p स्क्वायर -1 बन जाएगा, एक नंबर कम हो जाएगा, 1 आ जाएगी आपकी लिमिट। तो नेगेटिव इंटीजर्स पर भाई समस्या है, नेगेटिव इंटीजर्स पर आपके पास से 1 माइनस 2p यहाँ पर बन रहा था, और यहाँ पर 0 था। चलिए ओवरऑल एनालिसिस करते हैं। पहली बात तो नेगेटिव इंटीजर्स पे कहीं पूछा ही नहीं था, हमने फालतू एनालिसिस करके इतना सारा बना दिया। चलो ठीक है, पर ऑल इंटीजर्स की बात की जा रही थी इसलिए नेगेटिव का एनालिसिस करना जरूरी था, तो अच्छा क्या कर लिया। 0 पे चेक कर लेते हैं 0 पे क्या हुआ है। 0 पर हमने देखा RHL 0 है, 0 पर ये वाला डेटा हम देख रहे हैं 1 आ रहा, तो 0 पर डिसकंटिन्यूअस आएगा।
वी कैन मार्क 0 पर ये डिसकंटिन्यूस आने वाला है। और हम बात करें नेगेटिव इंटीजर्स पे बात करते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स पे देखिए, नेगेटिव इंटीजर्स पे आपकी वैल्यू 1 आती है RHL की, और नेगेटिव इंटीजर्स पे ये वाली वैल्यू 0 वाली। तो जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं सब पर डिसकंटिन्यूस आ चुका है। देखो वैल्यू फंक्शन 0 है, लेकिन वहीं पर अगर नेगेटिव इंटीजर है तो RHL हमारा 1 आ रहा है, गया। तो अगर x बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर्स अपने पास हैं तो वैल्यू ऑफ फंक्शन तो कमिंग एज 0, बट जो RHL है वो अपने पास 1 आ रहा है, तो डिसकंटिन्यूस हो चुका है। ठीक है, 1 पर चेक कर लेते हैं, 1 पर क्या कहानी है। पॉजिटिव इंटीजर्स पे चेक करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स ये रहे, पॉजिटिव इंटीजर्स पे 0 है, पॉजिटिव इंटीजर्स पे ये डेटा भी 0 है। तो अगर कोई रोक सकता है तो LHL रोकेगा। LHL पॉजिटिव इंटीजर्स पे ये आता है, 2 माइनस 2p आता है, बाकी दोनों जगह 0 है। तो हम कह रहे हैं कि x अगर नेचुरल नंबर है तो f ऑफ p हो या RHL हो, ये दोनों 0 हैं। लेकिन जो LHL है वो 2 टाइम्स 1 माइनस p है, ये रहा। तो ये बराबर आ सकते हैं, लेकिन एक ही जगह पर आएंगे। जब p की वैल्यू 1 हो जाएगी तब दे आर इक्वल। सो एट व्हेन p इज इक्वल टू 1 दे आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इफ p इज नॉट इक्वल टू 1 दे आर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। 1 अगर है तो कंटिन्यूअस है, 1 नहीं है तो उन सब जगह पर ये फंक्शन कैसा आएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन निकल के आने वाला है। तो 1 को छोड़कर बाकी सब जगह डिसकंटिन्यूअस आने वाले हैं। 0 पर हम चेक कर चुके हैं क्या, 0 पर ये 0 है, 0 पर ये 0 है, 0 पर ये वाली वैल्यू 1 है। समझ गए? तो 1 को छोड़कर बाकी सब जगह कैसा आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। सो विल मार्क डी आंसर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन टू सॉल्व इन द एग्जाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन हमें निकालना है। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। 5 आता है, अगर ये इररेशनल है तो फिर आपसे f ऑफ 5 पूछा है। तो डेफिनेशन ऐसी है इसकी कि x अगर रैशनल नंबर नहीं है तब वैल्यू 5 आती है, पर ये हमेशा कंटिन्यूअस बोला है तो फिर इसको यहां भी 5 ही होना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने बोल दिया कि इररेशनल पर 5 है, ये कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 3 पर चेक करेंगे, 3 एक रैशनल पर 3 के आसपास वाले नंबर्स बहुत LHL RHL में जाएंगे, वो रैशनल इररेशनल दोनों हो सकते हैं। पर बोला गया है कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसका मतलब रैशनल पर भी उसकी डेफिनेशन कांस्टेंट ही होनी चाहिए, यानी फंक्शन ही कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ऐसा फिजिबल है, पॉसिबल है, वरना कोई चांस नहीं है कि ये कंटिन्यूअस बन जाए। सी इज द आंसर। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की 5 ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी। किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे। यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा। ये प्लस है, आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube। ठीक है। और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो 48 इयर्स के जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप इन रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप।
मेरे दो पोर्टल हैं, upliftmaths.com और uplift जेई। यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, पूछा जा रहा है कि भैया डिसकंटिन्यूस होगा तो किस जगह पर होगा। ठीक है, विल डिस्कस इट। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जब x अपने पास से, यहां से आप देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक बात आपको समझाता है, ये तो हमेशा ही कंटिन्यूस होता है, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन, एंड दिस इज discontinuous only at x belongs to integers। बस बाकी सारे केसेस पे फर्स्ट वाला भी कंटिन्यूस है। अगर नॉन इंटीग्रल वैल्यूज की बात की जाए, मैं कह रहा हूं कि x इज नॉट एन इंटीजर, तो ये कंटिन्यूस है, ये वाला भी कंटिन्यूस है, ओवरऑल भी कंटिन्यूस आ जाएगा, तो कोई समस्या ही नहीं है नॉन इंटीग्रल पर। तो प्रॉब्लम है तो इंटीजर्स पर। इंटीजर्स पर हम देख रहे हैं, जैसा डेटा हमें दिख रहा है यहां से, तो इंटीजर्स की वजह से इसको प्रॉब्लम है। तो चलिए हम पहले काम करते हैं, कोई भी एक इंटीजर्स पर हम बात कर लेते हैं। कोई भी एक इंटीजर, या तो हम उसको अपने हिसाब से सोच लें कि एक इंटीजर, लेट्स से सम इंटीजर p, यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर p आया, यहां आपके पास से बनेगा 2p minus 1 pi by 2। सो वी आर टेकिंग लेट p इज एन इंटीजर, इंटीजर है तो p आ जाएगा। लेकिन ये देखिए आप, 2p minus 1 इज एन ऑड नंबर, दिस इज एन ऑड नंबर, यानी पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, वो कॉस के साथ वैल्यू उसकी जीरो आती है, दैट इज जीरो। अगर हम बात करें यहीं से p की, हम बात करते हैं यहीं से p प्लस की, यहां से p प्लस h आता है, p से थोड़ा बड़ा ले लेंगे तो p आ जाएगा। ये आपके पास है, अगर आप देखेंगे p माइनस 1 पाई बाय 2, पर ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, ये जीरो ले जाएगा। और जहां हमें सबसे ज्यादा डर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, LHL पे फंसता है। एफ ऑफ p माइनस 1 पर अगर हम देखें तो p से थोड़ा सा कम करेगा, तो ये लिमिट के पहले ही p माइनस 1 बन चुका होगा। लेकिन जो इम्पैक्ट आने वाला है ना, एक्चुअल में क्या होता है, जब जैसे ही कम हुआ ये मल्टीप्लाई बाय जीरो हो जाता है। जैसे 4 पे निकाल रहे होते तो 3 आता, पर जो मल्टीप्लाई में लिखा है ना वो कॉस है, और जो है पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल पर, कॉस 3 पाई बाय 2 को 7 पाई बाय 2, वो जीरो बन जाता है। तो ये जीरो बना के इसको वापस से हर जगह से कैसा बना चुका होता है, कॉन्टिन्यूस ये बना दिया है, कॉन्टिन्यूस से कंटिन्यूस से कंटिन्यूस, इट्स कंटिन्यूस फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ एक्स। तो पूछा है कि डिसकंटिन्यूस कहां होगा, कहीं नहीं होगा, यू विल मार्क सी इज द आंसर। तो किसने बचाया, जो ये मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ, भाई इंटीजर्स पे इसको प्रॉब्लम है, और इंटीजर के ऑड मल्टीपल पर, जैसे आप थोड़े से समझदार हो जाएंगे तो आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है ना, LHL RHL में जो LHL होता है उस पर एक वैल्यू कम देता है। अब ये मल्टीप्लाई जो हो रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 है, जिस पर कॉस जीरो होता है, तो थोड़ा वो कम हुआ भी सही तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो ही रहेगा। सो इन एवरी केसेस वी आर गेटिंग जीरो, सो इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां लिखा है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, फिर आप बताइए क्या डेटा बनेंगे। एफ ऑफ 1 पर तो वैल्यू c आती है, लिमिट है x टेंस टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस बी, ये c आ जाएगा, कंटिन्यूअस बोला है। लिमिट्स को वेरीफाई कीजिए, इट इज जीरो, ये भी जीरो है। अगर ऊपर वाला जीरो नहीं हुआ तो फिर फाइनाइट आंसर नहीं आ पाएगा, तो ये जीरो होना जरूरी है। विल यूज एलोपिटल,
ये लिमिट हमने लगाया तो आपके पास से आता है 2 + a/-1। ठीक है, ये डेटा अपने पास से निकल के आता है। आपसे पूछा जा रहा है कि 2a + b + c की वैल्यू बताइए एंड विच इज इक्वल टू द c। ये किसकी वैल्यू है? ये c की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब हमें जो डेटा चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। ये है 2a + b, c का वैल्यू -a - 2a, ये रहा c का वैल्यू। तो आपके पास है a + b -2 आता है, a + b आपको पता है -1 है, सो वी आर गेटिंग -3। ठीक है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें निकाल कर दिखाना है। फ्रैक्शनल पार्ट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर है आपके पास से, और 0 से 20 के बीच में हमें काउंट करना है। ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें बता के दिखाने, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर एक फ्रैक्शनल पार्ट है, ऑलरेडी स्पेसिफाई कर रखे हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट की मैं आपसे बात करता हूँ कि लेट से एक फंक्शन है जो है gx प्लस hx से मिलकर बना। और अगर सिचुएशन ऐसी है कि हम बात कर रहे हैं पॉइंट x इक्वल टू अल्फा पर, अगर ये कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है, तो फिर ये अपने पास ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस बन जाएगा। लेकिन अगर ये कॉन्टिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है, उस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूस बनेगा, अगर हम सेम पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे हैं तो। सिमिलरली अगर पहला वाला डिसकंटिन्यूस है, दूसरा वाला अगर कॉन्टिन्यूस है, तो उस पॉइंट पर भी एक ऐसा होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। और एक सिचुएशन है कि अगर ये दोनों डिसकंटिन्यूस हैं, तो फिर वी डोंट नो। तो ये कंटिन्यूटी की कुछ थ्योरम्स हैं जिनका यूटिलाइजेशन इसके ऊपर। तो यहाँ पे ऐसे आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस आपको रिकॉल करवा रहा हूं। तो इससे बहुत सारा टाइम हमारा बच जाता है कि अगर दोनों कंटिन्यूस हो तो ये भी कंटिन्यूस होगा, ये कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूस तो डिसकंटिन्यूस। कोई भी एक फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस है उस पॉइंट पर, दूसरा कंटिन्यूस है, तो इनके कॉम्बिनेशन यानी एडिशन सब्सट्रैक्शन से जो भी फंक्शंस बनेंगे, सेम बात है सब्सट्रैक्शन के लिए भी है, तो रिजल्टेंट फंक्शन उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन दोनों डिसकंटिन्यूस है तो वी कैन नॉट कमेंट। चलिए फंक्शन को देखा। फंक्शन हमारे पास से हम जानते हैं एक रिजल्ट होता है कि x की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर होती है। सॉल्व इट थ्रू। तो fx मेरे पास से बनता है x माइनस, आपके पास है x/2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x/3। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। x/2 को प्रॉब्लम हो सकती है व्हेन x/2 इज एन इंटीजर और x/3 इज एन इंटीजर। इन दोनों को सेपरेटली प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं? आप देखिए, 0 से काउंटिंग चालू है तो सबसे पहले 0 आता है। 1 रखेंगे तो 1/2 आएगा। 1/2 इंटीजर्स पे इशू है, 1/2 इज नॉट एन इंटीजर, तो अगला x की वैल्यू जब 2 बनेगा तब प्रॉब्लम होगा। When it is 4, then it is 6, it is 8, it is 10, it is 12, 14, 16, 18 and 20। इन सब पॉइंट्स पर देखा जाए तो x/2 इंटीजर बनता है, तो इस वाले फंक्शन को इश्यूज हो सकते हैं डिसकंटिन्यूटी को लेकर। वहीं पर यहाँ अगर हम बात करें तो फिर 0 है, x/3 आना चाहिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर हैं। अंडरस्टूड? क्या हमारे पास कुछ कॉमन x है यहाँ पर? इसके बारे में बात करें, अगर हम कॉमन x की बात करते हैं जो दोनों पर है, तो वो पॉइंट्स है आपके पास है, देखिए 0 है, फिर there is a 6, है ना, और कौन सा है? 8 नहीं है, 10 नहीं, 12 है। Yes, we have 12, then 18। 18 is again a common point। आपके पास 0 है, there is a 6 and 12, then there is an 18। ये कॉमन x है। कॉमन x पे क्या होगा? ये भी डिसकंटिन्यूस होगा, ये भी डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, दो डिसकंटिन्यूस फंक्शन मिलकर एडिशन होकर क्या बनाएंगे? वी डोंट नो। डिसकंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस मिलकर क्या बनाएंगे? वी डोंट नो। सो वी हैव टू चेक फॉर दिस वन कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले, क्योंकि 0 बाउंड्री वाला भी केस है, तो सबसे पहले हम 0 पर ही डेटा बनाएंगे। 0 आता है, 0 आता है, 0 आता है, 0 आया। फिर
क्योंकि बाउंड्री पॉइंट है, आप देख सकते हैं, तो जीरो है तो जीरो के आगे की बात डिस्कस होगी। सो लिमिट है, आप x को 0 प्लस एच रखेंगे तो पहला वाला h/2 बनेगा, ये है फंक्शन जिसकी मैं बात करने वाला हूं। फिर आपके पास से माइनस आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर h/3। h पॉजिटिव माना गया है, ये तो आपके पास है लिमिट के पहले ही, अगर हम बात करें लिमिट लगाई नहीं है अभी, ये तो h/2 ही रहेगा। ये थोड़ा सा 0.000001 उसको हाफ कर दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो आएगा, यहां से भी जीरो आएगा, और जब लिमिट लगेगी तो अल्टीमेटली भी जीरो आएगा। तो जो कॉमन पॉइंट था उस पर जीरो पर तो कंटिन्यूस आया, बट बिकॉज जीरो बाउंड्री पॉइंट था तो इसलिए हम बाकी सबके बारे में क्लेम नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, बीच वाला पॉइंट और उठाते हैं। सो मैं यहाँ पर 6 को पिक करता हूँ, लेट्स पिक 6। 6 रखिए यहाँ से, 6/2 आता है आपके पास में। तो ये डेटा मेरे पास यहाँ से 3, ये 3 और ये 2, 2 आता है। f(6) माइनस आपके पास डेटा बनाइए, आप x को पुट करेंगे 6 माइनस h, 6 माइनस h/2, 6 माइनस h/3, 3 माइनस h/2, आपके पास से डेटा है 3 माइनस h/2, 2 माइनस h/3, आपके पास से डेटा। अभी देखिए 3 से थोड़ा सा कम हो रहा है और ये 2 से थोड़ा सा कम हो रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे हैंडल करेगा इस बात को? लिमिट है आपके पास से h टेंड्स टू 0, 3 माइनस h/2, 3 से थोड़ा सा छोटा है तो यू विल गेट 2 फ्रॉम हियर, एंड 2 से थोड़ा सा कम आ रहा है, यू विल गेट 1 फ्रॉम हियर। ये डेटा है, लिमिट लगा दीजिए, आपके पास से आंसर 2 आता है। तो क्या देखा हमने, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों जगह 2 है, दोनों जगह 2 है। तो फिर बचता कौन है? RHL और बचा है, वो भी निकाल लेते हैं। f(6) प्लस, तो आपके पास है लिमिट 6 प्लस h/2, 6 प्लस h/2, 6 प्लस h/3, 3 प्लस h/2, 3 प्लस h/2, 2 प्लस h/3, 3 प्लस h/2, 3 से थोड़ा सा ज्यादा है तो 3 ही रहेगा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, ये भी 2 ही रहेगा। लिमिट आप लगा लेंगे तो 2 ही आता है। अब आप चेक कर लीजिए, we get it from 2 here, 2 here, 2 here। तो जितने भी कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास, क्या रिजल्ट निकला? जीरो पर हम चेक कर चुके हैं सारे कॉमन पॉइंट्स पर, इन सभी पॉइंट्स पर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। बाकी जगह तो हम थ्योरम से बात कर सकते हैं। अब जैसे 2 है, 2 पर ये डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन 2 यहाँ नहीं है, तो ये 2 पर अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो 2 पर ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, दो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस बन जाते हैं और ये डिसकंटिन्यूअस, तो ओवरऑल आपके पास से कैसा बन गया फिर? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो इनमें से ये जो कॉमन पॉइंट्स उनको अगर हम हटा दें तो हमारे पास बाकी जो बचे हुए पॉइंट है, जैसे कि हमारे पास आता है 2, 4, देन 8, देन 10, देन आपके पास 14, 16, 20। इन सब पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूअस होगी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अकेला डिसकंटिन्यूअस होगा। तो जब एक कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस मिलेंगे तो आफ्टर ऑल हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बनता है। यू कैन चेक एनी वन ऑफ देम। सिमिलरली जो बाकी बचे हुए पॉइंट्स है वो और ऐड होंगे इसके अंदर, दैट इज 3, देन 9, देन 15। ये सारे पॉइंट्स पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो कितने पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
सो देयर आर 10 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जहां पर 10 पॉइंट्स बनेंगे। हम मार्क करेंगे यहां से 14, 15, 10 वी आर गोइंग टू मार्क इट एज सी एज द फाइनल आंसर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन, तो गुड क्वेश्चन टू यूटिलाइज। अब देखो हमने चेकिंग भी नहीं की और डायरेक्टली इस रिजल्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसी पॉइंट पर दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, तो उनके एडिशन या सब्सट्रैक्शन से बना हुआ फंक्शन 100% डिसकंटिन्यूअस होगा। आपको अगर चेक करना है तो आप कर सकते हैं, इनमें से किसी भी पॉइंट पे आप उठा के चेक कर लीजिए, आंसर आपके पास डिसकंटिन्यूटी वाले ही आने वाले हैं, गारंटी है। तो थ्योरम से टाइम बचता है और एग्जाम में जब टाइम बचेगा तो बात बन जाएगी। अगर आपको थ्योरी रिलेटेड इश्यूज है, यू कैन ऑलवेज विजिट आवर वेबसाइट और पूरे कॉन्सेप्चुअल इन चीजों को सीख सकते हैं। एफ आर से क्यू में लिखा हुआ है कंटिन्यूअस फंक्शन है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 7 आती है। एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज एन ऑड फंक्शन, नथिंग कैन बी सेड अबाउट एफ एक्स बीइंग इवन एंड ऑड। एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन की बात हो रही है। क्यू क्या है? रैशनल नंबर से। अच्छा, अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे अगर वो कंटिन्यूअस फंक्शन भी है? अगर एफ ऑफ 2 पर वो 7 आता है, देखिए मार्किंग सोचिए कि 2 पर मैं उसकी वैल्यू 7 लेकर आने वाला हूं, ये रहा 2, यहां पर है कहीं पर 7। अगर वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, थोड़ा बढ़ाऊंगा या थोड़ा घटाऊंगा वैसे, तो 7 के जस्ट अगला नंबर रैशनल और इररेशनल दोनों हो सकते हैं। तो ना तो ये बढ़ेगा ना ये घटेगा। अगर हम चाहते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन हो तो एक ही केस है, ये पूरा हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, बाकी और कोई चांस ही नहीं है। इट्स ऑलवेज एन इवन फंक्शन एंड इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन। क्योंकि अगर हम 7 के आसपास थोड़ा सा ही बात करेंगे ना ऊपर भी, तो भी वो रैशनल भी हो सकता है, इररेशनल भी हो सकता है। और यहाँ बोल दिया है कि सिर्फ रैशनल वैल्यूज लेगा, तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा। अगर हम थोड़ा भी ऊपर गए या नीचे भी गए तो भी रैशनल ही वैल्यूज ले सकता है। इसका मतलब 7 के आसपास ये बन ही नहीं सकता, सिर्फ एक ही लाइन बन सकती है, दैट्स अ कांस्टेंट फंक्शन। 19 20th कंसिडर द फंक्शन जो हमारे पास लिखा हुआ है, जिसके लिए कंटिन्यूस बन जाए ऐसा हम चाहते हैं। ठीक है, फॉर्म चेक कीजिए। 0 पर डेटा अगर हम रखते हैं तो 0 आता है, cos 0 sin 2 पाई। लिमिट है आपके पास से x टेंस टू 0 है, दैट्स द वैल्यू ऑफ k। sin 2 पाई ये डेटा आपके पास है। देख के लगता है कि यहाँ क्या होने वाला है। एक्स स्क्वायर ले आते हैं, सेटल करते हैं। यहाँ पर ये जो डेटा लिखा है, ये दिखता है कि ये 2 पाई अपॉन कॉस एक्स लिखा है। क्योंकि साइन लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर थोड़ा इसको सेटल करते हैं। साइन 2 पाई माइनस 2 थीटा इज माइनस साइन थीटा, इज अ माइनस साइन हियर। क्योंकि साइन 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो हम थोड़ा सा सेम सा इसको थोड़ा जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि साइन 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। और थोड़ा इसको भी देखिए आप, हाफ आता है। यहां से आपके पास है साइन आता है, 2 पाई आपके पास है, इस माइनस को भी अंदर ले चलते हैं, 2 पाई हम कॉमन ले लेंगे। ये डेटा 2 पाई हमने कॉमन ले लिया, तो ये डेटा हमारे पास से आता है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन दिस। अब आप चेक कर सकते हैं, जब एक जीरो की तरफ जाता है ना तो ये जीरो की तरफ जा रहा है, तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, एंड थीटा इज वेरी स्मॉल, वी कैन राइट साइन थीटा इज थीटा। तो ये 2 पाई अपॉन कॉस एक्स आपके पास से आएगा, बाकी ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डेटा आपके पास से बन जाएगा, विच इज एन स्टैंडर्ड लिमिट।
जिसकी वैल्यू हाफ आती है। वी आर हैविंग 2 पाई, दैट सी इज द आंसर। ठीक है। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा से, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब। ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो 48 इयर्स के जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहता है उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9 10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। fx गिवन है x² - 5x + 6, अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग डेफिनेशंस गिवन है। हमें बोला गया कि फंक्शन जो इसके अंदर कॉन्टिन्यूअस है, अल्फा प्लस बीटा लेकर आइए। इंटरवल देख रहे हैं तो -2 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, मतलब सभी जगह पर बात हो रहा है कि फंक्शन कंटीन्यूअस गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जहाँ डेफिनेशन चेंजिंग पॉइंट है वहां हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम 4 पर बात करें, जो आगे f(4) से बात करेंगे, f(4) माइनस पर एक ही डेफिनेशन से बात बनेगी, 16 - 20 + 6 आता है। वी आर गेटिंग 2 फ्रॉम हियर। 4 प्लस पे बात करते हैं तो यहाँ से डेफिनेशन बनेगी, 4 आप रखोगे, 10 4 4 10 पाई जो कि 0 होता है, ये दोनों इक्वल होंगे, अल्फा की वैल्यू आपके पास से 2 आ जाएगी, क्योंकि 4 पर कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि 4 इस इंटरवल में आता है और कंटिन्यूअस हमें दिया हुआ है। दूसरी डेफिनेशन यहाँ पर बीटा के लिए है। बीटा के लिए इन दोनों को हम 5 को डिस्कस कर लेते हैं। सो f(5) और वही f(5) माइनस पर भी हमारे पास डेटा बनेगा। यहाँ से डेटा रखते हैं, अल्फा 5 आप रखोगे तो 10 आपके पास से बनता है 5 π/4। 5 π/4 को आप लिख सकते हैं पाई प्लस π/4, जो कि आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो 10 पॉजिटिव होता है, यहाँ पर 10 π/4 बनेगा, विच इज अल्फा -1। तो वहीं पर अगर हम 5 प्लस पर बात करेंगे इसके लिए, विच इज ये रीजन है, तो आपके पास डेटा बन जाएगा e टू द पावर बीटा -1, 5 से 5 चला जाएगा, 1 रहेगा। अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए कि अल्फा -1 इज इक्वल टू बीटा -1। अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा -1 की वैल्यू 0 है, यानी बीटा की वैल्यू 1 आपके पास से आता है। बीटा की वैल्यू 1 आपके पास से आता है। अब हम क्या चाहते हैं, वी आर लुकिंग फॉर द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। द आंसर इज 3 एंड दैट प्रिसाइजली आर सी आंसर। सी को हम यहां से मार्क कर देंगे। ठीक है। 22 फंक्शन हमें दिया हुआ है कंटिन्यूअस एवरी पॉइंट्स पर, वैल्यू ऑफ बी हमें निकालना है। तो आप यहां से देखिएगा, 1 पर डेटा आप निकालेंगे तो 2 - 3 की वैल्यू -1 आएगी,
1 प्लस पर डेटा 1 प्लस बी माइनस 1 डेटा आता है बी, दोनों सेम होंगे तो बी की वैल्यू आएगी -1। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक फंक्शन गिवन है, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग उसकी डेफिनेशंस हैं। फंक्शन बोला है कि 0 पर कंटिन्यूअस है, फिर हमें 3a प्लस 4b का डेटा लेकर आना है। तो अगर हम शुरुआत से ही देखें तो एफ ऑफ 0 माइनस है जो एफ ऑफ 0 के इक्वल होगा, दैट इज b। और यहाँ पर अभी हम सबसे पहले लिमिट लगाते हैं LHL e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर साइन x एंड इट इज ax क्यूब। इसकी वैल्यू b के इक्वल आना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस है, e पावर साइन x हमने कॉमन लिया, ये डेटा हमने बनाया, x माइनस साइन x मेरे पास आया और x माइनस साइन x मैंने यहां भी बनाया, डिवाइडेड आपके पास है ax क्यूब लिखा गया है। अब आप देखना चाहें अगर इसको थोड़ा तो देख सकते हैं कि दिस विल लीडिंग टू 0, दिस इज आल्सो लीडिंग टू द 0, e पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0, दिस इज कमिंग एज 1। ठीक है, और ये डेटा है यहां से भी e पावर 0 है। साइन x को हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स पावर क्यूब बाय 3, x पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, x चला जाएगा, डेटा सिंप्लीफाई करते हैं, e टू दी पावर 0 है, ये 1 है, तो x चल जाएगा और आपके पास डेटा आप बनाएंगे तो 1 बाई a आएगा, क्यूब से डिवाइड कर दीजिए, 1 बाय 3 फैक्टोरियल, बाकी सब 0 है, 1 बाय 6a आपके पास से डेटा बना, क्या डेटा बना 1 बाय 6a। तो हमारे पास से ये डेटा आ रहा है एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ b। तो ये आपके पास से b की वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं ए बी की वैल्यू हम 1 बाय 6 लिख सकते हैं, कंडीशन नंबर 1। आगे चलते हैं। अभी हमने LHL की और 0 पर डिस्कशन किया है, यही डिस्कशन हम 0 प्लस पर भी कर सकते हैं। एफ ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ 0 प्लस के इक्वल हम बना सकते हैं। ये 0 का वैल्यू है, 0 प्लस का वैल्यू, ये b है। ये भी एक, अगर आप देखें तो एक स्टैंडर्ड लिमिट ही है जो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। 4x आ गया है, यहाँ भी हमने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया and this is standard limit 1 log 1 plus x upon x, x tends to 0 is 1, 4x सेम हो चुका है, we are having 1 into 1 by, the value of b is 1 by 4, ab का रिजल्ट आपके पास है, a का वैल्यू आपके पास है 2 by 3 आता है, b का वैल्यू है 1 by 4। हमें निकालना है डेटा 3a plus 4b, 3a आपके पास से 2 आता है, 4b की वैल्यू 1 आती है, 3 हमारे पास से आंसर, 3 हमारे पास से आंसर। तो यहां से अगर हम डेटा बनाए तो हमारे पास आंसर आता है, दैट इज सी इज द फाइनल आंसर, सी हमारे पास है फाइनल आंसर। 0 पर कंटिन्यूअस बोला है, फिर पूछ रहे हैं कि बताइए क्या होगा। एफ ऑफ 0 पर डेटा आपके पास है 5 बाय 4 प्लस 3 बाय 4b, ये डेटा है। वहीं अगर हम लिमिट निकालें इसकी, तो आपको मालूम है कि बन रहा है tan bx क्यूब अपॉन bx क्यूब, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है। अब ये दोनों बराबर आएंगे, 5 बाय 4b, 5b प्लस 3b इज b, यहां से आप देखेंगे तो ये 12 बनता है, 12 के हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो उसके डेटा निकाल लेते हैं, b का क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर आपके पास है 25, 48 आता है, 4ac अपॉन 2a यानी 8 आता है।
यहाँ से आप हटा दीजिए तो 50 आता है और 73 बन जाता है, रूट 73। 5 प्लस माइनस रूट 73, सो ए, ये आंसर आएगा। प्लस माइनस के साथ आएगा। एक और डेटा यहाँ पे दिखना चाहिए जो है नहीं, ठीक है। तो वैसे तो प्लस माइनस के साथ बनेगी बात, ये वाला डेटा मैच नहीं होगा, यहाँ माइनस नहीं है, बीच में माइनस है। विल मार्क ए इज द आंसर। 25। अगला वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स आपको निकालनी है -2 से 3 के बीच में। फंक्शन आपके पास है, एक्स का स्क्वायर है, साइन पाई एक्स है, इज डिसकंटिन्यूअस, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसका, ये तो हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आप देखिए x की वैल्यूज अगर -2 से 3 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 9 के बीच में आएगी, क्योंकि इसका स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 9 के बीच में आएगी। अब जब जब ये इंटीजर्स बनेगा तब तब इसको प्रॉब्लम है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये डेटा आपके पास है। हमें वैल्यूज ऑफ एक्स निकालनी जब ये डिसकंटिन्यूअस आए, ऐसा हम डेटा चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, अंदर स्क्वायर है, तो जीरो पर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जीरो पर तो कंटिन्यूअस रहेगा। लेकिन वो सारी वैल्यूज अगर ये थोड़ा फ्लक्चुएशन भी करेगा तो पीछे साइन पाई एक्स है, तो जब जब साइन पाई का मल्टीपल बन रहा होगा उन सब पॉइंट्स पर भी ये कंटिन्यूअस बन जाएगा, क्योंकि ये वाली टर्म जीरो बन जाएगी। तो अगर थोड़ा कम ज़्यादा भी हुआ, फाइनाइट वैल्यू को जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर वो कंटिन्यूअस बन जाएगा। यानी हमारे पास जब जब ये इंटीजर, जब जब ये जीरो बन रहा है, उन सारे पॉइंट्स को आप हटा दीजिए, उन पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 0 1 +-1 +-2 जितने भी यहाँ डेटा आने वाले हैं आपके पास से, +-3, ये सब पर कंटिन्यूअस रहने वाला है। इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स पर आप चेक कर लीजिए, या +-1 है। बाकी सब जगह पर हम चेक करना चाहें तो पॉसिबिलिटीज हैं फिर +-√2। भाई इन दोनों जगह पर तो कंटिन्यूअस आएगा, नो प्रॉब्लम। +-√2 यहाँ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि √2 जब आप रखोगे तो साइन √2 पाई बनेगा, जो कि जीरो नहीं होता है, कुछ वैल्यू आएगी और आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर उसके हिसाब से वैल्यूज अलग अलग देगा। √3, √4 नहीं आएगा, √5, √6। एक चीज और देखिएगा, -2 तक ही जाएगा नेगेटिव में, तो -2 तो शायद ये पिक नहीं होगा, है ना, सिर्फ यहां पर आपके सामने प्लस वाले पिक होंगे। दिस इज द लास्ट। -√5 उसको बिलोंग नहीं करता है इंटरवल को, मतलब जगह जगह सोचना है आपको, क्योंकि अगर आपने -√5 ले लिया तो वो तो इंटरवल में है ही नहीं। जनरली हम एक्स स्क्वायर देख के फटाफट से प्लस माइनस लगाते हुए चले जाते हैं। √7 भी, देन √8, ठीक है, और 3 तो हमने काउंट कर ही लिया, 3 पर कोई प्रॉब्लम नहीं। दीज आर द पॉइंट्स। सो 2 2 4 5 6 7 8, वी आर हैविंग 8 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो बिल्कुल वो एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर कॉस के अंदर 2x - 1/2 π/2 लिखा हुआ था ना, और मल्टीपल ऑफ π/2, वो जीरो हो रहा था, ऐसे यहाँ पर ये भी जीरो हो रहा है, तो वो सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी आ जाए, कंटिन्यूअस बन जाएगा, इन पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस रहेगा। बी। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन, जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड।
और मेरा सपोर्ट तो आपको यूट्यूब पे मिलेगा से, ये प्लस एच है। आप ऐसी बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पीएसएन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे दो पीवाईक्यूज के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेई मेन्स पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो 48 ईयर्स के जेई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहता है उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप। मेरे दो पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई। यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। चलिए डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखा गया है कि एफ एक्स हमारे सामने है, साइन इनवर्स करके लिखा है व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 इसका वैल्यू आता है π/3 और फंक्शन जो है कंटीन्यूअस दे रखा है। तो फिर बात इतनी सी है कि एफ ऑफ 1 तो हमें मालूम ही है, यही हमारे पास डेटा तब आना चाहिए जब हम लिमिट 1 की बनाई जाए। तो 1 का वैल्यू आपके पास π/3 है। इसमें जो डेटा हमारे पास लिखा गया है साइन इनवर्स है, और हम चाहेंगे कि हम इसका एलसीएम ले लें यहाँ पर। तो ये ln x आता है, x माइनस 1 है, ax माइनस 1 माइनस b ln x हमारे पास से डेटा बनता है। इज इट फाइन गाइस? मैंने एलसीएम ले लिया, ऐसे ऐसे बना दिया। अब एलएचएल आरएचएल में से कोई भी एक हम आरएचएल वालों को पिक कर देते हैं और x को 1 प्लस एच के साथ हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो मेरे पास डेटा आता है साइन इनवर्स, ये डेटा मेरे पास लॉग 1 प्लस एच, 1 प्लस एच माइनस 1, ये डेटा यहां से बना 1 प्लस एच माइनस 1, बी आता है लॉग आता है 1 प्लस एच यहां से आता है, ठीक है। ये डेटा आपके पास। अब एक काम आप यहाँ पे करिए, ये आपके पास एक स्टैंडर्ड लिमिट है जिसकी वैल्यू 1 आती है। 1 से 1 चला जाएगा, एच स्क्वायर आपके पास से आता है, ऊपर वाले को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और ये डेटा हमारे पास से π/3 है, ये हमें गिवन है कि इसकी वैल्यू π/3 आती है। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 है। इस साइन इनवर्स को आप आगे ले लीजिए तो साइन π/3 बन जाएगा, या फिर अगर आप ऐसे लिखना रहना चाहते हैं सो नो प्रॉब्लम, ऐसे रहने दीजिए। आपके पास एच स्क्वायर यहाँ से आ रहा है, ठीक। यहाँ पर 1 से 1 चला जाएगा, ए एच आपके पास से बनेगा बी। लॉग 1 प्लस एच का एक्सपेंशन हम करते हैं, सो एच माइनस एच स्क्वायर बाय 2, एच क्यूब बाय 3, ये डेटा आपके पास, ये π/3 आपके पास। आपके पास से a माइनस बी अपॉन एच आता है, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल है, माइनस बी एच अपॉन 3 आपके पास से है, डेटा बनेगा। अब आप खुद देख लीजिए, अगर हम इसका फाइनाइट लिमिट चाहते हैं, अगर हम इसका फाइनाइट लिमिट चाहते हैं तो a माइनस बी को 0 होना जरूरी है। दिस हैज टू बी 0, क्योंकि अगर ये 0 नहीं हुआ तो सोचिए 0 नहीं है, नीचे 0 है, नॉन 0 अपॉन 0 प्लस इन्फिनिटी, और साइन इनवर्स के अंदर इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं है। फॉर लिमिट टू एग्जिस्टेंस दिस हैज टू बी 0, यानी a इक्वल टू b तो आना ही होगा। फिर आप लिमिट लगाने जाएंगे तो फिर आप देखिएगा साइन इनवर्स है आपके पास से, ये पूरा डेटा आपके पास से 0 बन जाता आगे आने वाला, क्योंकि सब जगह h लिखा हुआ है। तो आपके पास यहाँ से b/2 की वैल्यू आपके पास से साइन 60 डिग्री आती है,
साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपके पास है, √3/2 आता है, यानी बी की वैल्यू √3 आती है, तो ए की वैल्यू भी √3 है, क्योंकि दोनों इक्वल है। So let's target the data a equal to b, a equal to √3, b equal to √3. This is wrong. So what we are getting a, b, c as the final answer. A, B, C is the final answer हमारे पास यहाँ से कंक्लूड होता है. We can mark it as A, B, C as final answer. So good question. आराम से सॉल्व किया, डेटा निकाला. एमसीक्यू क्वेश्चंस की यही प्रोफाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके अंदर अगर एक बार सॉल्व करने का जज्बा जिंदा हो जाए तो बात बना सकते हैं. ठीक है. एफ एक्स लिखा हुआ है, सिग्नम है, एक्स पावर 5 है. ये पूछा है कि कौन से डेटा के लिए क्या होगा. देखो बात ऐसी है कि अगर एक्स पॉजिटिव है तो फिर एक्स के जो सिग्नम के जो अंदर वाला डेटा है ना वो पॉजिटिव रहेगा. पावर 5 करने से प्लस ही रहता है, और सिग्नम अगर प्लस है तो फिर ये 1 है. अगर हम जीरो पर डेटा निकालने जाएंगे तो सिग्नम के अंदर ये जीरो है, डेटा आ जाएगा जीरो. वही अगर हम नेगेटिव है तो अब ये क्वांटिटी अपने पास से नेगेटिव आ जाएगी, तो सिग्नम आएगा -1. तो जीरो पर क्लियरली दिख रहा है कि डिसकंटिन्यूस होगा. चाहे तो ग्राफ बना ले, ये यहाँ पर है, ओपन है दिस साइड, ओपन है दिस साइड, ये बात है. तो हमें पूछा है यहाँ पर डेरिवेटिव्स की भी बात हो रही है, पर f'0 माइनस ये जो डेटा लिखे हुए हैं इनके बारे में हमसे पूछा है कि फॉल्स क्या है. ये तो डिसकंटिन्यूस है, ये जो डेटा है दिस इज अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन. कुछ है कंटिन्यूस होगा बट नॉट डिफरेंशिएबिलिटी की बात की जा रही है, तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं. f'0 प्लस जो लिखा गया है वो माना जाएगा RHD. निकाल लेते हैं. लिमिट है h टेंड्स टू 0 है, f(0) प्लस h है, माइनस f(0) है अपॉन h है. पॉजिटिव साइड पर अगर आप इसको देखेंगे तो ये 1 आता है, और दिस विल लीडिंग टू प्लस इन्फिनिटी. वहीं अगर हम LHD की तरफ जाएंगे, f(0) माइनस h माइनस f(0) डिवाइडेड बाय माइनस h, तो ये -1 आएगा, 0 आएगा, माइनस h आएगा, ये भी प्लस इन्फिनिटी की तरफ ही लीड करेगा. गलत है, ये भी गलत है. कंटिन्यूस है बट नॉट डिसकंटिन्यूस है, ये वाला भी गलत है. इट इज डिसकंटिन्यूस फंक्शन, ये वाला सही है. हमसे पूछा है कि फॉल्स कौन कौन से हैं, तो फॉल्स कौन कौन से, उस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा ए, बी, सी. ये तीनों फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है. चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. यहाँ पर एफ एक्स हमें गिवन है, लॉग माइनस एक्स प्लस के स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, एंड एक्स इज पॉजिटिव. जीरो है तो एम है, नेगेटिव है तो फिर ये वाला डेटा है, और ये कंटिन्यूस है एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 पर. ये हमें दे दिया गया है. फिर जो वेरिएबल्स हैं के, एम हो या पी हो, सबके डेटा जहां पर पूछे जा रहे हैं, तो ये समझने की बात है कि कंटिन्यूटी को यूटिलाइज करके दीज पैरामीटर्स विल बी कैलकुलेटेड फर्स्ट, है ना, उसके बाद फिर आगे की बात हो रही होगी. तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं. सबसे पहले जो हमें बात पता है कि हम आर एच एल को यहाँ पर कंप्यूट करेंगे, जो है लिमिट एच टेंड्स टू 0. ऊपर फर्स्ट वाला डेटा आपके पास से बनेगा, जो है log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस ए एक्स का स्क्वायर है, और अपॉन में एक्स क्यूब आता है. अब या तो एलोपिटल लगा दें या फिर हम इस पूरे को सीरीज की वजह से एक्सपेंड कर दें. जैसे नीचे हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में क्यूब है, तो फिर क्यूब से ही हमारे पास एक नॉन जीरो लिमिट बनाई जा सकती है. यहाँ से x जो है ये कैंसिल हो जाता है. आप देख सकते हैं यहाँ k है और यहाँ ये है. k -1/2 अपॉन x रहेगा, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है. बाकी क्यूब से आप डिवाइड कर दीजिए, और इस तरह का डेटा यहाँ से बनेगा. अब अगर ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी, तभी जाके हमारे पास क्या होना चाहिए, कंटिन्यूटी बनेगी. तो उसके लिए k-2 का 0 होना बहुत जरूरी है. So for this has to be 0.
क्योंकि अगर ये जीरो नहीं हुआ, अपॉन में है जीरो, तो नॉन जीरो अपॉन अप्रोचिंग जीरो विल लीड टू इन्फिनिटी, तो फिर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी कभी भी। तो वो जीरो होना चाहिए और अल्टीमेटली आपके पास लिमिट 1/3 आ जाती है। और हमारे पास एक डेटा और आ चुका है कि के की वैल्यू हाफ होगी। तो एक तो RHL 1/3 आ गया, क्योंकि ये सारे डेटा तो आपके पास से आगे आने वाले जीरो चले जाएंगे। तो लिमिट की वैल्यू 1/3 और के की वैल्यू हाफ है। हमारे पास एफ ऑफ जीरो की वैल्यू m है, और हमारे पास एक और LHL है जो जीरो माइनस पर बात हो रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लिमिट लगा हुआ है, लिमिट है x टेंस टू जीरो माइनस, और ये है आपके पास है tan ऑफ x/3। इसको x/3 की वजह से हमने फिर से लिखा, और ये 1/3p आपके पास tan x अपॉन x, x टेंस टू जीरो पे 1 आता है। ये पूरी लिमिट आपके पास से 1 आ जाएगी। ये डेटा आपके पास है 1/3p, 1/3p, ठीक है। So as function is continuous, it's given, so we can have it as LHL equal to RHL equal to the value of function. LHL is 1/3p, RHL is 1/3, and f of 0 is m. तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट है m का वैल्यू 1/3, और यहाँ से आप देखेंगे तो p का वैल्यू 1 है, और k का वैल्यू हमारे पास है हाफ आता है, ठीक है। तो 1/3, 1 एंड 1/2 आप डेटा रखिए यहाँ से कि क्या रिजल्ट आता है। k का वैल्यू 1/2 है तो 1 आ जाएगा, m का वैल्यू 1/3 है, ये 1 आएगा, और p का वैल्यू कितना 1 है, तो वी आर गेटिंग 5, तो वी आर गेटिंग 7, दैट्स करेक्ट आंसर, ए इज 2। m के बारे में बात करते हैं, 2m है आपके पास से, डेटा बनेगा 2/3, p की वैल्यू 1 है, इट इज 3, k की वैल्यू a/2 है, तो यहाँ से आपके पास से 5/2 आता है। तो डेटा थोड़ा बना दीजिए, यहाँ से 4 आता है और ये 15 आता है, 19/6 आपके पास है, प्लस 3 लिखा गया है, ठीक है। So yes, 18 plus 19 is 37. 37/6 is true. B is also true. यहाँ चलते हैं 2p की वैल्यू बनाते हैं। p is 1, so we are having 2. k की वैल्यू कितनी है 1/2, so it is 3/2. 5m लिखा है, it is 5/2. एलसीएम लेते हैं आपके पास से, तो यहाँ से पूरा 6 बन जाता है, ये 12 है, ये 9 है, और ये 10, 19, और ये आपके पास से 31/6 आपके पास से बनेगा। C is also true, ठीक है। C is also true। अब आते हैं D पर। k की वैल्यू हाफ, m की वैल्यू 1/3, p की वैल्यू 1, वी आर हैविंग 5/6 प्लस 1, 11/6। A B C D is our final answer। It's a good question to solve। इसको एग्जाम प्रेशर में सॉल्व करना वही बच्चे कर पाते हैं जो फ्लुएंट रहे हैं, जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है। तो इस मटेरियल के लिए यू कैन ऑल्सो, अगर आपका एमसीक्यू की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो आप पीएसएन की जो बुक है मेरी, उसको प्रैक्टिस में ले सकते हो, बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, यहाँ पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एन आर डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। जो 0 पर डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं वहां पर हमें बात बतानी है, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन की बात करते हैं। फंक्शन ये दिया है, अगर हम यहाँ पर लिमिट लगाएं x टेंस टू 0, यहाँ पर लिखा गया है साइन ऑफ π/2x, जो डेटा क्या बनेगा आपके पास, साइन प्लस माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, क्योंकि 0 प्लस पर प्लस इन्फिनिटी, 0 माइनस पर माइनस इन्फिनिटी। अब चाहे साइन के अंदर आप पूरा इनफाइनाइट रख दीजिए, तो भी इसकी वैल्यू इसके बीच में ऑसिलेट करेंगी, बिटवीन -1 to 1 के बीच में इसमें ऑसिलेशंस होंगे। ये ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो ये डिसकंटिन्यूटी के अंदर ही काउंट होगा। तो हमसे पूछा भी है डिसकंटिन्यूअस है, यस इट इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, द फर्स्ट वन। बी की हम बात करते हैं, x इंटू साइन ऑफ π/x की बात हो रही है, बी पर चलते हैं। 0 पर वैल्यू पाई दिया है, अगर हम यहाँ पर लिमिट निकालें, लिमिट x टेंस टू 0 है, और gx यानी आपके पास में साइन π/x लिखा गया है। 0 है, यहाँ आपके पास से साइन प्लस माइनस इन्फिनिटी है। साइन प्लस माइनस इन्फिनिटी जो भी होगा वो ऑसिलेशंस करेगा बिटवीन -1 to 1। -1 से 1 के बीच में अगर डबल करेंगे तो -2 से 2 होता है, लेकिन 0 टाइम्स करते हैं तो चाहे वो कुछ भी फाइनाइट वैल्यू से प्रोडक्ट होने के बाद 0 ही बनाते हैं। लिमिट की वैल्यू 0 आ रही है, यानी g ऑफ 0 की वैल्यू पाई दिया हुआ है।
जबकि अगर हम gx की लिमिट निकालते हैं तो वो 0 है, तो कंटिन्यूस का चांस ही नहीं। लिमिट 0 आता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज पाई, तो दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। आए हम सी ऑप्शन पर। मॉड एक्स अपॉन एक्स आपके पास से लिखा गया है, आप चाहो तो इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो मॉड एक्स आपके पास से प्लस एक्स बाई एक्स होके 1 बन जाएगा। 0 है तो वैल्यू 1 है। दिया हुआ है आपको जी एच ऑफ 0 इज 1। और अगर यही डेटा आपके पास नेगेटिव है तो मॉड आपका नेगेटिव से ओपन होगा, और यहां से डेटा आपके पास से -1 आता है। ये जो फंक्शन है आप देख सकते हैं कि आर एच एल इज 1 बट एल एच एल इज -1। फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, इट इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। चलिए डी पर बात करते हैं। 1/1 प्लस ई पावर कॉट एक्स। कॉट एक्स एक ऐसा फंक्शन है, कॉट एक्स tan x का अपोजिट है। अगर आपको tan x का ग्राफ पता है तब तक तो ठीक है, अगर आप कॉट एक्स का ग्राफ देखेंगे ना तो कॉट एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ये ग्राफ है कॉट एक्स का, ये वैल्यू आती है आपके पास से π/2। ये कॉट एक्स का प्लॉट होता है। कॉट एक्स ऐसा है कि अगर हमने 0 प्लस पर बात की तो कॉट एक्स आपका चला जाएगा प्लस इंफिनिटी पर। लेकिन अगर हमने 0 माइनस पर बात की है तो फिर कॉट एक्स चला जाएगा 0 के थोड़ा पहले, माइनस इंफिनिटी चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम डेटा निकालना चाहें और पहले अगर आरएचएल निकालने की सोच रहे हैं, 1/1 प्लस ये इंफिनिटी है, ई पावर इंफिनिटी बन जाएगा, कॉट एक्स इज इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी आपके पास से लीड करता है 0। वहीं अगर हम एलएचएल की बात करना चाहेंगे तो एलएचएल पर ये माइनस इंफिनिटी आता है, और एक्सपोनेंशियल माइनस इंफिनिटी पर 0 को अप्रोच कर, तो लिमिट आपके पास से 1 आती है। फिर से देखें हम, एलएचएल और आरएचएल सेम नहीं है, यानी फंक्शन फिर से हमारे पास डिसकंटिन्यूअस ही बनता है। फंक्शन हमारे पास फिर से डिसकंटिन्यूअस बनता है। एक्सपोनेंशियल का बिहेवियर में थोड़ा आपको समझा दूं, ये होता है e टू दी पावर x। तो देख सकते हो इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी आएगा, माइनस इन्फिनिटी होगा तो 0 आएगा। अंडरस्टूड? तो ये भी डिसकंटिन्यूअस, ये भी डिसकंटिन्यूअस, ये भी डिसकंटिन्यूअस, ये भी डिसकंटिन्यूअस, तो हमारे पास चारों ही ऑप्शन डिसकंटिन्यूअस है। वी आर गोइंग टू मार्क ऑल ऑफ देम। जब एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारी अप्रोच बहुत डिफरेंट होती है एमसीक्यू से। एक एक क्वेश्चन के बराबर टाइम टेकिंग है। अगर हमारी प्रैक्टिस से फ्लो है तो हम चीजों को बना पाएंगे। ओके, फिफ्थ, अ फंक्शन इज डिफाइंड एफ एक्स दिया हुआ है आपको a sin x प्लस साइन 2x अपॉन एक्स क्यूब लिखा हुआ, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्या क्या डेटा अपने पास आएंगे। फंक्शन डिफाइन किया गया है a sin x प्लस साइन 2x अपॉन एक्स पावर क्यूब, और ये कंटिन्यूअस बोल दिया गया है। तो लिमिट है x टेंस टू 0, एफ एक्स की बात कर रहे हैं हम, a sin x आपके पास है, इसको ओपन कर देते हैं, 2 sin x cos x अपॉन एक्स क्यूब। एग्जैक्टली 0 रख रहे हैं तो ऊपर भी 0/0 वाला फॉर्म तो बन ही रहा है। लिमिट है x टेंस टू 0 आपके पास है, यहां से आता है sin x/x आपके पास है, a आता है, ये 2 cos x है, डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर आता है, तो दिस इज 1। हमें तो लिमिट फाइनाइटली लेकर आनी है। और अगर हम फॉर्म देखें इसकी तो ऊपर से आता भी है a प्लस 2 अपॉन 0 आ रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए a प्लस 2 का 0 होना जरूरी है, वरना लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कंटिन्यूस नहीं बनेगा। और बोला है कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इसको तो 1 कर दिया हमने। यहाँ एल हॉपिटल लगा देते हैं तो 0 आता है, -2 आपके पास से साइन एक्स आता है, 2 से 2 चला जाएगा और आपके पास से स्टैंडर्ड लिमिट आएगी -1। ठीक है, दिस इज कमिंग एज -1। तो a का वैल्यू -2, और ये क्या है, यही होगा आपका एफ ऑफ 0, 0 पर जो हम लिमिट निकाल रहे हैं। सो वी गॉट एफ ऑफ 0 एज -1 and the value of a is -2।
एफ ऑफ 0 माइनस 1, तो ये दोनों ऑप्शंस आपके गलत हैं, तो वी विल मार्क ए बी एज द करेक्ट आंसर। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन, जो कि जे एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं, तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब। ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेई मेन, जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेई मेन्स पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो 48 ईयर्स के जेई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्या लिखा है उसको आराम से पहले पढ़ते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। Which one of the following function cannot be defined at x equal to 0 to make it continuous at x equal to 0? ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको हम इनमें से which one of the following function cannot be defined, जिसको हम 0 पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, to make this function continuous function? ऐसा तभी होता है जब फंक्शन के अंदर नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी आती है। नॉन रिमूवेबल का मतलब क्या है वो समझाते हैं। एक फंक्शन के कंटिन्यूस होने के लिए 3 बातें होती हैं, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन। इफ लिमिट एग्जिस्ट and value of function is different, then it is known as removable type of discontinuity. But if limit is not existing, then it is known as non-removable discontinuity, जो हमसे यहाँ पर पूछा गया। हम ऐसा कब 0 पर डिफाइन ही ना कर पाए जिससे कि फंक्शन कंटिन्यूअस बन पाए, यानी ऐसी हमें इसके अंदर फंक्शंस ढूंढने हैं जिसके लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, एलएचएल आरएचएल वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर 2 लिमिट्स ही इक्वल नहीं है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन चाहे कुछ भी हम उस पर बनाने की कोशिश करें, बिकॉज लिमिट्स इक्वल नहीं है एलएचएल आरएचएल, तो हम उसको कभी भी किसी भी केस में कॉन्टिन्यूअस नहीं बना पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से फंक्शन है जिनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। शुरुआत यहीं से करेंगे, 2 पावर 1/x से। जैसे अगर हम ए ऑप्शन की बात करते हैं, तो x अगर 0 प्लस पर जाएगा तो 1/x आपका इंफिनिटी जाएगा, और 1/x इंफिनिटी जाएगा तो 2 पावर x ये भी इंफिनिटी जाएगा। तो आर एच एल की अगर हम बात करेंगे तो 1/1 प्लस इंफिनिटी, दिस विल लीड टू 0। फिर चलते ही बारी एलएचएल के लिए। एलएचएल में क्या होगा, अगर ये इतना जा रहा है तो 2 पावर 1/x आपका 0 की तरफ जाए। जब हम एलएचएल की बात करते हैं ना, तो आपको 0 की जगह लिखना होता है, x की जगह 0 माइनस h लिखना होता है, तो 1 प्लस 2 पावर -1/h, जो 1/1 प्लस 1/2 पावर 1/h बन जाता है। तो 2 पावर 1/x इंफिनिटी की तरफ जाता है, तो 1/इंफिनिटी आपके पास है, 0 की तरफ अप्रोच करता है, और ये देखिए 1 है। आरएचएल 0 है, एलएचएल 1 है, तो फिर क्या पता चला, इसकी लिमिट
डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये हमें चाहिए। ऐसे ही फंक्शन हमें मार्क करके दिखाने हैं जिनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आगे पहुंचे, यहाँ पर अगर हम एफ ऑफ जीरो प्लस निकालने की कोशिश करेंगे तो ये मेरे पास है tan इनवर्स इनफिनिटी आता है, जो कि 5/2 है। वहीं अगर मैं एफ ऑफ जीरो माइनस बनाने की बात करूंगा, नेगेटिव का डेटा निकालूंगा, तो माइनस इनफिनिटी आएगा। आप देख सकते हैं LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। ये डेटा आपके पास है। चलिए सी वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। सी वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, बात वहीं पर है। अगर हम RHL की बात करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो है, e पावर 1/h अपॉन e पावर 1/h प्लस 1, 1/1 प्लस e पावर माइनस 1/h। h अगर जीरो की तरफ जाता है, 1/h आपके पास से इंफिनिटी जाता है, और e पावर 1/h भी आपके पास से इंफिनिटी ही जाएगा। e पावर माइनस 1/h इज 1 इंफिनिटी दैट विल लीड टू जीरो। ये कहानी है। तो 1/1 प्लस जीरो आपके पास से 1 आ रहा है। बारी आई LHL की, e पावर माइनस 1/h, e पावर माइनस 1/h प्लस 1। e पावर माइनस 1/h आपका जीरो आता है, अल्टीमेटली इट इज जीरो। तो क्या देखा, RHL 1 है, LHL 0 है, तो लिमिट के बारे में क्या पता चला, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वैल्यू ऑफ फंक्शन इसको किसी भी केस में कंटिन्यूअस नहीं बना पाए, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। आते हैं हम डी ऑप्शन के पास। लिमिट है जीरो प्लस पर, इसके लिए हमें क्या है, log x का ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। log x का ग्राफ अगर आप देखें तो दोनों ही केसेस में देख सकते हैं। log ऑफ मॉड x का ग्राफ हमें बताना है, ये ग्राफ है 1/, ये log ऑफ मॉड x, मॉड ऑफ log x। एक सेकेंड, दिस इज द ग्राफ ऑफ, मैंने गलत लिख दिया, दिस इज द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन है, log ऑफ मॉड x, ठीक है। ये बात है, इवन फंक्शन है, जैसा प्लस में वैसा माइनस में। अब आप जब जीरो के आसपास इसको देखना चाहते तो आप देखिए ये जीरो होता है, जीरो के आगे अगर मैं जाता हूं fx पे, तो कहाँ जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। देखो यहाँ माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल करके जीरो चला जाए। वहीं अगर मैं जीरो माइनस की बात करता हूं तो भी आप देखिए जीरो माइनस पर भी माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। दोनों ही केसेस में जीरो जा रहा है, यानी इसमें तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है और जीरो आती है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तो फिर आप उसको कंटिन्यूअस बना सकते हो। बस एक बात बतानी है कि व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ जीरो इज जीरो, ये बोलते ही ये फंक्शन एग्जिस्ट हो जाए, फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाए। लेकिन जहां लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वहां पर सिंगल पॉइंट सिर्फ जीरो पर डिफाइन करके हम उसको कंटिन्यूअस नहीं बना पाएंगे, जैसा कि पहले वाले 3 केसेस में आपके साथ ऐसा हो रहा है। ओके गाइस, so we are going to mark answers as A, B and C। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Which one of the following function can be defined continuously at x equal to 0? ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जिनको हम जीरो पर कंटिन्यूअसली डिफाइन कर सकते हैं? अच्छा, इसका मतलब ये है, जीरो पर डिफाइन करेंगे और वो कंटिन्यूअस बन जाए, इसका मतलब उनकी लिमिट पहले से एग्जिस्ट होनी चाहिए। क्योंकि अगर उनकी लिमिट पहले से एग्जिस्ट नहीं हो रही है तो फिर वो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, उसको हम वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइन करके कंटिन्यूअस नहीं बना सकते हैं। तो जो क्वेश्चन में पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड कंटिन्यूअसली एट x इक्वल टू जीरो, यानी नीचे ऑप्शंस में कौन से ऐसे फंक्शन है जिनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्योंकि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो जो वैल्यू आई उसी को हम वैल्यू ऑफ फंक्शन बना देंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाए। तो यहाँ पे एक एक फंक्शन हमें देखना होगा कि किन सब के लिए हम यहाँ पर इसको कंटिन्यूअसली डिफाइन कर पाएंगे। आइएगा कॉटेक्स की बात करते हैं। कॉटेक्स का अगर आप देखें बात, ग्राफ से इसका एनालिसिस नहीं भी करना चाहे नो प्रॉब्लम। एक्स अगर हमारे पास जीरो प्लस जाता है तो देखिएगा tan एक्स भी मेरे पास जीरो प्लस ही जाएगा, क्योंकि tan जीरो जीरो ही होता है,
लेकिन जो कॉट एक्स होता है वो 1/tan x होता है, तो ये प्लस इन्फिनिटी चला जाएगा। तो जब RHL निकलेगा ना, तो ये 2 पावर इन्फिनिटी बनेगा, जो कि 1/इन्फिनिटी, और ये वैल्यू 0 आती है। वहीं अगर मैं 0 माइनस पे बात करता हूँ, तो tan x मेरे पास से 0 माइनस आता है, और cot x 1/ नेगेटिव, बहुत छोटा वैल्यू है लेकिन नेगेटिव में है, तो 1/ वाला बनेगा, बहुत बड़ा है नंबर बनेगा, लेकिन ये नेगेटिव के अंदर बनेगा। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ ये अप्रोच करता होगा। LHL अगर आप बनाएंगे 1/1 प्लस, यहां से आपके पास से 2 पावर माइनस इन्फिनिटी अपने पास बनता है। ठीक है, 2 पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये डेटा अगर आप बनाएंगे तो 1/2 पावर माइनस इन्फिनिटी 0, और दिस विल लीड टू 1। ये 0 है और ये 1 है। लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। इस वाले केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसका मतलब ये है कि हम उसको कंटिन्यूअस नहीं बना पाएंगे, तो ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। समझ गए, बहुत स्मार्टली हमने सोच सोच के बना दिया। कॉट एक्स रेसिप्रोकल है, 0 माइनस यानी नेगेटिव है, 1/0 माइनस माइनस इन्फिनिटी होता है, 2 पावर माइनस इन्फिनिटी 0, जानते हैं ना 2 पावर माइनस इन्फिनिटी। दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 पावर एक्स, ये माइनस इन्फिनिटी होता है, ये इन्फिनिटी होता है, दिस इज 2 पावर एक्स, माइनस इन्फिनिटी पर 0, इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी, 2 पावर माइनस इन्फिनिटी पर 0। चलिए सेकंड का डिस्कशन करते हैं। एफ एक्स गिवन है cos मॉड ऑफ sin x अपॉन x लिखा हुआ है, कंटिन्यूअसली 0 पर डिफाइंड है, इसकी बात हमसे पूछी जा रही है, तो इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। पहले से हम सबसे पहले RHL निकाल लेते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, cos आपके पास है, प्लस से हम डिफाइन कर लेंगे, तो sin h अपॉन h तो 1 ही आता है, डेटा बन जाएगा। LHL की बात करते हैं, तो देखिएगा cos है, मॉड आपके जब अंदर आप जब लिखेंगे ना, तो ये साइन आपके पास ये तो प्लस में ही रहेगा, माइनस एच रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस एच रहता है। जब हम 0 माइनस एच यहाँ पर रखने जाएंगे, तो यहाँ माइनस एच आएगा, लेकिन साइन माइनस एच आपके पास से बनता है माइनस ऑफ साइन एच, जो कि मॉड के बाद साइन एच बचेगा पॉजिटिव, लेकिन यहाँ नेगेटिव है। लिमिट लगेगा तो आपके पास से कॉस ऑफ -1 बनेगा, लेकिन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, और जब लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तो फिर तो कोई इश्यू है ही नहीं। यही तो हम चाहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करे, जो कि जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसको कंटिन्यूअस बनाना बहुत आसान। मैं बस क्या बात बनाऊंगा, यहाँ बोल दूंगा कि भाई एफ ऑफ 0 पर इसकी वैल्यू cos 1 डिफाइन कर दीजिए, तो ये कंटिन्यूअस बन जाएगा। यही इस लाइन का मतलब है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस कैन बी डिफाइंड कंटिन्यूअसली एट x इक्वल टू 0। तो आप 0 पे ये डिफाइन करेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाएगा। लेकिन जिस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वहां हम सिर्फ वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइन करके उसको कंटिन्यूअस नहीं बना पाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट में अगर हम यहाँ पर लिमिट डायरेक्ट लगा दें, लेफ्ट राइट में अगर ना भी सोचें तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पहला वाला टर्म 0 है, और यहाँ आपके पास से साइन में प्लस माइनस इन्फिनिटी आता है, जो कि ऑसिलेशंस होंगे फाइनाइट वैल्यूज के बीच में, -1 to 1 के बीच में, और ये 0 से मल्टीप्लाई होके आपके पास से 0 आउटपुट बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर गई है, तो यहाँ पर भी अगर हम एफ ऑफ 0 0 बनाएंगे, तो ये भी कंटिन्यूअस बन जाए। गोइंग फॉरवर्ड फॉर द लास्ट वन, लॉग ऑफ 1 mod x की हम बात कर रहे हैं। इसका तो आपने अगर ग्राफ देखा हो, तो इसका ग्राफ ये log x का ग्राफ होता है, ये डेटा है आपके पास। अगर हम 0 पर लिमिट लेकर जाएं इसकी, चाहे वो 0 प्लस हो या 0 माइनस हो, आप खुद सोचिए। 0 के थोड़ा सा आगे अगर हम जाते हैं, तो यहां से आपके पास से ये डेटा माइनस इन्फिनिटी बनता है। 1/0 प्लस पर अगर देखेंगे, तो ये माइनस इन्फिनिटी बनता है, 1/इन्फिनिटी आपके पास से डेटा 0 बना देगा। 0 माइनस पे देखेंगे तो फिर से माइनस इन्फिनिटी जाएगा ये, और दोनों जगह से हमारे पास फाइनाइट लिमिट आती है 0 से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, और कितनी आती है 0। तो बस यहाँ पर फिर हमें एफ ऑफ 0 को ही डिफाइन करना है कि वो 0 बन जाए।
फंक्शन यहां पर भी डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास कहां कहां पर देखो, पहले वाले में लिमिट एग्जिस्ट नहीं थी, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट, तो हमारे पास आंसर्स बनेंगे इसके बी, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड कंटिन्यूअसली एट x इक्वल टू 0। फिर से मतलब कि हम चाहते हैं इनसे कौन से फंक्शन जिनकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी ताकि वो कंटिन्यूअसली डिफाइन किए जा सके। भाई पहले वाले में बात करते हैं ए ऑप्शन के अंदर, तो लिमिट्स एग्जिस्ट करनी चाहिए 0 पर। यहाँ आरएचएल और एलएचएल दोनों को अलग अलग निकालने जैसा मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अपॉन ये 4x का स्क्वायर है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, आप यहाँ से कॉस बना लेंगे, कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1 अपॉन 4x स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2x, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, माइनस आपके पास से बनेगा साइन स्क्वायर 2x कॉस स्क्वायर 2x, 4x का स्क्वायर है। दोनों अगर आप देखोगे इसको, यहां से आप डेटा बनाएंगे तो ये बनता है tan स्क्वायर 2x, दिस इज द डेटा। ये tan आता है, यहाँ भी 2x का स्क्वायर है, सो वी आर गेटिंग -1। कितना आ रहा है? -1। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इसको कंटिन्यूअस बना सकते हैं। जिन जिन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी वहीं पर बात। लेट्स मूव टू द बी ऑप्शन। यहाँ पर अगर हम देखें, कॉसेक की वैल्यू जो है यहाँ भी 0 पर पता करना है। कॉसेक आपके पास से 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन साइन एक्स आपके पास से आ जाएगा। लिमिट्स निकालनी है, 0 पर ही निकाल लेंगे, 0 प्लस से भी मतलब नहीं है। ओके, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, यहाँ ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि वो एलएचएल और आरएचएल पर अलग अलग बिहेव करे। ग्रेटेस्ट इंटीजर होता, कुछ और डेटा होता तो हम सोचते, सिर्फ यही लिखा है, सिंप्लीफाई करते हैं। सो वी आर हैविंग 1 माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू आपके पास से आ गया साइन एक्स अपॉन एक्स, ये डेटा है। साइन एक्स अपॉन एक्स तो 1 बन जाएगा, ये डेटा है अपने पास जो मेजरली हमको परेशान हो सकता है करे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 1 माइनस 0 अपॉन 0 यहाँ बनने वाला है, दिस इज ऑल्सो 1, सो दिस विल लीड टू आरएचएल निकालने जाओगे तो प्लस इन्फिनिटी, एलएचएल निकालने जाओगे माइनस इन्फिनिटी। लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, तो हम इसको कंटिन्यूस नहीं बना पाएंगे। वहीं अगर हम सी ऑप्शन की बात करते हैं तो वो आप देखिएगा, लिमिट है वहां पर x टेंस टू 0 है, मेरे पास साइन 5x आता है, 5x से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, सो आई विल बी गेटिंग 5 एज द आंसर। लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा तो फंक्शन को हम कंटिन्यूस बना पाएंगे। मूविंग टू द डी पार्ट, डी पार्ट के अंदर अगर हम जाएं, लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस 2x का स्क्वायर पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर, इट इज 1 पावर इन्फिनिटी, तो e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0, 2x स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर, e स्क्वायर आपका आंसर बन जाएगा डी। तो करेक्ट आंसर कमिंग, वी आर गेटिंग दिस एज ए, सी एंड डी, ये डेटा हमारे पास से आ जाएगा। नाइन्थ की बात करते हैं, फंक्शन इज डिफाइंड ऑन द इंटरवल a टू b एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एन आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन पूछा है कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है, ये हमसे पूछा जा रहा है। f of a and f of b have opposite sign, then there must be a point c belongs to a to b such that f of c, देखो f of a और f of b के अपोजिट साइन आ गए हैं, ऊपर कहीं लिखा है कंटिन्यूटी के बारे में नहीं। अब यहाँ बोला a और b, अगर हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है जो गलत है, अगर a और b आर हैविंग अपोजिट साइन देन देयर मस्ट बी अ पॉइंट c जो उन इंटरवल के बीच में हो जहां f of c 0 हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जैसे अगर मेरे पास ये फंक्शन है, यहाँ a है यहाँ b है, यहाँ ये नेगेटिव है यहाँ ये पॉजिटिव है, तो जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर बनाया और इसके बाद इधर बना दिया, क्योंकि कंटिन्यूटी के बारे में कुछ नहीं बोला। कंटिन्यूटी के बारे में कुछ नहीं बोला, अगर कंटिन्यूअस बोल देंगे तो फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो फिर कट करेगा। तो there was no nothing given about the continuity of the function, so A is false, ये वाली बात गलत हो गई। B पर हम बात करते हैं, if F is, मतलब ये गलत हो गया है स्टेटमेंट, इसका मतलब ये हम मार्क करेंगे, है ना, A गलत हो चुका है तो मार्क करेंगे, इनकरेक्ट मार्क कर रहे हैं। F is a continuous function from A to B, ठीक है, F of A नेगेटिव आता है, F of B पॉजिटिव आता है,
देन देयर मस्ट बी अ पॉइंट जहां पर एफ ऑफ सी जीरो होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, पर एक ही होगा ये बारे में बात करना कि देयर मस्ट बी अ पॉइंट। हाँ बिल्कुल एक पॉइंट तो जरूर आएगा कि अगर ये कंटिन्यूअस हमको दे दिया गया है और ए पर नेगेटिव है बी पर पॉजिटिव है, तो बी स्टेटमेंट ऐसी बात कर रहा है, यहाँ ए है यहाँ बी है, तो मिनिमम से मिनिमम वो एक बार जरूर कट करेगा। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते, दो तो नहीं तीन भी हो सकते हैं। there must be a point, yes there must be a point from continuity, तो ये बी स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसको हम मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, if f is a continuous function then there exists a point c in ab such that f of a c is equal to 0 and f of a and f of b have opposite sign। वो सब बातें सही है, पर कंटिन्यूटी के बारे में बोला है कि यहाँ पर सी ऑप्शन की हम बात करते हैं, एफ एक्स जो है ए से बी के अंदर कंटिन्यूस है। ठीक है, एंड दे एग्जिस्ट ए पॉइंट सी जहां पर के एफ ऑफ सी जीरो आता है ओपन इंटरवल के अंदर। तो पूछा है कि देन ए एंड बी हैव, देन द स्टेटमेंट को सीखिए, फिर इनके अपोजिट साइन होने जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो सी स्टेटमेंट और बी स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, ऊपर वाले में बोला है कंटिन्यूअस है और इनके साइन अपोजिट है, तब पूछा है कि इसके बीच पे एक बार जीरो आएगा। यहाँ ऐसा नहीं पूछा सी के अंदर, सी के अंदर ये बोला है कि दोनों कंटिन्यूअस हैं और एक पॉइंट ऐसा है जिस पर ये जीरो आ जाते हैं, एक पॉइंट ऐसा है जिस पर ये जीरो आ जाते हैं। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो इस स्टेटमेंट के लिए भी सारी बातें सही है। इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन, दे एग्जिस्ट अ पॉइंट सी जहां पर के फंक्शन जीरो है, तो क्या है जरूरी है ए और बी का साइन अपोजिट हो? कोई जरूरी नहीं है। अगर अपोजिट साइन है तो जरूर वहां पर एक जगह जरूर आपके पास से क्या बनेगा, मिनिमम एक बार पर जीरो वैल्यू आएंगी। अगर कंटिन्यूअस है और ए और बी के साइन दोनों ही पॉजिटिव है, बीच में एक बार जीरो हुआ है, तो इनका अपोजिट साइन होना कोई जरूरी नहीं है। इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम का मतलब ये है कि अगर आपकी कभी वैल्यू कंटिन्यूअस फंक्शन है, आपकी अभी वैल्यू -3 आई है फंक्शन के बाद में +4 आ गई, तो जीरो मिनिमम एक बार आएगा, है ना? ये बात समझ में आती है अगर अपोजिट साइन है। लेकिन अगर मेरे पास एक फंक्शन ऐसा है जिसकी वैल्यू 2 है और 6 है, तो इसके बीच वाली इंटरमीडिएट वैल्यूज को वो पिक करेगा। उसके लिए जीरो होना जरूरी नहीं, हो सकता है किसी पॉइंट पर वो जीरो आ रहा है, बिल्कुल आ सकता है, पर जो 2 और 4 6 के बीच की वैल्यूज है, ये इंटरमीडिएट वैल्यू कम से कम एक बार जरूर फॉलो करेगा। तो जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी है, उनकी वैल्यूज के लिए नाम नाम में ही उसका रीजन समझता है, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, जो उन दोनों फंक्शंस के बीच की वैल्यूज है या जो उसकी रेंज आ रही है उस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर, उन वैल्यूज को जरूर वो पिक करता हुआ जाएगा। क्योंकि यहाँ बस ये बोला किसी पॉइंट पर वो जीरो हो गया है, तो किसी पॉइंट पर जीरो ये वाले केस में भी हो रहा है, पर जरूरी नहीं है यहाँ से ए और बी पर जो वैल्यूज आएंगी वो अपोजिट साइन की आएंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो विल मार्क दिस वन बिकॉज दिस इज फॉल्स। डी, f has no zeros between a and b, ठीक है, and a and b have the same sign, then अगर f a और b के कोई जीरो नहीं है, अब यहाँ कंटिन्यूटी के बारे में कुछ नहीं बोला है, कंटिन्यूटी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो इनका साइन का सेम होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पर दिस इज a दिस इज b, तो आप देख लीजिए कोई जीरो नहीं है, ये यहाँ पर हमने इसको बनाया, ये यहाँ पे इसको बना दिया। अभी भी इस केस में भी a से b के बीच में इसने x एक्सिस को कहीं कट नहीं किया, पर इनके साइन सेम आएंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर ये कंटिन्यूअस की बात कर लेते कि कंटिन्यूअस है, तो उस बारे में हम सोचते, अभी तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। चलो उस केस को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ पर एक वर्ड लिख दें, फंक्शन हैज नो जीरोस बिटवीन ए एंड बी और इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो ए और बी के बीच में अगर कोई जीरो नहीं है इसका, और ये कंटिन्यूअस फंक्शन का कंस्टेंट हमने डाल दिया है, कोई जीरो नहीं, तो या तो ये ऊपर ही बनेगा या फिर ये नीचे ही बनेगा, तब ये वाला स्टेटमेंट अपना ट्रू आता। ठीक है, सो गलत स्टेटमेंट्स हमको बोले गए थे मार्क करने के लिए, तो विल मार्क ए सी डी, बी वाला स्टेटमेंट सही है। Which one of the following function can be defined at indicated point so that result function is continuous? मतलब फिर से वही पूछा है हमने इसके अंदर, कैसे फंक्शन जो हमें दिए हुए हैं इसमें आप जिसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उसको हम कंटिन्यूस बना सकते हैं। तो ऐसे आइडेंटिफाई कीजिए जिनके गिवन पॉइंट्स के ऊपर आप कंटिन्यूस बना पाए। तो हम ए ऑप्शन की अगर बात करें, यहां से आते हैं, सो लिमिट आता है, लिमिट यहां से -2 आता है,
x माइनस 4 है, x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, ये दोनों चले जाएंगे, लिमिट आप निकाल लीजिए माइनस, यहाँ लिमिट एग्जिस्ट करता है, सो a शुड बी द आंसर। जिस फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा वो नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बन जाएगी, उसको हम कंटिन्यूस फर्स्ट फंक्शन को डिफाइन करके नहीं बना पाएंगे। बी की फंक्शन की बात करते हैं, बी वाला फंक्शन 7 प्लस अगर रखेंगे तो यहां से ये वाला प्लस से ओपन होगा, वी आर गेटिंग 1। वहीं अगर हम इसको 7 माइनस से डिफाइन करेंगे तो नेगेटिव वाला माइनस से ओपन होगा, डेटा आएगा -1। लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, सो दिस शुड नॉट बी द आंसर, बी शुड नॉट बी द आंसर, ये आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। सी की हम बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को पूछने का मीनिंग ये है कि जिन जिन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो बता दीजिए। चलिए यहां हम पहुंचे, एक्स क्यूब प्लस 64 अपॉन एक्स प्लस 4 आपके पास है, वी आर गेटिंग दिस एज 0/0 फॉर्म। एलोपिटा लगाइए, ये 1 प्लस 0 आपके पास से आता है, 3x का 0 आता है आपके पास से, 48 आपके पास से आता है, ट्रू। फिर हम पहुंचते हैं डी पर। डी में हमें लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंस टू 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 माइनस रूट एक्स है आपके पास, यहां से आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1/3 प्लस रूट 9 आता है, 1/3 इज 1/6, ठीक है। डी इज द आंसर, ACD शुड बी द आंसर। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इश्यू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हो, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा से, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज का सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो 48 इयर्स के जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। In which the following cases the given equations has at least one root in indicated interval? जो इंटरवल इंडिकेटेड है, गिवन है, उसके अंदर इस इक्वेशन के एटलीस्ट एक सॉल्यूशन आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें प्रोफाइल पिक करनी होगी, कौन सी प्रोफाइल के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है हमारी जो इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। ए ऑप्शन की बात करें तो मैंने फंक्शन अज्यूम कर लिया, वो है x माइनस cos x। ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो 2 कंटिन्यूअस फंक्शन को मिलकर बनाने से जो नया फंक्शन बनता है वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही बनता है। यहाँ पर हमारे पास x लिखा गया है 0 से लेके π/2।
अगर हम यहाँ पर एफ ऑफ जीरो का डेटा निकालें तो जीरो माइनस कॉस जीरो आता है जिसकी वैल्यू -1 आती है। एफ ऑफ पाई बाय टू की हम बात करेंगे तो ये बनता है पाई बाय टू, कॉस पाई बाय टू की वैल्यू 0 है विच इज अ पाई बाय टू। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लगातार इसका ग्राफ ब्रेक नहीं होगा, इससे कंटिन्यूअस फंक्शन। नेगेटिव से पॉजिटिव अगर ये हुआ है, अगर ये 0 और पाई बाय टू में हम बात करें तो अगर ये यहाँ पर 0 पर नेगेटिव था और पाई बाय टू पर पॉजिटिव आया है तो फिर इसने मिनिमम एक बार तो जरूर एक्स एक्सिस को कट किया होगा, और एक्स एक्सिस को कट किया है इसका मतलब क्या है, एक बार 0 आया है। और एक ही बार नहीं, हो सकता है कि ज्यादा बार भी ऐसा हुआ हो, वी डोंट नो। अब एग्जैक्टली कितनी बार हुआ है वो तो मोनटोनिसिटी से पता चलेगा, लेकिन माइनस से प्लस में जाने के लिए मिनिमम एक बार इसने क्रॉस जरूर किया होगा। सो इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम से हम ये कह सकते हैं fx is equal to 0 for at least 1x belonging to 0 to pi by 2. So we are going to mark A as the correct answer. B की तरफ चलते हैं। B में हम फिर से एक और फंक्शन मान लेंगे gx, पूरे भी एक तरफ ले आएंगे। ये लिखा हुआ है x plus sin x minus 1। x लिखा गया है फ्रॉम 0 to pi by 6। एक फंक्शन हमने कंसीडर किया, आगे चलते हैं। x plus sin x, ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है तो gx भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, क्योंकि लीनियर टर्म x कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, sin x कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, वन कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन। Let's take out the values at 0. So 0 sin 0 -1, I'm getting -1. Pi by 6 पर डेटा आप निकालिएगा तो x आता है pi by 6, sin pi by 2 की वैल्यू 1/2 -1। It is pi by 6 and -1/2 मेरे पास से डेटा बनता है। और ये डेटा कैसा बना है इसको थोड़ा देख लीजिए। 6 में एलसीएम लेता हूँ, पाई -3 बनेगा। पाई की वैल्यू 3.14 के आसपास होता है, 3 आप हटाएंगे तो 0.14 बनेगा, विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ये नेगेटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। फिर से सेम स्टेटमेंट, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम से हम ये बात कह सकते हैं कि इसके अंदर gx का एटलीस्ट एक बार ये 0 आया होगा फॉर सम x belongs to 0 to pi by 6। मिनिमम एक बार ऐसा जरूर हुआ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सी ऑप्शन की बात हो रही है, सी के लिए हम थोड़ी जगह बनाते हैं। सी ऑप्शन कहता है इक्वेशन जो दी गई है वो है a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस b 3 इज इक्वल टू 0, और a और b पॉजिटिव है जिसके बारे में बात हो रही है। a एंड b आर पॉजिटिव, ये डेटा है a एंड b आर पॉजिटिव, और 1 से 3 के बीच में हम बात कर रहे हैं। a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। a एंड b आर पॉजिटिव, 1 से 3 के बीच में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड? आगे चलते हैं। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये इक्वेशन हमें चाहिए। चाहो तो आप एक फंक्शन एज्यूम कर सकते हो, a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 3 मैंने ये बनाया, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 3 मैंने बनाया यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा जो इंटरवल हम यहाँ पर पिक करने वाले हैं वो है 1 से 3 के बीच में। दो जगह डिसकंटिन्यूटी आती, एक 1 पर आता और एक 3 पर आता, दोनों को हटा दिया गया। बाकी उसके अलावा अगर हम बीच में बात करेंगे तो a आपके पास देखो, x की वैल्यू आपके पास जो डेटा लिखा गया है यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपके पास एक क्वांटिटी, ये भी क्वांटिटी, इस इंटरवल के बीच में तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा, कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा। बात ये है कि एग्जैक्टली 1 प्लस पर हो क्या रहा है ये हम देख लेते हैं। a अपॉन 1 प्लस माइनस 1 b अपॉन 1 प्लस माइनस 3। अब आप देखिएगा 1 प्लस से 1 जब जाएगा तो 0 प्लस बचेगा, और यहाँ आपके पास से जो बचने वाला है वो है b अपॉन माइनस 2। ये तो एक नंबर है लेकिन 0 प्लस, क्योंकि a पॉजिटिव है, ये प्लस इन्फिनिटी को जा पहुंचा है। वही अगर हम f ऑफ 3 माइनस की बात करें, f ऑफ 3 माइनस माइनस 1 b अपॉन 3 माइनस माइनस 3 आपके पास से डेटा है। यहाँ से a अपॉन 2 माइनस है, 3 में से थोड़ा सा हम कम कर लेंगे, 3 में से हम थोड़ा सा कम कर लेंगे
तो ये आपके पास है b अपॉन थोड़ा सा 0 से छोटा, 3 से 3 चला जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव साइड ऑन 0, 0 माइनस है, ये तो एक नंबर रहेगा a/2, नो प्रॉब्लम, बस 0 माइनस है, नेगेटिव से 0 के आसपास डिवाइड करोगे, b पॉजिटिव है, ये आपके पास से माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा। क्या देख रहे हैं, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी आ गया है, और बीच में अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है इस इंटरवल में, तो फ्रॉम IMVT से हम ये बात जरूर कह सकते हैं कि जो फंक्शन है एटलीस्ट एक बार तो 0 आएगा ही आएगा, एटलीस्ट वन टाइम x बिलोंगिंग टू 1 to 3, 1 प्लस पर इन्फिनिटी है, 3 माइनस पर माइनस इन्फिनिटी है, कंटिन्यूअस फंक्शन इस इंटरवल में, तो एक बार ऐसा होगा ही होगा। तो सी ऑप्शन भी हमारे पास ट्रू आता है। इसी को दूसरे तरीके से भी मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ कि हमारे पास लिखा गया है a अपॉन x माइनस 1 माइनस b अपॉन x माइनस 3, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करता हूँ, ये डेटा मेरे पास आता है, a प्लस बी टाइम्स x आता है, और ये है 3a प्लस बी, ax माइनस 3a है, माइनस bx प्लस b है, x हमने कॉमन ले लिया, ये डेटा हमारे पास आता है, x हमने लिखा, इट इज 3a प्लस b अपॉन a प्लस b, ये डेटा अपने पास आया निकल गया। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा देखिएगा, तो मैं कहता हूं कि ऊपर वाले को आप a प्लस b प्लस 2a लिख लीजिए, तो ये आपके पास से 1 प्लस 2a अपॉन a प्लस b बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि a और b पॉजिटिव हैं, तो 1 के अंदर कुछ ऐड हो रहा है, जो ऐड हो रहा है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी जो अपने पास सॉल्यूशन आ रहा है वो एक से बड़ा आ रहा है। डेफिनेटली दिस हैज बीन क्लियर कि सॉल्यूशन एक से बड़ा आ रहा है, सीधा इक्वेशन को ही सॉल्व करके देख रहे हैं, कोई IMVT नहीं लगा रहे, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं कि सॉल्यूशन एक से बड़ा आ रहा है, पर एक से बड़ा तो है, पर ये 3 से छोटा भी होना चाहिए, तभी जाके ये वाली कंडीशन सही होगी। ग्रेटर देन 1 तो है, पर ये लेसर देन 3 है, यानी ये हमको चेक करना है। आइए चेक करते हैं क्या ये 3 से बड़ा है या छोटा है। तो मेरे पास जो x लिखा गया है जो है 3a माइनस 3b, तो मैं इसको 3a प्लस 3b माइनस 2b करके लिख सकता हूँ, बोलो ये सुनो, मैंने इसके अंदर 2b ऐड और सब्सट्रैक्ट किया, इधर वाले से हमारे पास से 3 आता है और 2b अपॉन a प्लस b, देखिए डिसाइड हो गया, 3 में से एक पॉजिटिव क्वांटिटी कम हो रही है, 3 में से एक पॉजिटिव क्वांटिटी कम हो रही है, a और b दोनों पॉजिटिव हैं, तो 3 से कम हो गया है, तो डिसाइड हो गया है, तो सॉल्यूशन वाला जो x है वो किसके बीच में है, 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो बिना IMVT इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम के भी हम इस सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। अब तक हमने देखा कि हमारे पास तीनों ऑप्शंस आ चुके हैं, बारी है डी ऑप्शन की, fx minus gx is equal to 0 a to b where f and g are continuous from a to b, f g of a कम है f of a से, f of b कम है g of b से, ये तो यही हो जाएगा। So let's consider a function hx जो हमने बनाया है fx minus gx करके, ये रहा fx minus gx, a to b में f and g are continuous function, देखिएगा ये continuous function, ये भी एक continuous function, इसका मतलब hx भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। x हमारे पास लिखा गया है a to b, ये लिखा गया है हमारे पास a to b, तो आप देखिएगा h of a आता है, h of b आता है, f a माइनस g a, f b माइनस g b, अब डिसाइड कीजिएगा, f a की वैल्यू गिफ्ट ज्यादा है तो ये आपके पास से पॉजिटिव आएगा, GB की वैल्यू ज्यादा है तो ये नेगेटिव आता है, क्योंकि hx फंक्शन जो हमने अज्यूम किया है वो एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, hx फंक्शन, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया है, तो अगर प्लस से माइनस की तरफ जाएगा तो मिनिमम एक बार उसने x एक्सिस को क्रॉस करके 0 आया होगा। आपके मार्क्स अगर प्लस से माइनस गए हैं और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर पॉजिटिव कंटीन्यूअस है तो फिर 0 आएगा ही आएगा। तो फ्रॉम IMVT हम कह सकते हैं कि hx is equal to 0 for at least 1x belonging to a to b, ऐसा हो गया होगा, तो हमारे पास डेटा आता है
fx is equal to gx for x belongs to a to b. So D statement is also true. So we are marking A, B, C, D all four options as true. So good question. एटलीस्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं परेशान करते हैं, तो थ्योरम्स की यूटिलिटी के ऊपर ही क्वेश्चंस है। आई विल मार्क दिस एज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। आपको जरूर ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, और आपको और भी ऐसे सवाल अगर सॉल्व करने हैं, जो मेरी कैलकुलस वाली बुक है इसमें आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है मॉड्यूल के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन की क्वांटिटी कम रहती है, वहाँ ढेर सारे सवाल हैं, और एमसीक्यू से ही हमारा थॉट प्रोसेस क्लियर होता है कि कैसे सोचना है। वन ऑफ द ब्रिलियंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस कोटा मॉड्यूल चैप्टर की हम बात करें कंटिन्यूटी के ऊपर, बहुत बढ़िया सवाल है यहाँ पर, जो आपको डबल लिमिट्स के ऊपर भी दिखेगा, और एक ट्रिग्नोमेट्री का भी अच्छा खासा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें दिख रहा है। इसके बारे में हम बात करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, कंटिन्यूटी से भी रिलेटेड है। तो मेजरली तो क्या होगा, फंक्शन अगर सिंप्लीफाई हो जाता है और लिमिट्स अच्छे से लगाने आती है, तो एक बार फंक्शन मिल जाए, कंटिन्यूटी चेक करने का प्रोसेस ईजियर है। ठीक है, आइए फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन में gx के बारे में पूछा, लेकिन gx f पर डिपेंडेंट है, fx पर ये एक्सप्रेशन है, x अपॉन 2 पावर r लिखा है, ये डेटा हमने यहाँ पे लिखा है। इसको थोड़ा पहचानिए कि ये डबल है या ये डबल है ना, थोड़ा देख लेते हैं। तो x अपॉन 2 पावर r है, अपॉन 2 है तो ये ऊपर आ जाएगा, ये आ गया आपके पास है 2x अपॉन 2 पावर r बन जाएगा, बाई 2 ऊपर आ जाएगा, 2x अपॉन 2 पावर r इस नंबर का डबल लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी ये अगर थीटा है तो ये 2 थीटा है। तो कहानी ऐसी है कि हमारे पास tan थीटा अगर लिखा है, यहाँ पर sec 2 थीटा मेरे पास बनाया गया है, तो इट इज tan थीटा sec 2 थीटा मेरे पास बना है, ये मैंने लिखा tan थीटा। cos 2 थीटा का मतलब होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये tan थीटा हमारे पास है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये प्लस आ जाएगा ऊपर, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये ऊपर आ जाएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा ऐसा बनाइए, क्योंकि देखिए सिग्मा करके लिखा है, सिग्मा का मतलब है कि आपको सीरीज बनानी है, एपीजीपीएचपी तो है नहीं, ट्रिग्नोमेट्री है, तो हमें एक सिंगल टर्म को ही डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स में लिखना होगा, ताकि हम यहाँ पर टेलीस्कोपिक सीरीज बना पाए, वीएन मेथड लगा पाए। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। कोशिश करते हैं कि कैसे इसको हैंडल किया जाए। ये है tan थीटा, यहाँ है sec ऑफ 2 थीटा, इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं, 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा करके मैं इसको लिखने लगा। तो क्या बात सही है? 2 माइनस 1 इज 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा है, यहाँ पे आप डेटा बना दीजिए, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये इसको काट देगा और यहाँ से आपके पास से माइनस tan थीटा बनेगा। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज द फॉर्मूला फॉर tan 2 थीटा, इज द फॉर्मूला फॉर tan 2 थीटा माइनस tan ऑफ थीटा। ये डेटा हमने बना दिया, तो ये आपके पास है tan 2 थीटा माइनस tan थीटा लिखा हुआ है, इसका एक्सप्रेशन हमने बना दिया। अब क्या हो रहा है, थीटा कितना है वो आप देख लीजिए। हमने यहाँ पर थीटा अज्यूम किया है, थीटा इज x अपॉन 2 टू द पावर r, ये थीटा अज्यूम किया है। तो ये डेटा रिजल्ट मेरे पास आता है tan ऑफ 2x अपॉन 2 पावर r माइनस x अपॉन 2 पावर r। तो ये जो डेटा है ना, ये आपके पास से लिखा जा सकता है दिस डेटा, x अपॉन 2 टू द पावर r, 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो नंबर है, एक्सप्रेशन है, वो सिंप्लीफाई होकर ये बन रहा है। अब हमें इसके अंदर सिग्मा अप्लाई करना है, तो शुरुआत करते हैं। fx की बात होगी, सिग्मा आएगा, और सिग्मा है r से लेके 1 के बीच में, मैंने इसको लिखा है r से 1 से लेके n के बीच में, 10 मेरे पास लिखा गया है, x अपॉन 2 टू द पावर r माइनस 1, x अपॉन 2 टू द पावर r, ये डेटा मेरे पास लिखा है, x अपॉन 2 पावर r माइनस 1, tan थीटा है x अपॉन 2 पावर r। अब इसको आप ओपन कर लीजिए,
2 पावर 0 x अपॉन 2 पावर 1, आपने 1 रखा, आप 2 रखिए यहां से, ये डेटा है। आपने 1 रखा, अब 2 रखा, अब आप 3 रखिए। ठीक है, सीरीज बन गया। और ऐसे करते करते हम इसको nth वाली टर्म के लिए भी बना लेते हैं। x अपॉन 2 टू दी पावर n माइनस 1 tan आता है x अपॉन 2 टू दी पावर n। ठीक, देखिएगा क्या कैंसिलेशन, ये गया, ये भी कैंसिल हो गया, पहले वाली टर्म पहले कैंसिल होती है, तो हमारे पास से fx आ गया है tan x माइनस tan ऑफ x अपॉन 2 टू दी पावर n। ये डेटा लिखा है fx प्लस दिस इज tan x, ये डेटा आपके पास से बना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि gx क्या है। और देखिए यहां पर भी fx प्लस tan x अपॉन 2 पावर f, और ये जैसे मैच होता है ना तो लगता है कि सही रास्ते पर चल रहे हैं। हाँ, बात मैच हो गई fx, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है कि हमारी कैलकुलेशन ठीक रही है। gx पर आए, gx को नोटिस किया, gx क्या बनेगा, थोड़ा इसको अलग कलर से लिखते हैं ताकि हम समझें। यहाँ है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, देखिएगा लॉग के अंदर fx प्लस ये लिखा है, fx प्लस ये लिखा है लॉग के अंदर, तो आपके पास से डेटा बनता है log tan x। ये log tan x माइनस ये भी tan x आता है आपके पास से, माइनस tan x की पावर है, ये लिख दिया आपने tan x की पावर है। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये ध्यान दीजिएगा, इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर sin tan x by 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये डेटा बना दिया। अपॉन में आता है आपके पास fx प्लस tan की वैल्यू tan x आती है, 1 प्लस tan x आपने लिखा, पावर आता है n। ठीक है, ये भी tan x पावर, x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 4, दिस इज द डेफिनेशन व्हेन x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 4। और यही gx हमारे पास से एक और डेटा देता है, लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ gx, k बन जाता है when x is equal to pi by 4। ठीक है, यही लिखा गया है, pi by 4 पर वैल्यू k है। आगे चले, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात हो रही है। अब आगे बोला कि gx कंटिन्यूअस है x इक्वल टू pi by 4 के लिए, तो बताइए k क्या होगा। fx को भी डिफाइन करके लिखा गया है, कंटिन्यूअस है या नहीं। तो जब ये हमें दिख रहा है तो g की कंटिन्यूटी चेक करना तो आसान है, एक बार एक्सप्रेशन हम बना लें, ठीक है, तो उसके बाद ये k की वैल्यूज भी निकल जाएंगी। तो देखो कैसे इंटरवल्स बने हुए हैं, वैसे हमें फोकस करना, 0 से पाई बाय 4 में डेफिनेशन लाते हैं और पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में भी डेफिनेशन लेकर आते हैं। अभी हम यहाँ पहुंच गए हैं, एक एक करके इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, शुरू करते हैं कैसे बात बनेगी। तो पाई 0 से पाई बाय 2 में डिफाइंड है। पहला केस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि लेट x की वैल्यू 0 से लेके पाई बाय 4, अगर x की वैल्यू 0 से लेके पाई बाय 4 से कम है, क्योंकि पाई बाय 4 वो वैल्यू है जब ये 1 क्रिएट होगा, और 1 क्रिएट होगा x की वजह से, लेकिन एक लिमिट n के ऊपर भी है, तो क्रूशियल हो जाता है 1। एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी तो 1 ही होता है, लेकिन 1 से थोड़ा भी अगर कम है तो वो 0 को टेंड करेगा, और 1 से ज्यादा है तो फिर वो इंफिनिटी को टेंड करता है। तो यहाँ अगर हम इसको देख रहे हैं तो हमारे पास जो tan x का डेटा है वो बनता है 0 से 1 के बीच में, और 0 से 1 के बीच में अगर हमने tan x की पावर n कर दी और n टेंड्स टू इंफिनिटी अगर है, तो दिस विल लीड टू 0, दिस विल लीड टू 0, आपके पास से डेटा बनेगा। तो यहां से अगर हम इस एक्सप्रेशन को बनाने पहुंचे तो आप मुझे gx बताइएगा क्या बात बनती है। ये वाला डेटा 0 बन जाएगा, आई एम हैविंग log tan x, यहां पर 0 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, log tan x हमारे पास से डेटा बनता है, log tan x हमारे पास से डेटा बन गया। कब बना, जब x की वैल्यू 0 से पाई बाय 4 के बीच में है।
0 से π/4 के बीच में gx की वैल्यू log 10x आ रही है। क्या कुछ मैच हुआ? 0 से π/4 के बीच में gx की वैल्यू log 10x आ रही है। जी बिल्कुल, थोड़ा मैच हो रहा है। अगला केस बनाते हैं, जब ये π/4 से 90 के बीच में होगा तब की बात करते हैं। अगर ऐसा है तो फिर tan की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा होगी। कैसी होगी? 1 से ज्यादा होगी। और जब ये 1 से ज्यादा है, इसकी अगर आपने पावर कर दी इनफाइनाइट तो ये पहुंच जाएगा इन्फिनिटी। तो ये आपके पास से इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, सेम एक्सप्रेशन को रीलूप करते हैं। तो यहां पर पहुंचते हैं gx के अकॉर्डिंग। लिमिट यहां पहले से ही चल रहा है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। पता ही चल चुका है कि ये इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है। तो जब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है तो कैसे सॉल्व करते हैं? हाईएस्ट पावर को कॉमन लिया जाता है। तो tan x पावर n को tan x पावर n को दोनों जगह से हम कॉमन ले लेते हैं पूरे एक्सप्रेशन में से। तो ये tan x की पावर n मैंने कॉमन लिया, यहां से भी tan x की पावर n को मैंने कॉमन ले लिया। 1 अपॉन tan x की पावर n प्लस 1। यहां से आप बनाएंगे, आपके पास डेटा बनेगा log tan x अपॉन tan x की पावर n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर tan x/2। ये डेटा आपके पास है। ठीक है, ये कॉमन ले लो और ये दो डेटा आपके पास से बनते हैं, है ना? अब आप देखिए क्या बात बनेगी। जो टर्म कैंसिल होने वाली है वो कैंसिल कर देंगे कि ये तो कैंसिल ही हो गया है। अब आपको पता है कि tan x पावर n पे इन्फिनिटी जाता है, तो आप यहाँ 1 अपॉन इन्फिनिटी कर रहे हैं तो दिस विल लीड टू 0। tan x कुछ भी लिखा हुआ हो, देखो log है, log से बड़ा एक्सपोनेंशियल होता है। इन्फिनिटी पे कंपैरिजन याद रखिएगा, एक्सपोनेंशियल सबसे ग्रेटर है, फिर पॉलिनोमियल होता है, फिर log होता है। तो इन्फिनिटी पे ये भी इन्फिनिटी जाता है, अगर इन केस गया भी ये बड़ा इन्फिनिटी होगा, दिस विल आल्सो लीड टू द 0। दिस होल टर्म विल लीड टू 0 और ये वाले टर्म भी हमारे पास है 0 को ही टेंड करेगा। n वाली लिमिट हम लगा रहे हैं। तो फिर gx हमारे पास क्या आता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं कि gx क्या बना। ये कैंसिल हो गए, ये 0 आ चुका है, वहां है माइनस साइन है, tan है, x/2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, डिवाइडेड बाय अपॉन में 0 + 1, 0 + 1। तो ये आया है 0 माइनस और ये है 0 + 1। ये डेटा अपने पास आता है। एक और बात ध्यान रखिए, यहां पर ये जो बनाया है दिस इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। क्या है ये? ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। तो अब ये सॉल्व भी करना होगा x के बाद में। बढ़िया सवाल है, टॉप क्लास। देखो कैसे x हमारे पास जो हम पिक कर रहे हैं वो है π/4 से π/2 के बीच में। तो जो x/2 होगा वो बनेगा π/8 से π/4 के बीच में। अब आप यहां पर tan ले लेंगे तो ये tan बनता है और ये जो बनता है tan आपके पास से π/4। ये आपके पास से बनी डेटा √2 - 1 tan of x/2 और ये 1 आता है, दिख रहा है। अब साइन लेना है, साइन का डेटा बनाया √2 - 1, साइन है, tan है, x/2 है, ये डेटा आपके पास से है, साइन 1 आता है आपके पास। बनी बात। साइन 1 और 1 डिग्री में क्या अंतर होता है जानते हैं आप? 1 की वैल्यू रफली 57 डिग्री के आसपास होती है और ये भी बड़ा छोटा नंबर है। तो कुल मिला के दिस नंबर इज लेसर देन √3/2। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये किससे छोटा है, आप देख लीजिए, ये 0.8 के आसपास है। तो ग्रेटेस्ट, और ये पॉजिटिव है यहां पर, तो अगर हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने पहुंच जाते हैं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 0 से बड़ा है लेकिन 0.8 से कम है, 0.8 और 1.7 होता है ना, 0.87 के आसपास, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 आता है।
तो gx का वैल्यू ही ऊपर वाला 0 आ गया। तो इसके लिए तो हमारे पास है इस इंटरवल में gx ही 0 आ रहा है। अगर आप इस इंटरवल में हैं तो मेरे पास है डेफिनेशन gx की 0 आई है। हमारे पास फंक्शन आ गया। आपके पास आया था डेटा log 10x, अगर ये x 0 से π/4 है, जब ये π/4 है तो डेटा हमें k गिवन है, और जब ये π/4 से π/2 है तो हमारे पास इसका आंसर 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये डेफिनेशन है, देख लीजिए क्या मैच हुआ। π/4 से π/2 में 0 आएगा। π/4 पे क्या डेटा दिया है चेक कर लो, वो वैल्यू k है, ढूंढ लेंगे। 0 से π/4 है तो log 10x आता है। बात करते हैं क्या ऑप्शन बनेगा। बोला है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, gx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो g ऑफ π/4 माइनस अगर हम देखें तो मेरे पास है log 10 π/4 माइनस log 1 आता है, जिसकी वैल्यू 0 बन जाती है। g ऑफ π/4 की वैल्यू k है, वही g ऑफ π/4 प्लस का डेटा है। तो पता चल रहा है कि k का वैल्यू 0 आने वाला है, और k अगर 0 आ चुका है तो ये डेफिनेशन सेम हो चुकी है, यानी हमारे पास A ऑप्शन और C ऑप्शन तो आ चुके हैं। 0 आ गया, ये गलत और ये दोनों भी मैच हो गए। एंड gx इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, यस हमेशा कंटिन्यूअस है, कोई प्रॉब्लम इसको नहीं है, क्योंकि अगर यही फंक्शन है तो tan x 0 से 45 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। π/4 से π/2 के बीच में 0 है, ये भी कांस्टेंट फंक्शन, नो प्रॉब्लम। सो वी कैन से दिस इज ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन। द आंसर व्हिच वी आर गोइंग टू मार्क इट एज A, C एंड D। A, C, D हम मार्क कर देंगे। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। पहले ट्रिगो सॉल्व करवाया, ट्रिगो का भी टेलीस्कोपिक सीरीज, नॉट दैट इजियर टू थिंक ऑफ कि हम इजीली इसको सोच पाए। प्रैक्टिस करके रखोगे तभी आप इस सवाल को बना पाओगे। ब्रिलियंट क्वेश्चन नंबर दिस इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, जिसके अंदर पहले ट्रिगो हैंडल होगा, फिर ये बनेगा डबल लिमिट फंक्शन रीडिफाइन किया, लिमिट्स का यूज है अच्छे से, और उसके बाद फिर कंटिन्यू किया। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ऐसे और भी सवाल आपको मेरे बुक्स के अंदर मिलेंगे, अच्छे से पढ़िए उसको, है ना। चलिए कंटिन्यूटी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर fx हमें गिवन है x³ माइनस x² प्लस 3x प्लस 1। सबसे पहला काम यही है कि हम इसको थोड़ा फैक्टराइज करके देखें। तो इसमें -1 रखने पर ये 0 बन रहा है, -1 रखेंगे तो नेगेटिव है, यहाँ -1 यहाँ -1 और ये +3 बन रहा है। तो यानी -1 रखने पर अगर 0 आया है तो इसका एक फैक्टर x प्लस 1 बनेगा। तो x प्लस 1 करने के लिए मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ, और आप देखते जाइए क्यूबिक के जैसे फैक्टर होते हैं। ये है x प्लस 1, 2x का स्क्वायर है, माइनस आपके पास है, आपको यहाँ पर 2x और जनरेट करना होगा। यहाँ 3x है तो एक हमने हटा दिया, 2x कॉमन ले लिया, ये x प्लस 1, ये fx आपके पास से आता है, x² माइनस 2x माइनस 1। ये डेटा आपके पास है ना, fx पता चल गया। इंपॉर्टेंट बात सुनिए, hx की डोमेन दे रखी है, hx डिफाइन किया है रेशियो से। ऊपर वाला पॉलिनोमियल है, डोमेन r होगा, g जो है इज अ रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन है यानी gx भी हमारे पास से क्या है, एक पॉलिनोमियल ही है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है उसके बारे में स्पेसिफाई यहाँ पे कर दिया है कि अगर हम x को इन्फिनिटी रखते हैं तो hx भी इन्फिनिटी की तरफ जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ऊपर x ज्यादा होनी चाहिए, हायर पावर, और नीचे x की पावर्स कम होनी चाहिए। तो अगर यहाँ ऑलरेडी क्यूबिक है, ये बात समझिए, अगर यहाँ क्यूबिक हो नीचे भी क्यूबिक होता फिर तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है, कांस्टेंट नंबर आता है। अगर दोनों क्यूबिक होते, हाईएस्ट पावर कॉमन लेते और एक नंबर पे पहुंच जाते। क्योंकि ये इन्फिनिटी जा रहा है तो नीचे वाले की डिग्री जो होगी ऊपर वाले से कम होगी, ऊपर x ज्यादा बचेगा तो वो इन्फिनिटी की तरफ लेकर चला जाएगा। सर अगर नीचे ज्यादा पावर हुआ तो समझते हैं, क्यूब है, यहाँ अगर x की पावर 4 हुआ, नीचे वाला नंबर अगर पॉलिनोमियल ज्यादा है तो x पावर 4 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा ना, तो देखिएगा यहाँ से क्यूब है 1/x बचेगा, 1/x² 3/x³ 1/x पावर 4, 1/∞ करके 1/∞ 0 को टेंड कर जाएगा, फिर ये 0 को टेंड करता है।
तो इसका मतलब ये निकल के आया कि डिग्री ऑफ एफ एक्स ज्यादा है डिग्री ऑफ जी एक्स। अब क्योंकि ये 3 डिग्री का है, सो जी एक्स कैन बी एट मोस्ट डिग्री 2 से ज्यादा का ये नहीं होगा। ठीक है, आगे आइए। एच एक्स में डोमेन में क्या हुआ है, -1 को हटाया गया है। अच्छा, -1 हटा दिया है। डोमेन मतलब होता है जब ये डिफाइंड होगा, क्योंकि जिससे डिवाइड करते हैं तो 0 से डिवाइड नहीं करते हैं, तो gx 0 नहीं होना चाहिए। तो gx 0 कब हो रहा है, -1 पे पता चल गया। इसका मतलब ये है कि g ऑफ -1 का डेटा हमारे पास से 0 आता है, तो gx -1 पर 0 हो रहा होगा। तो अगर ये 2 डिग्री का है, एक डेटा मुझे पता चल गया है, तो gx को आई कैन अज्यूम कि एक तो ये x+1 है, और डिग्री 2 का है तो एट मोस्ट हम इसको ax+b की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं कि दूसरा ये होगा। लेकिन यहां पर एक कैच है, अगर ये ax+b हुआ तो -1 का तो रूट आ चुका है, ये जो दूसरा लिखा गया है ax+b, इससे भी एक फैक्टर आएगा, इससे तो एक फैक्टर आ ही चुका है कि x की वैल्यू -1 है, और इससे x क्या आएगा -b/a, और -b/a तो डोमेन में से हटाया नहीं है, -b/a तो डोमेन में से हटाया नहीं है। अगर इसको नहीं हटाया है तो फिर मतलब ये वाला फैक्टर नहीं है। -b/a दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये लीनियर ही नहीं है यानी a 0 हो जाए, या फिर ये वापस से x+1 बन रहा हो, x+1 का होल स्क्वायर भी बन सकता है। x+1 का होल स्क्वायर बनेगा तो वो 0 कब होगा, -1 पे ही होगा, इससे भी -1 आएगा, इससे भी -1 आएगा। सो दो पॉसिबिलिटीज है। केस नंबर 1 मैं कहता हूं कि हमारे पास a ही 0 है, तो फिर gx हमारे पास बनता है b टाइम्स x+1, यानी ये क्या बनेगा, ये लीनियर बनेगा, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। केस नंबर 2 मैं कहता हूं कि वो भी x+1 ही है, तो gx हमारे पास है, मैं जो कह रहा हूं कि a टाइम्स x+1 का होल स्क्वायर, ये दो रूट आ रहे हैं, तो सारी बातें सही है। अगर ये है तो डोमेन में से -1 हटेगा, ये वाला है तो भी डोमेन में से -1 ही हटेगा, यानी इस वाली बात को हमने यूटिलाइज कर लिया। तो ये ax+b -b/a -1 को छोड़कर कुछ और नहीं हो सकता। अगर फिजिबल होता तो इस डोमेन में से सब्सट्रैक्ट हो रहा होता। ये फायदा है इन सब चीजों का, कैसे एक आपको टीचर समझाया कि इसका ये मतलब सोचा, इसका ये मतलब सोचा। अभी दो पॉसिबिलिटीज है, अब इन दो पॉसिबिलिटीज के हिसाब से अगर हम चले, अभी हमें एक बात और समझाई गई है कि यहाँ लिमिट लगी हुई है, तो आइए लिमिट निकाल लेते हैं। पहले एच एक्स के फैक्टर में पहले कर चुका हूं, ये है x+1 x² - 2x - 1। अब दो बातें हैं, ये वाला केस या ये वाला केस, स्क्वायर वाला मैं पहले लिख लेता हूँ। a टाइम्स x+1 का स्क्वायर है और दिस वैल्यू इज रिटन एज 1/2। अब आप और थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पे आता है एक फैक्टर कट जाएगा, ये आता है x+1। ठीक है, ये डेटा मैंने बनाया। अब आप आगे बताइएगा क्या हो रहा है। -1 अगर मैंने यहां रखा तो डिनोमिनेटर इसका 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन ऊपर वाला कितना पहुंच रहा है, ये तो आपके पास से कितना 2/0 आ रहा है। 2/0 तो +∞ या -∞ जाएगा, ये हाफ के बराबर नहीं आ सकता। इसका मतलब हमारा जो केस नंबर 2 है ये रिजेक्ट हो चुका है, दिस इज रिजेक्टेड, केस नंबर 2 इज रिजेक्टेड। तो फिर कौन सी कहानी, केस नंबर 1 के हिसाब से चलते हैं। सुनाओ आगे बढ़े, लिमिट केस नंबर 1 के हिसाब से चले, x टेंड्स टू -1 x+1 x² - 2x - 1 अपॉन क्या है gx, देखिए आप यहां से b टाइम्स, है ना, b टाइम्स x+1। लिमिट लगाओगे x+1 से x+1 कैंसिल है, यहाँ पर b आता है, एंड दिस लिमिट इज कमिंग एज हाफ। मेरे पास से b का वैल्यू 4 आता है, b का वैल्यू 4 आ गया, तो हमारे पास gx निकल के आ गया है कि b की वैल्यू 4 है, 4 टाइम्स x+1, दिस इज द gx।
4 टाइम्स x प्लस 1, गलत, दिस इज रॉन्ग, ये वाली बात गलत हो गई। समझिए, एक एक बात यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली है, कैसे हमने सोचा इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो सोचने के ही मार्क्स होते हैं। अब दो एक्सप्रेशन है, 3hx प्लस fx माइनस 2gx, जीरो पे हमें कोई इशू नहीं है, तो ए वाले पार्ट को अगर हम निकालना चाहें, ये जो पूछा गया है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 है, 3hx है, 3hx प्लस fx माइनस 2gx, ये डेटा मैंने बनाया। इन पूरे डेटा में अब हम जीरो रखने जा रहे हैं, आपके पास ये डेटा बनेगा 3 टाइम्स h0 f0 g0। h0 क्या है, h को ढूंढिए, f by g, f0 g0 f0 g0। f0 की हम बात करते हैं, f0 कितना है, निकाल दीजिए, f कहां पर है, ये रहा -1, और g0 भी आप बना दीजिए, हमें मालूम है gx कितना है, 4 टाइम्स x प्लस 1, so g0 is coming as 4। ये डेटा आपके पास है, इट इज -3 by 4 -9, 36 by 4 -39 by 4, we are writing as the final answer, -39 by 4, यहाँ और यहाँ में से ए ऑप्शन है, तो आपके पास है करेक्ट आंसर आ रहा है ए बी। समझिए, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लिमिट की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, पॉलिनोमियल्स का अच्छे से ज्ञान होगा, डोमेन की बात होगी, तभी ये क्वेश्चन आप बना पाएंगे। और ऐसे ढेर सारे सवाल आपको ये जो मेरी कैलकुलस वाली बुक है इसके अंदर दिखेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, फुली सॉल्व है, तो मन लगा के पढ़िए, आपकी प्रिपरेशन में मैं हमेशा आपके साथ हूं, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी को हम इसका आंसर मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है fx हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस a प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, x इज नॉट इक्वल टू -2, इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन x इक्वल टू -2। ये -2 पर कंटिन्यूअस फंक्शन आता है, फिर हमसे पूछे a और b के बारे में बताइए क्या होगा। तो -2 पर ही हम इसके लिमिट्स के बारे में थोड़ा फोकस करेंगे, तो आप देखेंगे इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। और दूसरा यहाँ पर एक बात और भी है, हम चाहे भाई नीचे तो 0 बन रहा है, ऊपर ये 0 बनना जरूरी है -2 पर, तो ये बनेगा 12 -2a प्लस a प्लस 3, x को -2 लिया तो आपके पास ये डेटा बनता है 15 माइनस a की वैल्यू 0 करेंगे, a की वैल्यू 15 आती है, सो द डेटा इज कमिंग एज 3x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 15 प्लस 3 इज 18 आता है आपके पास, है ना। इसके फैक्टराइजेशन पे चलते हैं। x प्लस 2 सब जगह से हटा देते हैं, फैक्टर हो रहा है 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 1, 1 आता है, -1 -1 -1 इसकी लिमिट निकल के आई है, और a का वैल्यू आया है 15, ठीक है। तो हमारे पास से यही है f ऑफ -2 का डेटा भी, क्योंकि कंटिन्यूअस बोल दिया है, सो -1 फाइनल लिमिट आने वाली है।
सो वी कैन मार्क दिस एज AD एज द आंसर। ठीक है, बस फैक्टराइजेशन की बात थी। 0/0 फॉर्म बनना चाहिए अगर कंटिन्यूस बनाना है, क्योंकि अगर ऊपर वाला 0 नहीं हुआ और डिवाइड में 0 है तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा, फिर डिसकंटिन्यूस बन जाएगा। सो ऊपर वाला डेटा 0 होना ही चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जहां पर एक फंक्शन हमें अलग अलग इंटरवल्स में डिफाइन किया गया है। बोला गया है कि फंक्शन जो है सभी r की वैल्यूज के लिए, रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो हम हमेशा वो वाले पॉइंट्स पर पहले चेकिंग शुरू करते हैं, क्योंकि हमें वेरिएबल्स निकालने हैं यहाँ पर, जैसा दिख रहा है ऑप्शंस में, जहां पर कि उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो डेफिनेशन चेंजिंग पॉइंट्स अगर हम देखें, पाई पर पहले चेंज हो रहा है, तो वी आर गोइंग टू चेक इट फॉर f ऑफ पाई प्लस एंड f ऑफ पाई माइनस। पाई और पाई माइनस तो इसी से सॉल्व हो जाएंगे, इन दोनों का तो सेम ही रहेगा। आपके पास है cos स्क्वायर पाई माइनस 3, पाई माइनस ऊपर से बनेगा 2 sin 2 पाई अपॉन पाई माइनस 2b। cos पाई आता है -1 का स्क्वायर, वी आर गेटिंग दिस एज -2, 1 - 3 -2 आ जाएगा। sin 2 पाई की वैल्यू 0 आती है, so the value of b we are getting as 1, b की वैल्यू 1 निकल के आई। c करेक्ट है, d गलत है, ये बात खत्म हो गया। फिर हमें a निकालना है। a कहां पर इन्वॉल्व है, क्योंकि हम b निकाल चुके हैं, तो अब हमें इस दोनों पे चेक करना चाहिए, 0 और 0 माइनस पर। तो 0 माइनस है, 0 है और 0 प्लस है। 0 माइनस और 0 की डेफिनेशन दोनों की सेम सी आएगी, तो यहां से अगर हम रख के देखें तो ये आता है -0 रख ही देते हैं सीधा ही, और प्लस a यानी मॉड आ रहा है आपके पास, मॉड है। और 0 प्लस पर डेफिनेशन सेकेंड ये वाली डेफिनेशन है, b sin 2x है अपॉन 2x कर देते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है, sin 2x by 2x और -2b भी लिखा हुआ है। तो ये मेरे पास है मॉड a आता है 2b, और ये स्टैंडर्ड लिमिट है, और 2b - 2b तो 0 होता है। मॉड a का वैल्यू ही 0 है, यानी अपने पास से a ही 0 निकल के आ गया। सो a इज 0, दिस इज रॉन्ग। फाइनल आंसर में जो दिख रहा है, इट इज AC as the final answer, relatively easier problem। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन, जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है, आपको ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं, तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube। ठीक है, और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन, जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो 48 इयर्स के जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10th के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9 10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। कंटिन्यूटी के ऊपर एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है पढ़िए आप यहाँ पर,
x पॉजिटिव है और एक एक्सप्रेशन है नेगेटिव पर दूसरा एक्सप्रेशन है। हमें f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस 0 प्लस सबके बारे में बात करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं f ऑफ 0 प्लस के साथ। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये ऊपर वाली डेफिनेशन से बनेगा जो कि है log cos x अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर 1/4 माइनस 1 लिखा है। सबसे पहले लिमिट चेक करते हैं। cos 0 1 होता है, log 1 0 बनता है, 1 पावर माइनस 1 इज 0/0 वाला फॉर्म है। एलोपिटल हम इसके अंदर लगा देंगे, वहां से आपके पास से 1/cos x आता है माइनस sin x आता है, 1/4 आता है माइनस 3/4 आता है, 0 आता है। ये डेटा आपके पास है, यहां से 4 ऊपर आ जाएगा। एक बात और, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो चेन रूल अप्लाई होता है, मिस्टेक ना हो जाए। 1/4 आगे आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/4 और फिर इसका भी डेरिवेटिव आएगा विच इज 2x, फिर माइनस 0, 1 का 0 बन जाएगा, तो यहाँ 2x भी जनरेट होगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से ये 2x है और ये 4 है, तो आपके पास ऊपर वाला नंबर 2 बचेगा, 2 कैंसिल, 2 ऊपर, और ये वाला नंबर 10 बन गया आपके पास से साइन अपॉन कॉस। वी आर गेटिंग दिस एज tan x अपॉन x बना यहाँ से, ये रहा x यहाँ पर, और ये पावर ऊपर, ये डेटा आपके पास बना, ये पावर ऊपर आ जाएगा, ये tan x अपॉन x आता है, 2 भी ऊपर आ जाएगा। लिमिट्स की बात करते हैं, tan x अपॉन x की वैल्यू 1 आता है और ये माइनस 2 बनता है। tan x बाई x 1 है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/4 है, माइनस 2 आपके पास है, इसकी वैल्यू निकल के आएगी। सो ए ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है, आगे चलते हैं। f ऑफ 0 प्लस 2 है, ये गलत है। 0 माइनस पे हम बात करते हैं, f ऑफ 0 माइनस, 0 माइनस ये वाला डेटा है। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, हमने डेटा लिखा sin 4x e टू दी पावर sin 4x माइनस 1 और log tan 2x के साथ भी डेटा लिखा गया है। क्लियर दिख रहा है कि ये सब स्टैंडर्ड लिमिट्स की बातें हैं, तो स्टैंडर्ड लिमिट्स के अकॉर्डिंग ही इसको पहले से ही रीअरेंज कर देते हैं। जैसा लिखा गया रहा है कि ये e टू दी पावर sin 4x माइनस 1 है, यहां भी हम sin 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास है sin 4x। यहाँ log 1 प्लस tan 2x लिखा गया है, हमें यहाँ पर tan 2x से डिवाइड और tan 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डेटा e पावर sin x माइनस 1 sin 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। स्टैंडर्ड लिमिट कौन सी है ये देख के बताइएगा। ये e पावर sin 4x माइनस 1 अपॉन sin 4x, डेटा लिखा हुआ दिस इज 1। log 1 प्लस tan 2x अपॉन sin tan 2x लिखा है, ये भी 1 है। sin 2x को आप चाहे तो ओपन कर सकते हैं, 2 sin 2x cos 2x, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट 1 है, आप समझ पा रहे हैं। e पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 इट इज 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, ये भी 1। इन दोनों को यूटिलाइज किया है, x की जगह कुछ ऐसा फंक्शन है, अगर वो भी 0 अप्रोच करेगा तो वो मॉडिफाइड फंक्शन भी 1 की तरफ जाएगा, जैसे यहाँ sin 4x है। जब x 0 माइनस पे जाता है तो sin 4x भी 0 की तरफ जाता है, तो ये सेम है, 0 की तरफ अप्रोच करते हैं तो 1 बन जाएंगे। ये tan 2x भी x 0 की तरफ जाएगा तो tan 2x भी 0 की तरफ जाएगा, ये भी सिमिलर वे में ही बिहेव करेगा। tan 2x मेरे पास लिखा गया है, जिसको मैं लिखूंगा sin 2x अपॉन cos 2x। sin 2x हुआ कैंसिल्ड आउट, मेरे पास डेटा आता है 2 cos स्क्वायर 2x, वहीं पर x टेंड्स टू है 0 माइनस, मेरे पास इसका डेटा बना 1। फाइनल आंसर इज कमिंग एज 2, फाइनल आंसर इज कमिंग एज 2।
फाइनल आंसर अपने पास 2 आता है, ये रहा 2। ठीक है, f0 कैनॉट बी डिफाइंड, f ऑफ 0, हाँ f ऑफ 0 यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है, लेस देन है, ग्रेटर है, और ऐसा बोला नहीं कि कंटिन्यूअस। अगर बोल देते कि कंटिन्यूअस है तो फिर हम f ऑफ 0 के बारे में बात करते कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो बात बना सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो RHL नेगेटिव 2 पर है और LHL 2 पर है, तो f ऑफ 0 उस केस में भी हम नहीं बना पाते, और यहाँ डिफाइन करके भी नहीं दिखा रखा, तो दिस कैनॉट बी डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड हियर, है ना। चलिए, तो करेक्ट आंसर इज ए बी, है ना। वी आर गोइंग टू मार्क ए बी डी, हाँ कैन नॉट भी लिखा है, ठीक है। अब यहां पर इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं बिकॉज यहां पर मेंशन नहीं है 0 पर, तो f ऑफ 0 की हम बात यहां पर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बनना चाहिए। 70 fx दिया हुआ है पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट का एक्स स्क्वायर। काफी सारा डेटा है, एक नजर देख लिया जाए कि भाई सब ठीक लिखा हुआ है ना। और 0 से पाई बाय 2 है, फिर आपसे बोला है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, जी एक्स डिफाइन किया गया है, ये एफ एक्स से अगर एक्स पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो फिर 2√2 टाइम्स एफ एक्स भी आता है, ठीक है। चलिए फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं आगे। हमें यहाँ पे 0 माइनस 0 प्लस उनके हिसाब से बात बनानी है, तो एफ एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पाई बाय 2 माइनस का मतलब तो यही होता है कि आप पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स का मतलब है कॉस इनवर्स। ये डेटा है। तो दो बातें हैं, अगर कहीं पर हमारे पास h रहेगा तो वो h बन जाता है, लेकिन जब वो नेगेटिव ऑफ h होता है तो फिर वो ओपन होता है 1 माइनस h के साथ, ठीक है। जो बातें यहाँ पूछी जा रही हैं उसके बारे में थोड़ा डिकोड कर लेते हैं कि भाई पॉजिटिव है तो क्या होगा, और हमें जहां तक डिस्कशन करना है वो भी देख लेते हैं। 0 प्लस 0 माइनस 0 0, सारा डिस्कशन 0 के अराउंड ही है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले 0 प्लस निकाल लेते हैं। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एच स्क्वायर, साइन इनवर्स 1 माइनस एच, √2h 1 माइनस एच स्क्वायर, ये कहानी है। इनमें से कौन है जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना रहा है? लेट्स आइडेंटिफाई दैट जो एक्चुअल में इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो आप देखेंगे कि 1 माइनस एच स्क्वायर से कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज 1। साइन इनवर्स 1 माइनस एच, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2 होता है। तो विलन हमें मिल गया है फर्स्ट वाले टर्म्स। ये जो आपके पास है, ये है आपके पास है कॉस इनवर्स 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच, ये 1 माइनस 0, और साइन इनवर्स 1 ये आता है पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 है, √2 है, सारा डेटा हमने बना दिया, ठीक है। अब ये डेटा आपके पास से बनता है, इसको थोड़ा हम बना लेते हैं। लिमिट आता है h टेंड्स टू 0 आता है, पाई अपॉन 2√2 आपके पास से आता है। अब इस डेटा को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 से 1 चला गया है आपके पास से, यहां से डेटा बनता है। आपको पता है कि व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल वी कैन राइट साइन थीटा और साइन इनवर्स थीटा इज थीटा, तो यहां से बन जाएगा 2 माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच इंटू पाई अपॉन 2√2। एच से एच चला गया है, √2 आएगा, √2 से √2 चला जाएगा, वी आर हैविंग दिस एज पाई बाय 2, हमारे पास का डेटा निकल के आया है पाई बाय 2। तो जब ये थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव रहेगा तब हमारे पास एफ एक्स का डेटा आता है पाई बाय 2। अब हम बात करते हैं जब ये थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, 0 माइनस पे बात करते हैं। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि माइनस ऑफ एच को आप लिख पाएंगे 1 माइनस एच, ठीक है। तो जो डेटा है उसके हिसाब से हम उसको कंप्यूट करना शुरू करते हैं। तो यहां से शुरू होगी कहानी।
कॉस इनवर्स 1 माइनस, ये डेटा लिखा हुआ है, √2 है माइनस ऑफ एच, माइनस ऑफ एच का क्यूब आपके पास से आता है साइन इनवर्स 1 माइनस माइनस ऑफ एच, ठीक है, बनेगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एच। अभी तो हम सब जगह माइनस एच ही रख लेते हैं ताकि सब जगह सेम हो जाए। अगले वाले स्टेप के अंदर फिर हम, है ना, अगले वाले स्टेप में ओपन करेंगे। आराम से लिख लेंगे, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, लिखना सही है, ठीक है। अब माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच 1 माइनस एच बनता है। जी, ये बना, आराम से सॉल्व करते हैं कि क्या बात बनेगा। यहां से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इसको लिखना भी चाहें या ना भी लिखें। ये cos इनवर्स 0 बनेगा, cos इनवर्स 0 की वैल्यू आती है π/2। इसको रख देते हैं, दिस इज π/2 अपॉन में ये √2 है और ये बन जाएगा 1। यहाँ आपके पास बनता है 2 माइनस एच और एक एच आता है एक्स्ट्रा, उसको हमने लिख लिया। ऊपर हमारे पास से आता है साइन इनवर्स एच, ये बन गई हमारी स्टैंडर्ड लिमिट, दिस इज 1। तो आपके पास से ये डेटा बनता है यहां से पाई अपॉन 2 यानी 4 √2, पाई अपॉन 4 √2 हमारे पास से LHL की लिमिट निकल के आती है, करेक्ट। 0 प्लस पे देखा था तो π/2 आया है, 0 माइनस पे देख रहे हैं तो पाई अपॉन 4 √2 आ रहा है, तो यस इट इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। फिर कहानी आगे जी पर ले आए हैं। जी की डेफिनेशन को आप देख लीजिए क्या है डेटा, तो अभी बन जाएगा ये भी। जैसी डेफिनेशन दे रखी है, 0 प्लस क्या बनेगा, पॉजिटिव साइड पर बन जाएगा आपके पास से एफ ऑफ प्लस, और एफ ऑफ 0 प्लस हमने निकाला आया है π/2, वो की सेम है, यही π/2 के बराबर है, जो कि इक्वल हो गया है। और यहीं पर अगर हम एक बार जी ऑफ माइनस भी अगर निकाल लें तो नेगेटिव से यहां से बनेगी कहानी, तो ये बनेगा 2 √2 एफ ऑफ 0 माइनस 2 √2 मैंने बनाया, 0 माइनस पर डेटा है पाई अपॉन 4 √2, सब चला गया, π/2 आ गया, π/2 आ गया, ये भी π/2, ये भी π/2। तो इसको तो हम क्या, वो 0 पर वैल्यू भी कैसी है इसकी, π/2 है, तो यस ये तो कंटिन्यूअस बन जाएगा। इन्होंने बोला है डिसकंटिन्यूअस, ये वाली बात गलत। सो विल मार्क ए एंड बी एंड सी, डी वाला ऑप्शन गलत है, उस जगह पर जी फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाएगा, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन का दारोमदार इस बात पर था कि अगर h लिखा है तो h बनेगा, माइनस h लिखा है तो 1 माइनस h बनेगा, दैट्स इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लेट द fx आपके सामने लिखा हुआ है, बोल दिया है कि ये a1 पर कंटिन्यूअस है पर डिसकंटिन्यूअस रहेगा 2 पर। फिर आप बताइए क्या डेटा बनेगा, इस हिसाब से क्या होना चाहिए, क्योंकि 1 पर कंटिन्यूअस है तो 1, और 1 माइनस पर हम डेटा निकालें वो a माइनस बी आता है, वही 1 प्लस पर जाएंगे तो वो 3 आता है, तो यहां से हमें पता चला a माइनस बी की वैल्यू 3 आनी चाहिए, तो ये गलत हुआ, ये वाला पार्ट सही हुआ। अब हम चाहते हैं 2 पर, तो 2 माइनस पर डेटा निकालेंगे तो ऊपर वाले से आपके पास 6 आएगा, वहीं अगर हम 2 प्लस पर या 2 पर डेटा निकालते हैं तो वो इससे डेफिनेशन आएगा, वो बनेगा 4b माइनस ए, तो आता है 4b माइनस ए की वैल्यू 6 आती है, ये आपके पास से डेटा है। लेकिन ऐसा तब होना चाहिए, दे आर नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, ध्यान रखिए,
टू पर कैसा है, डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी है तो दे शुड नॉट बी इक्वल, ये इक्वल नहीं आने चाहिए। अब यहां से आगे के ऑप्शंस में बी दिया हुआ है तो आप ए का डेटा रख दीजिए, b+3, तो यहां से आप रखिए ए का डेटा 4b ही रहेगा, -b-3, यानी 3b इज नॉट इक्वल टू 9, यानी b इज नॉट इक्वल टू 3, b की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। तो मार्क करेंगे यहां से हम ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन आर से आर में डिफाइन किया गया है हमारे पास, एफ एक्स दिया हुआ है, बोला है कि एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन आर, पूरे फंक्शन में आर पर है, पूरे पे डिफाइंड है। तो फिर पूछा जा रहा है कि बताइए कैसे हम इसके बारे में वैल्यूज निकाल सकते हैं, जो डेटाज है ए बी एंड सी के बारे में। पूरी कहानी इस बात पर आ जाती है कि जो वन होता है, वन की पावर अगर वन इन्फिनिटी है और वन थोड़ा सा मतलब कि बेस अगर एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा का इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फिनिटी चला जाता है, और एक से छोटा हो गया तो फिर वो माइनस इन्फिनिटी चला जाता है। तो उसका पूरा डिस्कशन ये देखना है कि एन और एक्स साथ में कहाँ पर है। एन और एक्स साथ ई पावर एन एक्स पर है, तो अगर हम एक्स को 0 लेंगे तो ई पावर 0 की वैल्यू 1 बनेगी। तो 1 के आसपास हमें इसकी कंटिन्यूटी हमें हमेशा चेक करनी होगी। सो लेट्स से एफ ऑफ 1 पर क्या हो, एफ ऑफ 0 पर क्या होने वाला है, क्योंकि ई पावर एक्स 1 यानी एक्स की वैल्यू 0, जब हम इसको रखने जाएंगे 0 पर, ये 0 हो गया, यहां से सी आएगा और आपके पास से ई टू दी पावर एक्स से यानी ई टू दी पावर 0 बनेगा, पावर आएगी एन, और यहां से भी आपके पास सी लिखा है ई टू दी पावर 0/n यानी सी, और ये बनेगा एग्जैक्ट 1, 1 प्लस सी एग्जैक्ट 1, वी आर गेटिंग दिस एज 1। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपसे, मतलब मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा इस तरीके से लिख रहा हूं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ax² प्लस bx प्लस c प्लस e पावर x पावर n, ओके, e पावर x पावर n। जीरो माइनस पे अगर हम बात करेंगे, सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी भी है और s टेंस टू 0 भी है आपके पास है, तो यहां से आता है ax² माइनस bh प्लस c प्लस e पावर माइनस h पावर n आता है, 1 प्लस सी ई पावर माइनस h पावर n आता है। क्योंकि हम LHL निकालने जा रहे हैं, सो दिस क्वांटिटी स्लाइटली लेस देन 1, दिस क्वांटिटी स्लाइटली लेस देन 1, थोड़ा सा भी अगर कम हो गया ना तो ये 0 की तरफ जाएगा, ये होता है ई पावर एक्स। 0 पर 1 होता, थोड़ा सा भी कम करूंगा तो 1 से कम ज्यादा कम रहेगा, तो लेस देन 1 है, आप इनफाइनाइट पावर्स लगाने जा रहे हैं, सो दिस विल वैनिश, दिस विल वैनिश, और ये वाला भी आपके पास से 0 है। लिमिट लगाने के बाद आपके पास से इसकी वैल्यू सी आती है, ठीक है, कितनी आती है, सी। आगे बढ़ते हैं, गोइंग फॉरवर्ड RHL पे बात निकालते हैं, एफ ऑफ 0 प्लस 0 प्लस पे अगर हम जाएंगे तो अब देखिएगा 0 से थोड़ा सा आगे, यानी डेटा जो है स्लाइटली एक से ग्रेटर होगा, एक से ग्रेटर होगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी है, h टेंस टू 0 है, kh का स्क्वायर है, bh प्लस c है, आपके पास e टू दी पावर h पावर n बनेगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी ई टू दी पावर h पावर n। अब ये नंबर जो है ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 की पावर इनफाइनाइट करोगे तो ये इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि इस टर्म को कॉमन ले लेते हैं, सो ई टू दी पावर NH हम दोनों साइड से कॉमन ले लेंगे, और ये बनेगा AH² प्लस BH प्लस C अपॉन ई पावर NH 1 अपॉन ई पावर NH प्लस C प्लस 1। तो दिस टू कैंसिल्ड आउट, और ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 बनेगा आपके पास से, दिस इज ऑल्सो 0, आई एम गेटिंग दिस एज 1/c, कितना आता है, 1/c। तो हमने जो डेटा निकाला है यहां से देखिए, क्योंकि ये कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो c की वैल्यू 1 के बराबर होगी और 1/c भी 1 के बराबर, यानी c तो कितना आ जाएगा अपने पास डेटा, c की वैल्यू ही 1 आ जाएगी, और a और b पर कोई डिपेंडेंसी इनकी नहीं है, a और b कैन बी एनीथिंग,
तो यहाँ पर लास्ट में आते आते बिकॉज ये कंटिन्यूस दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस। तो जीरो पर डेटा था 1, इट इज सी, इट इज 1/c। तो c का वैल्यू 1 है, a और b कोई फर्क नहीं पड़ता, दे बोथ आर इन रियल नंबर्स। So we'll mark A, B, D as the correct answer. Going forward, next question. Suppose function हमें given है ax square x cube minus 3x square minus 4x plus 12, ऐसे करके हमारे पास लिखा हुआ है k की वैल्यूज हैं, कितने रूट्स आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर hx के बारे में पूछा है, यहाँ भी hx के बारे में पूछा, पहला फंक्शन fx के बारे में पूछा है। तो चलिए fx के बारे में अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म से, यहां से 4 कॉमन हम ले सकते हैं, तो x माइनस 3 कॉमन है, हम इसको x प्लस 2 एंड x माइनस 2 भी लिख पाएंगे। तो हमें दिख रहा है इसके रूट्स अगर निकाले जाएं, ये इसके रूट्स आने वाले हैं, 3 रियल रूट्स आएंगे इसके। यस, ए इज करेक्ट आंसर। एफ एक्स से कितने रूट्स आएंगे, इतने आ जाएंगे। बारी आती है एच एक्स के बारे में, तो एच एक्स के बारे में थोड़ा डिसाइड कर लेते हैं क्या कहानी है। x अगर 3 आता है तो k बनता है, जब x की वैल्यू 3 नहीं है, x की वैल्यू 3 यहाँ देखिए यहाँ नहीं है, तो आप जब डिवाइड करोगे तो 2 डेटा बनेंगे आपके पास से। वी आर जस्ट हैविंग नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 4, x माइनस 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आपके पास से आता। ठीक, आगे लिखा हुआ है कि भाई k इक्वल टू 5 हो जाए तो ये इवन बन जाएगा, ऑड बन जाएगा, ऐसे कई सारी बातें यहाँ पर और भी डिफाइन की गई है। डिस्कशन करते हैं। अगर हम कंटिन्यूस की बात करें तो h ऑफ 3 प्लस या h ऑफ 3 माइनस, दोनों डेफिनेशन यहां से बनाइए। 9 माइनस 4 की वैल्यू 5 आती है, तो k अगर 5 हो गया ना तो फिर ये कंटिन्यूस फंक्शन बन जाएगा। इट्स अ कंटिन्यूस फंक्शन इफ k इज 5। ठीक है, और आप इसका ग्राफ बना के देखिए। आप अगर हम k को 5 ले रहे हैं तो फिर तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है, नो प्रॉब्लम, और दैट्स एन इवन फंक्शन एज वेल। क्योंकि इवन फंक्शन कैसे होगा, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, इट्स -4। ठीक है, तो 3 पर डेटा था इसका, 3 पर डेटा आप निकाल लीजिए, 5 आएगा। इट्स एन इवन फंक्शन, सो विल मार्क ए बी सी एज द करेक्ट आंसर। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की 5 ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इश्यू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है, आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब। ठीक है, और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन, जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो 48 ईयर्स के जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप इन रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से
जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। So hello dear students, let's discuss the O3 exercise of continuity and differentiability chapter. तो continuity sheet जो आप मास्टर शीट आपके पास है, continuity वाली मास्टर शीट, उसके अंदर जो O3 एक्सरसाइज है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक फंक्शन है जो डिफाइन किया गया है, अगर mod x लेस देन 1 है तो फिर 1 माइनस mod x रहता है, और अगर mod x 1 से बड़ा है तो फिर हमारे पास से उसकी डेफिनेशन 0 आती है। तो मैं थोड़ा सा इस फंक्शन को लिख लेता हूँ कि ये बनेगा 1 माइनस mod x, अगर mod x लेस देन 1 है और mod x ग्रेटर देन 1 है तब ये वैल्यू 0 आती है। ठीक है, अब हम इसका एक काम करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। अब देखिएगा क्या बात बनती है। यहाँ पर 1 आता है, यहाँ -1 आता है। सोचने की बात है कि 1 से आगे तो 0 है, -1 के इधर भी 0 है। 0 रखते हैं तो वैल्यू 1 आती है, और ये पॉजिटिव अगर हम देखेंगे एग्जैक्टली 1 रखेंगे तो 0 भी बनेगा। लाइन जैसा बिहेवियर है, तो इस तरीके से डिप करते भी बन जाएंगे। सो दिस इज 1। ये बन गया हमारे पास एफ एक्स का बिहेवियर ग्राफ। अब जी एक्स क्या है उसको नोटिस कीजिए। जी एक्स है एफ ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन। तो ये है हमारे पास से y इज इक्वल टू एफ एक्स। जी एक्स आता है एफ ऑफ एक्स माइनस वन और ये बनता है एफ ऑफ एक्स प्लस वन। तो यहां से हम डेटा बनाते हैं। अब आप देखिएगा, पहला मैं डेटा बनाता हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वन। इसका मतलब पूरा एफ एक्स माइनस वन है तो प्लस साइड में 1 यूनिट शिफ्ट होगा। तो ये पूरा ग्राफ आपका इस तरीके से इधर आएगा, फिर इधर आके शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज 1, दिस इज 2। और दूसरा एको ग्राफ है जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन। तो ये पूरा ग्राफ इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ये है -2, ये है -1, ये है 0। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, हाँ लिख दिया है तो हमने पहले ऑलरेडी। अब दोनों को हमें ऐड करके डेफिनेशंस लिखनी है, तो चलिए पहले इनकी डेफिनेशंस बना लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है 1 माइनस एक्स, इसकी डेफिनेशन है x प्लस वन। मॉड देखिए नेगेटिव से ओपन होगा तो 1 प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस से ओपन होगा, ये बनेगा 1 पर डेटा इसका 1 आता है तो ये वाली डेफिनेशन तो x रहेगी, जबकि ये वाली डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये बननी चाहिए 2 माइनस एक्स, ताकि 2 रखने पर 0 आए, स्लोप तो नेगेटिव होगा, और 1 रखने पर 1 बन जाए। ठीक है, ये माइनस एक्स है स्लोप के हिसाब से, और यहाँ वाला डेटा अगर हम बनाएंगे तो स्लोप तो पॉजिटिव आएगा, ऊपर जाके कट करेगा। दिस शुड बी एक्स प्लस टू। चेक करिए, -2 रखने पर 0 आ जाएगा, -1 रखूंगा तो 1 आएगा। ठीक है, इन दोनों को हमें ऐड करना है जैसा कि जी एक्स के हिसाब से दिया जा रहा है। सो वी कैन फॉर्म द जी एक्स नाउ। यहाँ से देखिए इधर तो पूरा ही 0 है, तो यहाँ देख सकते हैं हम -2 से छोटा तो 0 रहेगा। If x is between -2 से lesser than this side, ये 0, ये 0, summation is also 0। -2 से -1, -2 से -1, यहाँ 0 है, यहाँ x प्लस टू है, ये x प्लस टू आता है। फिर -1 से 0 आपके पास लिखा है, -1 से 0 में आपके पास -x लिखा है, यहाँ 0 है, ये -x आता है। फिर आगे बढ़ते हैं 0 से लेके 1। 0 से 1 में 0 है, यहाँ पर x लिखा हुआ। और 1 से 2 के बीच में अगर हम बात करें, 1 से 2 के बीच में 2 माइनस एक्स है, यहाँ 0 है। ठीक है, और 2 से आगे दोनों जगह 0 है। तो ये है हमारे पास से फंक्शन की डेफिनेशन। इसके हिसाब से हम क्रॉस चेक कर लेंगे, डेटा को बना देंगे। सो लेस देन -2 पर 0 आता है, लेस देन -2 पर 0 है, 0 दिख रहा है, लेस देन 2 इसकी तो जरूरत नहीं है, लेस देन -2 बनाया नहीं है, ये दिख रहा है लेस देन -2। ठीक है, -2 से -1 में देखिए, -2 से -1 में x प्लस टू है, ये मैच हो रहा है।
ये भी मैच हो गया। -1 से 0 में -x आता है, -x आता है, फिर x आता है, फिर 2 -x आता है, फिर x आता है, फिर 2 -x आता है, फिर अगला वाला डेटा इससे ज्यादा 0 आता है, ये वाला डेटा भी 0। सो वी आर मार्किंग बी एज द करेक्ट आंसर। हम इसका आंसर बी मार्क कर देंगे। आगे बढ़ते हैं gx के बारे में कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं, क्या लग रहा है। जैसा कि ग्राफ आने वाला है आप देख सकते हैं gx क्या है, fx -1 कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो दोनों कंटिन्यूअस है। दो कंटिन्यूअस फंक्शंस को ऐड करके बात की जा रही है, तो gx भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। हमें इस डेटा को देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ बना हुआ है, थ्योरम से बनाएंगे भाई ये कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ऐड कर रहे हो 100% ये भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो हम उसके बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन में पूछा भी है कि नहीं पूछा है। सो इट इज कंटिन्यूअस इन आर। चलिए कॉम्प्रिहेंशन है कंटिन्यूटी चैप्टर के ऊपर, उसको डिस्कस करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कि क्या इसके अंदर हमसे पूछा गया है। देखिए fx गिवन है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, log x बेस e है, x पावर n है, x माइनस 1 प्लस x पावर n, x इज पॉजिटिव। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके सामने लिखे गए हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं। 1 माइनस की बात हो रही है तो 1 माइनस की बात हम यहाँ से भी देख लेते हैं कि fx के अकॉर्डिंग क्या बात बनेगी। तो वहां अगर हम इस fx की बात करते हैं कि 1 माइनस पर क्या इसका बिहेवियर है, वो हम थोड़ा देखना चाहते हैं। तो x अगर आपके पास से 1 माइनस है यानी क्या मतलब हुआ, 1 माइनस h। तो fx अगर हम थोड़ा देखें इसको तो लिमिट है n टेंड्स टू इंफिनिटी, log 1 माइनस h, 1 माइनस h पावर n, 1 माइनस h माइनस 1, 1 माइनस h पावर n। अगर क्वांटिटी ऑलरेडी एक से छोटी है तो इनफाइनाइट पावर करने पर दिस विल लीड टू जीरो, दिस विल लीड टू जीरो, ये जीरो की तरफ टेंड कर जाएंगे और आपके पास डेटा 1 माइनस एच अपॉन माइनस एच आता है, जिसको अगर आप देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड लिमिट है एंड दिस इज कमिंग एज +1। ये डेटा आपके पास से +1 आता है, ठीक है। तो ऐसा ही डेटा हमें दिख रहा है कि +1 बनेगा, तो ये 1 माइनस 1 बनेगा, 0 बनता है, और यहाँ भी 1 माइनस 1 है, ये भी 0 है। तो देखा जाए तो कैसा फॉर्म है, 0/0 वाला फॉर्म हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो fx है इसकी वैल्यू आपके पास से डेटा बनती है कि ये fx 1 माइनस पर अगर हम पूछे तो हमने 1 माइनस पर इसको निकाला था, इसकी वैल्यू 1 आती है। सो 1 माइनस 1 वी आर गेटिंग एज 0 और 1 माइनस 1 भी 0 है, तो 0/0 वाला फॉर्म है, ठीक है। आगे बढ़ने के पहले हमें इस लिमिट को कंप्यूट करना है। तो ये जो डेटा हमारे पास आ रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि हमने पुट कर दिया x के डेटा को 1 माइनस h, तो लिमिट आपके पास h टेंड्स टू 0, साइन है आपके पास से, और ये fh का जो रिलेशन है वो लिमिट लगाने के पहले वाला डेटा जो है उसको देख लेते हैं। तो ये आपके पास से बनता है लॉग है 1 माइनस h अपॉन माइनस h माइनस 1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1, ये चला गया, ये डेटा आपके पास है। ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, साइन माइनस थीटा इज साइन माइनस साइन थीटा, और वो माइनस साइन इस माइनस को कैंसिल कर देगा। आपके पास डेटा आ गया है log 1 माइनस h अपॉन h प्लस 1 डिवाइडेड बाय h, ये लिमिट हमारे पास से बनी, ठीक है। एंड थीटा इज वेरी स्मॉल, वी कैन राइट इट एज, ये आपके पास से -1 बनेगा। तो आप चाहो तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते थे, ये साइन 1 माइनस h का एक्सपेंशन कर दिया हमने, h माइनस h स्क्वायर बाय 2 h क्यूब बाय 3 डिवाइडेड बाय h है, और यहाँ -1 आपके पास लिखा गया है। h से h चला जाएगा, 1 से 1 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, सो आई कैन हैव इट एज, ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ से आपके पास h बाय 2 h स्क्वायर बाय 3 ये डेटा बनेगा। इसी टर्म से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय h भी आता है, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड लिमिट, इट इज 1 माइनस h बाय 2 माइनस h स्क्वायर बाय 2, ये दोनों 0/0 फॉर्म है 1,
और यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एच से एच चला जाएगा, माइनस हाफ माइनस जीरो, वी आर गेटिंग दिस एज फाइनल आंसर इज माइनस हाफ वी आर गेटिंग एज द फाइनल आंसर। तो यहाँ से हमारे पास से सी ऑप्शन हम थर्ड के लिए मार्क कर देंगे। रही बात अगर हम चाहें तो इस h के fx को पूरा अच्छे से रीडिफाइन कर सकते हैं कि क्या बिहेवियर होगा। अगले वाले ऑप्शन में वैसे हमसे यही पूछा भी गया है, तो चलिए फिर fx को अब यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं कि लिमिट है आपके पास है n टेंड्स टू इंफिनिटी, log x आपके पास से आता है, ये डेटा आपके पास है, x माइनस वन आपके पास है, ये डेटा आपके पास है, x माइनस वन प्लस एक्स पावर है। अब यहाँ पर केसेस आप डिस्कस कीजिए। अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो आप बताइएगा x पावर n जो 1 से छोटा है उस पर अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी हमने लगा दिया तो ये 0 चला जाएगा। तो इस कंडीशन में fx आपके पास है, अगर x 0 से 1 है तो ये वाली पूरी टर्म हमारे पास है ln x, ये 0 बनेगा, ये x माइनस वन है, ये भी 0 बन चुका होगा। तो फंक्शन ही अपने पास ln x अपॉन x माइनस वन बनता है। ठीक है, x जब एग्जैक्टली 1 होगा तो x की पावर n आप कितनी ही कर लो फिर ये n ही रहेगा। 1 की पावर एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी तो 1 ही होता है। तो यहाँ पर अगर हम f ऑफ 1 निकालें तो बनता है log 1 1 अपॉन 1, ये आपके पास log 1 0 होता है, so it is 1, फाइनल आंसर वी आर गेटिंग एज 1, 1 आया है। थर्ड केस की बात करते हैं, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो x पावर n कैसा होगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी, बेस 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है, इनफाइनाइट पावर्स कर रहे हो तो दिस विल आल्सो लीड टू इंफिनिटी। तो यहाँ पर अगर हम देखें लिमिट है n टेंड्स टू इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी ये भी इंफिनिटी, तो यहाँ आपके पास है ln x प्लस x टू दी पावर n, x माइनस वन x टू दी पावर n, वी आर गेटिंग दिस इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 के लिए हम बात कर रहे हैं। तो जो हाईएस्ट पावर है उसको हम कॉमन ले लेंगे, which is ln x x पावर n प्लस 1, x माइनस वन x टू दी पावर 1 प्लस 1, ये दोनों आपके पास यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं, ये दोनों आपके पास यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे तो देखिएगा ये नीचे वाला इंफिनिटी है, दिस विल बी 0 प्लस 1, ये लीनियर और नीचे इनफाइनाइट, ये भी 0, फाइनल आंसर इज कमिंग एज 1। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए भी ये 1 है, इक्वल टू 1 के लिए 1 है, 0 से 1 में फंक्शन है। fx को अगर हम रीडिफाइन करें तो हमारे पास आता है log x अपॉन x माइनस 1 if x is between 0 and 1, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन हमेशा 1 आता है। ये आपके पास fx आ रहा है। ठीक है, ये देखिएगा ये इनफाइनाइट है, log x 1 से बड़ा कितना भी हो तो याद रखिए पॉलिनोमियल ज्यादा हैवी होते हैं कंपेयर टू log x, तो ग्रेटर इंफिनिटी होगा, दिस विल लीड टू 0, और यहाँ पे लीनियर अपॉन ये है x पावर n, ज्यादा पावर से इनफाइनाइट पावर्स हो रही हैं तो दिस इज आल्सो 0। ठीक है, अब आगे क्या पूछा जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। क्या कंटिन्यूटी की बात हो रही है, 1 पर चेक करना है, f ऑफ 1 माइनस हम चेक कर लेते हैं, ये डेटा बनेगा, लिमिट आपके पास से x की वैल्यू 1 माइनस ये है log x अपॉन x माइनस 1, फॉर्म चेक करो, 1 रखने पर 0 बाय 0 वाला फॉर्म बन रहा है, एलोपिटल लगा दीजिए, 1 बाई x का 1 0 आ गया है, 1 आपके पास लिमिट आता है। जी बिल्कुल सही, LHL भी 1 आ रहा है, RHL और वैल्यू फंक्शन भी 1 है, तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, f ऑफ 1 माइनस f of 1 and f of 1 plus, they all are equal when we are getting 1. So it is a discontinuous function, wrong. It's a non-negative difference between LHL and RSL is equal to 2. No, the difference is 0. They both are equal. 1 1 और many 1 की बात हो रही है तो आप देखिए ग्रेटर देन 1 पे हमेशा ही वैल्यू 1 आती है, तो ये 1 1 हुआ या many 1 हुआ है सोच के बताइए, यानी f of 1 भी 1 है, f of 2 भी 1 है, 1 से ग्रेटर हमेशा ही सेम आएंगे, ये ऑलवेज कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये तो मेनी 1 फंक्शन है, f of 1.3 की वैल्यू भी 1 ही आएगी, तो इट्स अ मेनी 1 फंक्शन।
अगर हमारे पास सिर्फ 2 डेटा भी आ जाए ना जिस पर वैल्यू सेम आती है तो हमें बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्टली मेनी वन बोल देंगे, क्योंकि 1 1 के लिए तो फिर सारे डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए डिस्टिंक्ट आउटपुट आने चाहिए. सो वी आर गोइंग टू मार्क इट एज सी एज द फाइनल आंसर. गुड क्वेश्चन टू सॉल्व. पहले फंक्शन रीडिफाइन करवाया, फिर फंक्शन की टॉपिक पे ले गए 1 1 मेनी वन पर लिमिट्स कैलकुलेट करवाई. आप पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइएगा fx के बारे में. 1/x² भी है. fx कहाँ है अपने पास, ये डेटा था, फिर से लेकर आते हैं fx को. तो fx हमारे पास लिखा गया है ln x अपॉन x माइनस 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए तो 1 ही है. ठीक है, ये डेटा है. अब इसका ग्राफ बनाना होगा तो एनालिसिस करते हैं. इस इंटरवल में f डैश x क्या बनेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये है x माइनस 1, log x का 1/x आता है और ये यहाँ से log x ही बन जाएगा. सो f डैश x का एनालिसिस करते हैं. यहाँ तो स्क्वायर आ चुका है, ये x माइनस 1 आपके पास है, x log x बनेगा, अपॉन में भी x आ जाएगा. ये डेटा बनता है. एलसीएम ले लीजिए. अब आप देखेंगे थोड़ा सा तो पता चलेगा कि 0 से 1 के बीच में सारे ही प्लस हैं. एनालिसिस होगा तो इसका होगा, पर एक बात है, 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 0 आता है, log 1 भी 0 आता है, यानी कि f डैश 1 पर इसकी वैल्यू 0 है. सो लेट्स कॉल दिस फंक्शन एज सम hx फंक्शन. h डैश x बनाने गए 1 माइनस 0, x का डेरिवेटिव 1, फिर log x है, log x का 1/x, यहां से ये चला गया, माइनस log x आता है h डैश x. क्योंकि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ln x आपका नेगेटिव आएगा इस रीजन में. तो ओवरऑल इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी ये इंक्रीज करेगा. सो hx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग करता ही रहेगा. और जब मैं h1 की वैल्यू निकालता हूं तो मेरे पास ये डेटा बनता है 1 माइनस 1 log 1 विच इज 0. अब बताइए, फंक्शन अगर इंक्रीज कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, 1 पर वैल्यू अगर 0 आया है उसका, इसका मतलब वो जो hx फंक्शन है x माइनस 1 माइनस x log x, 0 से 1 के बीच में ये क्वांटिटी इसकी नेगेटिव रहेगी, क्योंकि बढ़ते 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 ही आपके पास से 1 पर इसकी वैल्यू 0 आई है. तो माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में इंक्रीज करते हुए आया है, तो डेरिवेटिव देखिए पॉजिटिव है, तो इंक्रीज करते हुए आ रहा है, और जब 1 पे पहुंचता तब इसकी वैल्यू 0, यानी मैक्सिमा ही 0 है. तो बाकी सब केसेस में कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा. नेगेटिव रहेगा तो फिर डिसाइड हो गया हमारे पास से कि f डैश x का साइन क्या आ गया है, दिस इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, अपॉन में पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन गया है. fx एक डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है. आइए प्लॉट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं. हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बनाने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए प्लॉटिंग करना चाहते हैं. तो 0 प्लस पे अगर आप फंक्शन को देखेंगे, 0 प्लस पे अगर हम बात करें कि f ऑफ 0 प्लस क्या है, ये है log 0 प्लस माइनस 1, ये आपका माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस 1, दिस विल लीड टू प्लस इन्फिनिटी. ये डिक्रीज करता हुआ आएगा, फिर 1 के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा. दिस इज द नंबर 1. ये देखिए 1 पर ये फंक्शन कैसा हो जाता है, 1 हो जाता है. तो ये हुआ इसका ग्राफ. अब हमें इसका भी ग्राफ बनाना है. किसका, एक और फंक्शन है अपने पास, और वो फंक्शन हमने लिया है gx. g पहले ले लिया गया, hx लिया है, ठीक है. 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 1 क्वालिटी वाला फंडा है. तो ये तो ऐसा बनेगा कि 1 पर तो इसकी डोमेन ही नहीं आएगी. 1/x² के ग्राफ याद है आपको, 1/x², शिफ्टिंग करनी बस. 1/x² के ग्राफ ऐसे होते हैं, ये इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, पॉजिटिव तो हमेशा रहेगा, इसका भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ये इस साइड भी जाएगा और ये इस साइड भी जाएगा, ये दोनों साइड जाएगा. तो दोनों की मुलाकात यहाँ पर कितनी बार होगी, 2 बार. एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा. So we are having, they are 2 solutions. 2 solutions हमारे पास यहाँ से बन जाएंगे. We'll mark C as the final answer. इसका आंसर C मार्क कर देंगे.
तो पहले fx को ग्राफ बनाना ही थोड़ा मुश्किल था, उसके लिए पूरा इसका एनालिसिस कर लिया। ये एक hx फंक्शन माना, इसका डेरिवेटिव देखा तो पॉजिटिव आ रहा है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज करते 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 इंक्रीज करते हैं, देखते हैं कि 1 पर वैल्यू कैसी आती है, इसकी 0 आती है। तो उसके पहले वाले सभी इंटरवल में इसका वैल्यू कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो दिस इज ऑलवेज अ नेगेटिव क्वांटिटी। सो नेगेटिव है, यहाँ पूरा प्लस है, फिर से डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिक्रीज ही कर रहा है 1 तक। इन दिस रीजन, होल रीजन, इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, फिर इस वाले को ग्राफ 1/x² ग्राफ पता है, एक यूनिट से आगे शिफ्ट कर दिया, दोनों दो जगह कट करते हैं। सो वी आर मार्किंग दिस एज अ 2 सॉल्यूशंस। गुड क्वेश्चन टू सॉल्व, गुड क्वेश्चन। ऐसे काफी सारे कॉम्प्रिहेंशंस आपको इसमें, अगर मॉड्यूल में आपको कम दिखते हैं तो ये जो मेरी बुक है इसके अंदर आपको काफी सारे कॉम्प्रिहेंशन लिखेंगे, 15-20 से भी ज्यादा हर आपको इसके अंदर सॉल्व करने को मिलेंगे, ताकि आपकी कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे। यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा। ये प्लस है, आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube। ठीक है, और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो 48 इयर्स के जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप इन रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। एक और कॉम्प्रिहेंशन हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है fx है 1/log e बेस e है mod x, gx भी tan इनवर्स अपने पास लिखा हुआ है। पूछा है सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, तो आप इसको थोड़ा देखें तो gx हमारे पास से लिखा गया है, ये है tan इनवर्स mod x, fx यहाँ से आएगा 1/log mod x, इसका वैल्यू है 1/2। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये बनता है tan इनवर्स mod x, और यहाँ पर है log ऑफ mod x, सामने हाफ। इसके सॉल्यूशंस हैं, आप अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ सभी जगह mod x लिखा हुआ है, दोनों जगह ही। ठीक है, तो पूछा कि सम ऑफ सॉल्यूशंस, आप देख सकते हैं कि x0 तो इसके डोमेन में होगा नहीं, x0 रखते log को परेशानी है। ठीक है, और किस किस को दिक्कत होगी, यहाँ पे 1 भी आप नहीं रख सकते, +-1 से भी दिक्कत है, log 1 और -1 रखे तो भी log 1 0 बनेगा, जो भी कोई मीनिंग वाली बात नहीं है, ये सब तो परमिसिबल नहीं। सम ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सभी जगह mod x लिखा हुआ है, वी डोंट नो इससे क्या सॉल्यूशंस आएंगे, उसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमें तो सम पूछा है। लेट अज्यूम करिए कि आपके पास से mod x की 2 वैल्यूज आती हैं, अल्फा एंड बीटा, तो जब आप x निकालने जाएंगे ना, एक तो ये पॉजिटिव रहेगी mod के सामने है, तो एक अल्फा एक माइनस अल्फा, एक बीटा एक माइनस बीटा बनेगा, क्योंकि mod x की वैल्यूज है, सॉल्यूशन इसके हिसाब से बनेगा। तो आप जब इन सब का सम निकालने जाएंगे तो सम तो सबका 0 बन जाएगा। तो क्या है, सम ऑफ सॉल्यूशन इज 0, 0 विल बी लेस देन और इक्वल टू,
जीरो किसके लेस देन है और इक्वल है? जीरो के इक्वल है, बाकी सबसे छोटा है। तो ये एक तरीके से इस बात पे आपका जजमेंट चेक किया जा रहा था इस क्वेश्चन में कि आप इस मॉडुलस ऑफ एक्स को कैसे ट्रीट करते हैं। इसके जो भी सॉल्यूशंस आएंगे, क्योंकि दोनों जगह मॉड एक्स है, फिर यहाँ पर अगर अल्फा बीटा भी आते हैं तो एक्स की वैल्यूज प्लस माइनस में आएंगी, ओवरऑल सम करेंगे तो डेटा जीरो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इन द आर सच दैट एफ एक्स हमें एच एक्स दिया है, इस तरीके से डिफाइन होगा। यहां पहुंचते हैं, आर के अंदर हमें वैल्यूज बतानी है। एफ एक्स हमारे पास गिवन है, आर कितना है? एफ एक्स ये रहा 1 log mod x, और आपके पास यहां से जी एक्स भी है tan इनवर्स mod x, ऐसा डेटा लिखा हुआ है। अब आप समझिएगा, मैंने जो बताया थोड़ी देर पहले, एक तो x जीरो नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता और -1 नहीं हो सकता, क्योंकि log 1 जीरो प्रॉब्लम है। तो डोमेन अगर हम देखें तो ये इसकी डोमेन है, ये तीनों डेटा हट जाएंगे। अगर इन चीजों को हटा दें तो log x एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, tan इनवर्स भी कंटीन्यूअस फंक्शन है, इसकी तरफ से तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं है। दिस इज एन ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन, एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमें ये बनाया गया है, आर में पूछ रहे हैं, अगर आर में पूछेंगे तो फिर हमें तीनों डेटा पता है कि 0 1 एंड -1 पे प्रॉब्लम रहेगा, डिसकंटिन्यूअस है। ये बिल्कुल सेम वैसे ही बात है अगर हम tan x की बात करें कि tan x इज कंटीन्यूअस फंक्शन इन देयर डोमेन, डोमेन में π/2 नहीं आता है। और इन जनरल बात करें तो tan x कैसा है? डिसकंटिन्यूअस होता है, π/2 पर डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, लेकिन डोमेन में बात करेंगे तो कंटीन्यूअस है। तो यहाँ पर भी अगर ये बात करते, डोमेन में पूछ रहे होते तो हमेशा कंटीन्यूअस रहता, आर में पूछा है तो तीनों वैल्यूज पर प्रॉब्लम है, तीनों काउंट हो जाएंगे, तो 0 1 एंड -1 को मार्क कर देंगे। ठीक है, लेट्स डिस्कस अ मैच द कॉलम ऑन कंटिन्यूटी, जिसके अंदर 4 ऑप्शंस बने हुए हैं, पी क्यू आर एस, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सवाल पूछे गए हैं और सामने मैच करना। लेट्स सी फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की हम बात करने वाले हैं। डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ लिखा गया है फंक्शन, दिस इज द फंक्शन, -5 से 5 के बीच में हम इंटरेस्टेड है। पी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, उसके पहले हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर और माइनस ऑफ एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर एक्स इंटीजर है तो फिर ये डेटा 0 आता है। रख के देख लीजिए, कोई भी एक इंटीजर 1 रख के देख लीजिए, और अगर ये इंटीजर नहीं है तो जैसे हम 1.1 रखते हैं, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आता है, -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आता है, सो 1 -2 वी आर गेटिंग दिस एज -1। तो ये इसका बिहेवियर है। हम आए फंक्शन की तरफ, फंक्शन का एनालिसिस करते हैं। ये एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, अगर एक्स इंटीजर हुआ तो ये डेटा 0 है, आपके पास 0 डेटा बनेगा, और जब ये x इंटीजर नहीं होगा तो इसकी वैल्यू -1 बनेगी, तो डेटा बनेगा हमारे पास से -x²। हमें जहां पर चेकिंग करनी है वो है -5 से 5, -5 से 5 ओपन इंटरवल में नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ढूंढने हैं। तो आगे वाला जो टर्म है ये -x² बन चुका है, जब इंटीजर है इसके बारे में आइए बनाते हैं, प्लॉट करते हैं। -x² का ग्राफ ऐसा बनता है, राउंड शेप में बन जाएगा, और ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ 5 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। ठीक है, ये प्लॉटिंग है इनका, बना देते हैं, हाँ हमसे बनाते हैं। आप बताइएगा कब कब ये ब्रेक होगा? हर इंटीजर पर वैल्यू 0 आएगी, तो 0 पर तो 0 ही है, 1 पर 0 बनेगा, 2 पर जी ओपन सर्कल बन जाएगा, 3 पर भी 0 बनेगा, आगे आप जाएंगे तो 4 पर भी 0 बनेगा। इसको तो लेना नहीं है, ओपन है, तो 4 इधर है तो 4 ही आपके पास से यहां भी आएंगे। ओपन 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 ओपन, ये सब 4 पॉइंट, तो 4 इधर 4 इधर, 0 पर तो क्या टच कर रहा है, वही 0 वाला पॉइंट भी है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, yes they are 8 points of discontinuity। There are 8 points of discontinuity, हम बात कर लेंगे 8 पॉइंट्स होंगे। ठीक है,
तो ये कनेक्ट होगा 8 से, यानी P इज गोइंग टू कनेक्ट विद 3 नंबर। P 3 से कनेक्ट होगा, दोनों जगह वही है। यहाँ पर B ऑप्शन भी गलत हुआ है, बाकी A C D अभी मैदान में है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ fx, रूट cos x sin इनवर्स 1 plus x square upon 2x। लेट्स सॉल्व द क्यूब। cos x आपके पास से लिखा है, साइन इनवर्स है 1 plus x square upon 2x हमने लिखा है। पूछा गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट रेंज में कितने आएंगे। ठीक है, तो चलिए रेंज में बनाते हैं। इसके पहले इसको पकड़ते हैं कि साइन इनवर्स का एक कंस्ट्रेंट है कि ये -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक, आइए इसके बारे में बात करते हैं कि इसके बीच में अगर होना चाहिए तो फिर इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। जी, पहले हम इस वाले को सॉल्व कर लेंगे और फिर ये भी डेटा है। इतना भी आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा फेमस रिजल्ट है, अगर आपको याद हो तो। -2 आ जाएगा, दिस इज 1/x + x। 2 तो एक पॉजिटिव नंबर है, इसके बारे में बात करते हैं। और इसको आप जानते होंगे कि जो x + 1/x होता है ना, इसकी वैल्यूज -∞ से -2 यूनियन 2 से ∞ आती है। ऐसा है, हमेशा होता है। क्वेश्चन में हम सॉल्व कर रहे हैं कि -2 से 2 के बीच में आ जाए या इक्वल आ जाए, तो लेसर देन तो इन दोनों के बीच में तो आएगा नहीं। या तो ये नंबर 2 से ग्रेटर होता है, एमजीएम से भी लेकर आते हैं, -2 से भी छोटा होता है। तो इन दोनों का अगर हम यहाँ पर कॉमन लें, फर्स्ट एंड सेकंड का, तो आपको एक ही बात पता चलती है कि एक ही चीज फिजिबल है, या तो ये 2 हो जाए या -2 हो जाए। 2 ये तब बनेगा जब x की वैल्यू 1 होगी या फिर -1 होगी। सो 2 हमारे पास इसकी डोमेन में डेटा आते हैं। इसकी डोमेन में ही हमारे पास 2 डेटाज हैं। अब बारी है रेंज की। रेंज अगर हम बात करेंगे तो देखो, ये एक इवन फंक्शन है, देखिए यहाँ क्या है कि +1 रखोगे ना तो अलग डेटा आएगा, -1 रखोगे तो अलग डेटा बनेगा। सो f(1) एंड f(-1) की हम बात करते हैं। 1 आप रखोगे, सो वी आर हैविंग cos 1, और 1 आप यहाँ रखिए तो 2/2 इज 1, दैट इज π/2। और -1 अगर आप रखने पहुंच गए तो डेटा बनेगा cos 1। -1 आपने यहाँ पर रखा तो ये 2/-2 बनता है, जो कि -π/2 है। अलग अलग डेटा आपके पास आ गए। सो दे आर 2 एलिमेंट्स। यहाँ पर हमारे पास 2 एलिमेंट्स आएंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रेंज, यस दे आर गोइंग टू बी 2 एलिमेंट। तो Q की वैल्यू हम कनेक्ट करेंगे 2 के साथ, तो Q की वैल्यू 2 से कनेक्ट होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया है। Q 2 से कनेक्ट होगा, अब 2 ऑप्शन हमारे पास है। अब आती है बारी R ऑप्शन की। The number of integral values of x for which 3x - 1 is lesser than 2x - 1 plus x। R ऑप्शन, जो भी जितना मुझे याद रहा है, शायद यहाँ पर ये थी इक्वेशन। तो आपको अगर हम बात याद कराएं तो आप थोड़ा देखिएगा कि अगर a + b दिया हुआ है तो वो जनरली ये कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा होता है। तो अगर मैं यहीं पर a को अज्यूम करूं 2x - 1 और b को अज्यूम करता हूं x, तो ये जो गिवन कंडीशन है, ये मेरे पास a + b mod a + mod b बन रहा है। चेक करिए, दोनों को सम करते हैं तो ये डेटा आता है और ये गिवन है ना। अगर हम इक्वल टू की बात करते हैं कि जब ये इक्वल होते तो दोनों साइड सेम साइन है, ऐसा तब होता जब a b > 0 आता, ऐसा तब होता। लेकिन हम यहाँ पर इक्वल टू को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आ रहा है मुझे चाहिए ग्रेटर देन, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका तब वैलिड होगा व्हेन a b की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ठीक है, a b लेस देन 0 हो तो आपके पास a और b लिखे गए हैं। 2x - 1 x लेस देन 0, x का डेटा आपके पास है 0 से हाफ के बीच में आता है। तो 0 से हाफ के बीच में अगर हम देखें इसको, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस कुछ नहीं है, 0 है। आपके पास से ये डेटा कनेक्ट होगा 1 के पास, देयर इज नो इंटीग्रल वैल्यूज। तो अब p, अब r 1 से कनेक्ट हो गया, ये भी गलत है। सी ऑप्शन मैच कर रहा है,
ये तीनों मैच हुए, अभी एस की लड़ाई बाकी, वो भी हम लर्निंग पर्पस के लिए सॉल्व जरूर करेंगे। अगर एग्जाम में आया होता तो फिर हम सी को मार्क करके आगे बढ़ जाते। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका जो फंडामेंटल ऑफ मैथ्स चैप्टर है, मॉडुलस इनइक्वालिटीज में सॉल्व करते हैं जब देखते हैं, दिस रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू। याद रखिए, मैं फिर से समझा देता हूं, दिस इज ऑलवेज ट्रू। और ये कॉन्सेप्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर इक्वल टू होता तो सेम साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता। हमें इक्वल टू नहीं चाहिए, ग्रेटर देन वाला साइन चाहिए। तो एक नंबर पॉजिटिव है और 0 है, वो केस हटा दिया है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट अब नेगेटिव आएगा। और देयर इज नो इंटीग्रल x, देयर इज नो इंटीग्रल x, एक भी इंटीजर वैल्यू x की नहीं आने वाली है। गोइंग फॉरवर्ड बचता है लास्ट वाला क्वेश्चन, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर fx सिग्नम sin x सिग्नम x स्क्वायर माइनस पाई x इज डिसकंटिन्यूअस फ्रॉम 0 to 2 पाई इज इक्वल टू। ऐसे कितने पॉइंट्स है जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके लिए हम थोड़ा जगह बनाते हैं और एस वाले ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। सिग्नम sin x SGN sin x प्लस सिग्नम x स्क्वायर माइनस पाई x, यही डेटा था, एंड x की वैल्यू है 0 से 2 पाई। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें बता के दिखाना है। 0 से 2 पाई में अगर मैं साइन का ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा, 0 है, पाई है, 2 पाई है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। ये बनाया मैंने ग्राफ साइन x का। वही अगर मैं ग्राफ x स्क्वायर माइनस पाई x का बनाता हूँ, x मेरे पास कॉमन है, तो आप देखिएगा एक 0 पे से ग्राफ ऐसे बनेगा, 0 है, ये पाई है, यहाँ आगे जाके कहीं पर 2 पाई आता है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। सिग्नम डिफाइन करने चले अगर हम, सिग्नम ऑफ साइन x, तो x अगर 0 से पाई के बीच में है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो सिग्नम की वैल्यू +1 आएगी। पाई है तो साइन पाई 0 होता है, साइन सिग्नम 0 इज 0, और पाई से 2 पाई के बीच में नेगेटिव आता है, नेगेटिव है तो सिग्नम की वैल्यू -1। कहां पहुंची, सिग्नम x स्क्वायर माइनस पाई x आपके पास है डेटा बना, 0 से पाई के बीच में नेगेटिव है तो -1 आएगा, और अगर ये पाई आता है तो साइन पाई 0 आता है, 0 साइन सिग्नम 0 इज 0, पाई से 2 पाई में पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव है तो सिग्नम पॉजिटिव में आता है +1, ये भी आपके पास है +1। अब दोनों फंक्शन को मिला के बनाया गया है fx, तो आइए fx की बात करते हैं, क्योंकि इंटरवल की डेफिनेशन दोनों जगह से सेम है। 0 से पाई पर क्या हो रहा है, पाई पे क्या होने वाला है, और पाई से 2 पाई में। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। 0 से पाई में पहला वाला 1 है, वहीं पे दूसरा वाला -1 है, यहाँ पर दोनों ही 0 0 है, यहाँ -1 और +1 है, 0 0 0, हर जगह ये फंक्शन 0 आता है। तो जो फंक्शन हमने बनाया है, ये फंक्शन ही 0 है, x बिलोंग्स टू 2 पाई, यानी दो टूटे हुए ग्राफ आके एक साथ बनाए गए तो मिल गए, फंक्शन आया है 0। और अगर ये 0 है देन इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, ये एक ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये कभी ब्रेक नहीं होगा, ये कभी भी ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए, 0 आएंगे आपके पास 1, तो आपका आंसर आता है सी। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, चारों बातें अलग अलग कॉन्सेप्ट पर, चारों को सॉल्व किया, बनाया। मैथ्स द कॉलम में यही चीज हमें ध्यान देनी है, और जब ओवरऑल सारे चैप्टर्स पढ़ चुके होते हैं तो फिर इस बात की बैलेंसिंग हमें करनी है, कुछ भी टॉपिक छोड़ कर नहीं जाना। ट्राई कीजिए मैक्सिमम सभी टॉपिक्स को करते रहें। आपके मॉड्यूल में इसके क्वेश्चंस कम हैं, आपने जो बुक्स है उसके अंदर आपको मैथ्स द कॉलम और काफी सारे प्रैक्टिस करने को मिलेगी। एक मैथ्स द कॉलम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि लिमिट्स है x³ -1 अपॉन log x आपके साथ लिखा गया है। कौन सा फॉर्म है ये पहले देख लीजिए। 1 - 1 करने से 0 बन जाता है, इट बिकम 0/0 log 1। तो यहाँ पर सीधा ही हमें क्या करना चाहिए, एलोपिटल लगा देना चाहिए।
द इजीएस्ट अप्रोच इज कैलकुलेटर लगा दीजिए 3x स्क्वायर माइनस 1 लॉग x का 1/x आता है। आप जैसे ही ऊपर बनेंगे लिमिट आपके पास आ जाएगा x टेंड्स टू 1 3x का क्यूब है एंड वी आर गेटिंग दिस एज 3। तीन आपके पास आंसर मार्क करेंगे। पहला वाला जो है वो q से कनेक्ट होता है, a इज कनेक्टेड विद q। ठीक है, बारी आती है बी ऑप्शन की। देखिए बी में क्या हो रहा है, लिमिट आपके पास लिखा गया है x टेंड्स टू 0 है। यहाँ cos x से cos 2x को ओपन कर लेते हैं, जो आपके पास ये डेटा बनता है इसका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos 2 थीटा का फॉर्मूला डिवाइडेड बाय, यहाँ से आप ओपन कीजिए, ये बनता है 2 sin x। sin 2x को भी ओपन करेंगे तो डेटा बनेगा 2 sin x cos x। ठीक है, आगे चलते हैं, लिमिट आगे लेके चलते हैं। लिमिट है h टेंड्स टू 0 है, यहाँ से 2 आगे आ जाएगा 1/2। ये डेटा आपके पास से x प्लस साइन एक्स बनता है। ऊपर वाले में से एक काम करते हैं, हम -1 कॉमन ले लेते हैं, तो डेटा आपके पास से 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1, और अपॉन में आप देखेंगे तो 1 माइनस cos x डेटा बन जाएगा 1 माइनस cos x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड लिमिट के हिसाब से आगे हम चले। यहाँ पर है लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन साइन एक्स तो 1 बन जाएगा, दिस इज 1/2, दिस इज 1, एक -1 और है। यहाँ पर हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ये डेटा लिखा हुआ रहेगा 2 cos x प्लस 1 एंड 1 माइनस cos x, या फिर आपके पास cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x। थोड़ा देखिए क्या बात बनता है, मैच करते हैं, फैक्टराइज कर दिया 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x, ये सेम डेटा बनेगा आपके पास, और ये -1 और ये तीनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दिस -1, ये डेटा और ये डेटा, ये सब कैंसिल हो गए। लिमिट लगा दीजिए 1/2 आता है, 0 रखेंगे तो cos 0 1 होता है प्लस 2, तो फाइनल आंसर आई एम गेटिंग एज 3/2। 3/2 ढूंढिए, यहाँ से r आता है, सो b इज कनेक्टेड विद r, b इज कनेक्टेड विद r। आगे चलते हैं, c की बात करते हैं। c ऑप्शन में क्या है, c को अगर आप देखते हैं c ऑप्शन में, यहाँ पर है लिमिट है x टेंड्स टू 0 है, देखो tan की पावर हाफ है और ये 1 है, तो ये जो लिखा गया है ना, ये 3/2 पावर लिखा गया है। यहाँ भी साइन का एक पावर है, फिर हाफ पावर है, यहाँ पर भी ये 3/2 आपके पास से बनता है। यहाँ पर x का क्यूब है और रूट x आपके पास से बनती है डेटा। यहाँ पर भी काम करते हैं, साइन पावर 3/2 को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर भी x की पावर 3/2 को अलग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से साइन वाला कॉमन ले लेंगे तो डेटा आपके पास से 1/cos वाला बचेगा, डिवाइडेड बाय आपके पास से x का स्क्वायर बचेगा। थोड़ा देखिए, ये 3.5 है, 1.5 ले लिया है तो 2 बचेगा, आप एलसीएम लेके वापस से देख सकते हैं, वापस से कहानी वहीं पहुंच जाएगी 7/2 3.5। ठीक है, दिस इज द डेटा। ये स्टैंडर्ड लिमिट 1 पहुंचेगा, दिस इज स्टैंडर्ड लिमिट 1। जैसे आप समझ गए क्या लिखने वाला हूं मैं, इसको लिखूंगा sin x by x का होल पावर 3/2, 1 माइनस cos पावर 3/2 x आएगा, यहाँ पर है x स्क्वायर, और ये है आपके पास से 1/cos 3/2। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, पार्शियल लिमिट लगा लेते हैं। पार्शियल लिमिट से क्या होगा, sin x by x वाला जो डेटा है ये 1 आ चुका है, 1 माइनस cos पावर 3/2 है, ये x का स्क्वायर है, और ये भी 1 आ चुका है। अब ये है 0/0 वाला फॉर्म, आप एलोपिटल लगा दीजिए, यहां से 2x आता है, 3/2 आता है, cos की वैल्यू 1/2 आता है, cos का डेटा वापस से माइनस sin x आता है। अब आप लिमिट लगाइएगा, माइनस माइनस प्लस आता है, 3/4 आता है, cos 0 की पावर हाफ है, और ये sin x अपॉन x आपके पास से स्टैंडर्ड लिमिट में 1 बन जाएंगे, 3/4 आपके पास लिखा हुआ। तो C का आंसर आपके पास से 3/4 आता है, सो दिस इज रिलेटेड टू S, QRS। अब बचता है अपने पास D ऑप्शन।
डी में पूछा गया है कि आप एफ ऑफ जीरो जी ऑफ जीरो लेकर आइए और एफ और जी बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन जीरो। ये दोनों जीरो पर कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो जीरो पर डेटा इसका निकाल लेते हैं, फिर उसके बारे में भी बात करेंगे। लेट्स प्रोसीड विद डी। हम चाहते हैं एफ ऑफ जीरो प्लस जी ऑफ जीरो निकाला जाए। दे रखा है कि दोनों फंक्शंस कैसे हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो cos x आया आपके पास से, cos x cos 1/x प्लस आपके पास आता है log sec स्क्वायर x अपॉन x sin x। ये हम बनाना चाहते हैं। इस पर तो लिमिट लगा ही लो, कोई दिक्कत है ही नहीं। cos जीरो बनेगा, cos इन्फिनिटी बनेगा, जो किसके बीच में रहेगा, -1 to 1 के बीच में, cos इन्फिनिटी। अब बारी इसकी है, लिमिट है x टेंड्स टू जीरो है, 2 आगे आ जाएगा, log sec x। यहाँ पर है x स्क्वायर, हम इसको sin x अपॉन x भी लिख सकते हैं। 100 लिमिट लगा दीजिए, cos जीरो की वैल्यू तो 1 है, लिमिट है x टेंड्स टू जीरो, ये 2 log sec x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, दिस इज 1। फॉर्म चेक कीजिए, 0/0 फॉर्म है, sec जीरो की वैल्यू 1, log 1 इज 0। लेट्स डिफरेंशिएट इट, एलोपिटल लगाते हैं। यहां से आपके पास है log sec x, log sec x 1/sec x, और sec x का sec x tan x भी आपके पास से बनेगा। 2 से 2 चला गया है, sec x से sec x भी चला गया है, tan x by x आता है which is 1। 2 आ रहा है आपके पास से आंसर, d का वैल्यू 2 आने वाला है, so d is coming as 2, that's p। ठीक है, d की वैल्यू p है। स्मार्ट क्वेश्चन एक एक करके, मेजरली आपने देखा कंटिन्यूटी इज मेजरली डिपेंडेंट ऑन लिमिट्स की ही बात है, लिमिट्स के ऊपर ही क्वेश्चन बना हुआ है, इट्स अ गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। चलिए लास्ट 10th पे आते हैं कि बताइएगा इसके अंदर क्या हो रहा है। एलएचएल एग्जिस्ट करता है, आरएचएल एग्जिस्ट करता है, कॉन्टिन्यूअस है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसे कई सारी बातें हमसे यहाँ पर पूछी जा रही है और ये समझा दिया गया है कि ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और सिग्नम फंक्शन भी इसके अंदर प्रेजेंट है कहीं कहीं पर। तो हम एक एक करके सीक्वेंशियली फंक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यहाँ आपके पास 1 प्लस एक्स है और सारा डिस्कशन अगर आप देखें तो वो जीरो के अबाउट ही होने वाला है। ठीक है भाई, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक अच्छी प्रॉपर्टी है कि आप उसमें से कभी भी इंटीजर्स को बाहर ले जा सकते हैं। ये डेटा है, ये है अपने पास फंक्शन। ठीक है, तो एग्जैक्ट जीरो पर तो डेटा ही जीरो है। जीरो प्लस पर अगर हम बात करें तो लिमिट बनेगा एस टेंस टू जीरो, ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये भी आपके पास से ग्रेटेस्ट इंटीजर है। कुछ रिजल्ट्स हैं जो याद रखिएगा, दैट विल हेल्प यू ऑलवेज। ग्रेटेस्ट इंटीजर का एच और माइनस एच पर ये वैल्यूज होती हैं, लिमिट लगने के पहले ही ये वैल्यूज आ जाती हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो वहां से तो आपके पास से यही जनरेट होगा। अब आप एलएचएल पे चले गए हैं तो माइनस ऑफ एच आएगा, 1 प्लस माइनस ऑफ एच आएगा, सो इट्स -1, इट इज 1, इट्स -1, वी आर गेटिंग जीरो। तो क्या देख पा रहे हैं, वैल्यू फंक्शन जीरो है, आरएचएल जीरो है, एलएचएल जीरो है, सब जीरो है, तो इट्स अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सो एलएचएल एग्जिस्ट करता है, आरएचएल एग्जिस्ट करता है, तो ए को हम मैप करेंगे पी से, क्यू से, आर से, तीनों से कनेक्ट हो जाएगा। देखो तीनों से कनेक्ट हो गया। बारी है फिर बी की, बी फंक्शन पढ़िए। माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपने एक्स लिखा है और बाकी वो नॉर्मल हम 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लिख सकते हैं। सेकंड वाला ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर लें। जीरो पर तो जीरो है,
ये -1 आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस आ चुका है। डेटा जो लिखे इनको यूटिलाइज कर रहा हूं, आप देख सकते हैं RHL -1 है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है और लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट की कैटेगरी में जा रहा है। RHL -1 है, LHL 0 है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट्स T। बट LHL RHL दोनों एग्जिस्ट करते हैं, P एंड Q। ठीक है, PQT आपका आंसर बन जाएगा, दैट्स PQT। C, अब चलते हैं C के पास। C देख लीजिए, C में क्या पूछा है आपको, सिग्नम ऑफ x लिखा हुआ है, फिर मॉड वॉड भी लगा रखा है। आ जाइए, तो फंक्शन का एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ है सिग्नम है, इसके साथ है x लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। फिर आपके पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा है 2 - x, फिर 1 प्लस मॉड ऑफ x भी आपके पास लिखा हुआ है ना। 1 प्लस मॉड, पूरे फंक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, एक भी जगह मिस हुआ तो गलत हो जाएगा। सिग्नम 2 - x 1 प्लस मॉड x, इसको कितना सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं वो हम थोड़ा देख लेते हैं। ये तो सिग्नम x ही रहेगा, यहां से 2 बाहर चला जाएगा, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x रहेगा, ये 1 बाहर चला जाएगा, मॉड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मॉड रहेगा। चलिए पहले एग्जैक्ट जीरो की बात कर लेते हैं। एग्जैक्ट जीरो पे तो सिग्नम अकेला ही जीरो ले जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीरो प्लस पे अगर हम बात करें तो सिग्नम पॉजिटिव में 1 आता है, यहाँ 2 है, ये -h रहेगा, 1 प्लस आपके पास है h ही रहेगा। सो दिस इज 2, ये -1 रहेगा आपके पास है, ये 1 प्लस 0 है, सो वी आर गेटिंग दिस एज 1। वही 0 माइनस है, 0 माइनस पर सिग्नम -1 हो जाएगा, -h रखेंगे तो ये प्लस बनेगा, पर यहाँ मॉड है, ये पॉजिटिव ही रहेगा। ये 2 प्लस 0, ये 1 प्लस 0, सो आई एम गेटिंग दिस एज -2। यहां पर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, सो PQT इसका भी आंसर बनेगा। फॉर द थर्ड ऑप्शन एज वेल वी आर गेटिंग PQT। PQT थर्ड आंसर इज ऑल्सो PQT। फोर्थ की बात करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x लिखा हुआ है, 0 के आसपास हम चाहते हैं, ये रहा D ऑप्शन, यहां सॉल्व कर लेते हैं इसको। cos x का ग्राफ ये होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो ये फर्क पड़ेगा इसके ऊपर, जो एग्जैक्ट जीरो वाला डेटा है ना वो तो 1 बन जाएगा, बाकी उसके आसपास वाला पूरा डेटा यहाँ से इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ब्रेक हो जाएगा। सो लिमिट विल एग्जिस्ट, LHL RHL दोनों एग्जिस्ट करेंगे और फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा, पर 0 पर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आप P मार्क करेंगे इसका आंसर बिल्कुल, Q भी मार्क करेंगे, LHL RHL दोनों एग्जिस्ट करते हैं, कंटिन्यूअस है क्या, नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट करती है बट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, यस लिमिट एग्जिस्ट करती है बट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये कौन सा है, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं, लिमिट विल एग्जिस्ट बोथ साइड्स, क्योंकि ग्राफ कैसा होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा तो 0 बन जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा है। सो विल मार्क PQS एज द करेक्ट आंसर, D। ठीक है, तो 10th का आंसर ये भी वाला मार्क कर दिया मैंने। चारों ऑप्शंस एक एक करके सॉल्व किए। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इश्यू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हो, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड।
और मेरा सपोर्ट तो आपको यूट्यूब पे मिलेगा से ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पीएसएन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब। ठीक है, और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेई मेन्स पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो 48 ईयर्स के जेई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। क्वेश्चन है कंटिन्यूटी के, इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं कैसे इसको अप्रोच हम करने वाले हैं। फंक्शन डिफाइंड है 6/5 tan 6x upon tan 5x 0 से π/2, π/2 पर वैल्यू b+2 है, π/2 से पाई के बीच में एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है। फंक्शन जो है ये π/2 पर कंटीन्यूअस फंक्शन है, हमें वैल्यू निकालनी है a - b के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं, और वी आर इंटरेस्टेड कि f ऑफ π/2 माइनस पर क्या हो रहा है। ये 6/5 है, आप देखेंगे तो आपके पास है tan 3π, आपके पास से बन गया है माइनस में, और यहाँ पर आपके पास है tan आता है 5π/2 माइनस पर। 6/5 है, एक से बड़ा वैल्यू tan 3π की वैल्यू 0 आती है, और 5π/2 माइनस ये इन्फिनिटी चला गया है, 0/∞ भी 0 ही होता है। आंसर इज गेटिंग एज 1। f ऑफ π/2 का वैल्यू b+2 है, ये दोनों इक्वल भी होने चाहिए, कंटिन्यूअस दिए हुए हैं। और फिर अगला आता है लास्ट आपके पास से RHL। RHL यहां से आएगा π/2 से ग्रेटर इधर है, इसको देखा, लिमिट लगाने पहुंचे, लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ cos x a/b मॉड ऑफ tan x, ये डेटा है, इसके बारे में बात हो रही। कौन सा फॉर्म है, π/2 रखने पर 0 बनता है, तो 1 पावर इन्फिनिटी आपके पास से दिख रहा है, तो ये e टू दी पावर में चला जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस आपके पास है a/b मॉड ऑफ tan x मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएगा मॉड ऑफ cos x के साथ। ये है e/b, sin cos से sin cos चला जाएगा, ये डेटा है। अगर आप इसको π/2 पर वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, π/2 प्लस पर वैल्यू sin x की वैल्यू 1, क्योंकि ये कंटीन्यूअस वैल्यू, कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो f ऑफ π/2 माइनस हो, f ऑफ π/2 हो, और f ऑफ π/2 प्लस हो, इन तीनों पर डेटा इनके इक्वल आने चाहिए। π/2 माइनस पर वैल्यू है 1, π/2 पर वैल्यू है b+2, और π/2 प्लस पर अगर हम डेटा निकाल के देखें तो ये डेटा आता है e पावर a/b। यहां से सॉल्व कीजिए, b की वैल्यू -1 है, और e पावर a/b 1 है, यानी e टू दी पावर 0 है, तो आपको दिख रहा है कि a/b ही 0 है, यानी a 0 है। आई एम इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ a - b, सो द फाइनल आंसर वी आर गेटिंग एज 1 को हम यहाँ पर मार्क करेंगे। सो गुड क्वेश्चन टू सॉल्व, टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, रूटीन क्वेश्चंस, ऐसे कई सवाल आपको सॉल्व करने मॉड्यूल के अलावा, तो आप मेरी जो कैलकुलस वाली बुक है वहां से सॉल्व कर सकते हैं, और फुली सॉल्व है तो कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जहाँ पर फंक्शन हमारे सामने है, लेसर देन 1/2 के लिए एक्सप्रेशन है, हाफ पर वैल्यू p है, ग्रेटर देन हाफ के लिए एक इर्रेशनल टर्म्स लिखी हुई है रूट के साथ। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर व्हिच fx इज कंटीन्यूअस एट 1/2। तो पहले 1/2 पे कंटिन्यूटी के लिए हम फंक्शन की लिमिट्स बनाना शुरू करते हैं।
पाई बाय 2 माइनस ऊपर से आता है, यहाँ पर लिमिट हम बनाने लगे, LHL बना रहे हैं। 1 माइनस साइन ऑफ पाई एक्स आपके पास है, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 पाई एक्स है। पाई बाय 2 रखेंगे तो साइन पाई बाय 2 1, 1 माइनस 1 इज 0। यहाँ 1 बाय 2 कॉस पाई माइनस 1, 1 माइनस 1 इज 0। इससे 0 बाय 0 वाला फॉर्म है। सीधा एलोपिटल लगाइए, चेक करते क्या 1 का डेरिवेटिव 0 है। साइन पाई एक्स की जगह आपके पास से कॉस पाई एक्स बनेगा, 0 है। माइनस 2 पाई है, यहां से साइन 2 पाई एक्स भी बनता है, 2 पाई आगे आ गया, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 पाई एक्स। पाई से पाई कैंसिल है, थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव तो कॉस होता है, लेकिन कॉस का माइनस साइन होता है। माइनस माइनस आपके पास से 1 बाय 2 है। यहाँ कॉस पाई एक्स लिखा हुआ है और मैं यहाँ पर 2 साइन एक्स को भी ओपन कर लेता हूँ। 2 साइन एक्स, 2 साइन पाई एक्स, कॉस पाई एक्स, दोनों जो 0 क्रिएट कर रहे हैं वो कैंसिल हो गए आपके पास से। आई एम गेटिंग 1 बाय 4 और यहाँ पर आपके पास से पाई बाय 2 माइनस बनता है। सो डेटा वी आर गेटिंग एज 1 बाय 4। तो 1 बाय 4 हमारे पास से LHL निकल के आया है। कितना निकल गया? LHL इज 1 बाय 4। आइए RHL की भी बात कर लेते हैं। f ऑफ 1 बाय 2 प्लस, ये रहा 1 बाय 2 प्लस। डेटा देखिए 1 बाय 2 पर 0 आता है, यहाँ पर भी 0 बाय 0 वाला फॉर्म है। रूट आपके पास लिखा गया है 2x माइनस 1 अंडर रूट आपके पास 4 प्लस रूट ऑफ 2x माइनस 1 माइनस 2। ऐसे प्रोसेस में क्या होता है, रैशनलाइजेशन को रिकॉल किया जाता है और इसी के अकॉर्डिंगली इसके जो करस्पॉन्डिंग है, जिससे इसको रैशनल बनाने की कोशिश की जा सकती है, +2 वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 4 आता है, प्लस आता है, ये डेटा बनता है। ये डेटा मैंने बनाया, डेटा बनाया। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर लिमिट है x टेंड्स टू है 1 बाय 2 प्लस आता है। a प्लस बी, a माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे, 4 से 4 चला गया, इससे a भी चला गया। अब आप लिमिट लगा लीजिए, 4 आता है 1 बाय 2, ये 0 बना, इट इज +2, 2 प्लस 2 वी आर गेटिंग दिस एज 4, ये आ रहा चला है। क्या देख पा रहे, जहां LHL 1 बाय 4 है, RHL हमारे पास से 4 आ रहा है। वैल्यू ऑफ P यहां पर पूछी जा रही है। LHL RHL फाइनाइट है बट दे आर नॉट इक्वल। हम इस फंक्शन को किसी पर्टिकुलर P के लिए कंटिन्यूअस नहीं बना पाएंगे। यहाँ बोला है कि आप इसको कंटिन्यूअस बना सकते हैं, क्या नहीं बना पाएंगे। ये कैसे टाइप की डिसकंटिन्यूटी, दिस इज फाइनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, इसको कैसे बना पाएंगे। और यहाँ पे ग्राफ जंप कर गया है, जहाँ LHL पे 1 बाय 4 था, अगली बार वो 4 पहुंच गया, ग्राफ जंप हो गया है, हम इसको नहीं बना सकते। ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। P बिलोंग्स टू 5, नहीं बना पाएंगे, तो आपके पास से करेक्ट आंसर आएगा 0। तो नंबर ऑफ P की वैल्यूज पूछी है, तो वी कैन गोइंग टू मार्क इट एज 0। तो ब्रिलियंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा लगता है इन सवालों में कि जब बोला है कि कंटिन्यूअस आएंगे तो P की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आनी चाहिए, पर आप जानते हैं कई क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि इसके सॉल्यूशन लेकर आइए, और सॉल्यूशन नहीं आते, 5 आंसर लिख देते हैं फिर हम। तो यहाँ पर भी ये कंटिन्यूअस नहीं बन पाएगा। LHL 1 बाय 4 है, RHL 4 है, दे कैन नॉट बी इक्वल, इट इज अ नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। सो ऐसी P की वैल्यू हम बिल्कुल मैथमेटिकली आंसर करेंगे कि हाँ P 5 को बिलोंग करता है। काउंटिंग पूछ रहे हो तो 0 वैल्यूज है, जिसके लिए ऐसा होगा। गुड क्वेश्चन। fx गिवन है 1 प्लस एक्स है 0 से 2 के बीच में, 2 से 3 है अपने पास से, 3 माइनस एक्स है। f ऑफ fx की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें इसकी निकालनी है। तो हम पहले ही इसके हिसाब से ही इसको पहले डिफाइन कर लेंगे
कि आखिर में एफ एक्स होता क्या है। तो एक्स की जगह सभी जगह हमने एफ एक्स रख दिया और एफ एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। ये जी एक्स, ये 0 है, यहाँ से 2 है, यहाँ से आपके पास से 3 आता है। 0 पर वैल्यू 1 है और 2 पर वैल्यू आप निकालेंगे तो 3 है। और 2 अगर हम रख के देखेंगे यहाँ से तो 3 आता है। 0 पर वैल्यू 1 है, 2 अगर हम रखेंगे तो वैल्यू आएगी 1, लेकिन 3 रखेंगे तो 0 बन जाएगा। ये डेटा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द जीएक्स की हमें बात करनी है। हाँ जी, यहाँ देखते हैं एफ एक्स की वैल्यू 0 से 2 के बीच में कब आती है। 0 से लेके यहाँ पर कहीं पर 2 आएगा। तो पहला डिस्कशन इसका कर लेते हैं कि कब होगा ऐसा। तो यहाँ पर 2 आता है, ये डेफिनेशन तुम्हारी 1 प्लस एक्स थी, डेटा था 1। तो दो बातें हैं, ऐसा तब होगा जब एफ एक्स की वैल्यू आएगी 1 प्लस एक्स, लेकिन एक्स होगा अपने पास 0 से 1। ठीक है, जब कैसा होगा 0 से 1 तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा। और दूसरी डेफिनेशन ये है 0 से 2 के बीच में ये डेफिनेशन भी आएगी जो है 2 से 3, और इस केस में डेफिनेशन आएगी 3 माइनस एक्स। फिर अगला है अपने पास एफ एक्स की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, ये लिखा हुआ। यहाँ पर एफ एक्स 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 में ये रहा डेफिनेशन। तो इस केस में एफ एक्स का डेटा आएगा आपके पास से 2 से 3 के बीच में, ये लाइन है आपके पास से 1 प्लस एक्स। अगर x की वैल्यू इस बीच में आती है 1 से 2 के बीच में। ठीक है, तो चलिए gx बना लेते हैं। 1 प्लस एफ एक्स आता है, जीरो से 1 है आपके पास ये डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन आपके पास है 1 प्लस 3 माइनस एक्स। और यहां पर है 3 माइनस एक्स एफ एक्स ये रहा। जी एक्स आपके पास है, डेफिनेशन आएगी आपके पास से 2 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स। जीरो से 1 आता है, 2 से 3 पर क्लोज आता है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। पहले 1 पर चेक करते हैं, तीन आता है। जी ऑफ 1 प्लस पे बात करते हैं, 1 आता है। दे बोथ आर नॉट सेम। जी ऑफ 2 पर बात करते हैं, जी ऑफ 2 प्लस पे बात करते हैं। 2 पर बात करते हैं, 0 आता है। 2 प्लस पे बात कीजिए, 2 आता है। सो इट्स ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 1 and 2। सो कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा? 2 पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सो विल मार्क दिस, 2 पॉइंट्स पर ही डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पाई बाय 2 पर अगर हम बात करते हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस है और एफ एक्स आपके सामने ये दिया हुआ है। फिर हमसे पूछा है कि 4a प्लस 3b का डेटा कंप्यूट करके बताइए। तो अगर हम x को देखेंगे 0 से पाई बाय 2 है, 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3x का स्क्वायर है। तो पाई बाय 2 रखने पर ये 0 बन रहा है, ऊपर वाला भी 0 बन रहा है। तो एक काम करते हैं, LHL निकाल लेते हैं। लिमिट है x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स। 0 बाय 0 फॉर्म है,
एलोपिटल बुलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलोपिटल को बुला लेंगे। आपके पास से 3 आएगा, बनेगा 2 cos x, फिर cos x की वजह से बनेगा माइनस साइन एक्स। 0 है, यहाँ से 3 है, साइन स्क्वायर एक्स है और साइन एक्स का बन जाएगा cos x। तो यहाँ से 3 से 3 चला जाएगा, माइनस से माइनस चला जाएगा, cos से cos चला जाएगा, आपके पास से बनता है साइन एक्स बाई 2। साइन कैंसिल, cos कैंसिल, साइन एक्स बाई 2, इसको पाई बाई 2 हमने कर दिया है, तो इट इज कमिंग एज हाफ। इसका वैल्यू हाफ आता है अपने पास से। अब हम RHS की बात करते हैं कि RHL की बात कर लेते हैं। x को हमें रखना है पाई बाई 2 प्लस h रख लेते हैं, तो थोड़ा इजी रहेगा हैंडल करना। 1 माइनस साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस h आता है, यह है पाई बाई 2 प्लस h का होल स्क्वायर। यह b आता है 1 माइनस कॉस h, ये चला जाएगा, आपके पास यहाँ से पाई आता है, माइनस 2h आता है, तो बन जाएगा 4h का स्क्वायर। जो डायरेक्ट स्टैंडर्ड लिमिट आपको दिख रहा है b बाई 4 है, और यहाँ से आपके पास है हाफ आ जाएगा। स्टैंडर्ड लिमिट 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर, 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर इज हाफ, तो वी आर गेटिंग दिस एज b बाय, तो ये LHL है, ये RHL है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ पर है, तो आया हाफ इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b बाय 8। तो b आपको बनाना है, बनेगा 4, हमें चाहिए वैल्यू 3a प्लस 4a प्लस 3b की। a की वैल्यू हाफ है, तो ये बनेगा 2 और ये 12, फाइनल आंसर आएगा आपके पास है 14। तो यस, 14 इज द आंसर। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सिंपल लिमिट से बन जाती है। फिफ्थ की बात करते हैं। फंक्शन हमें गिवन है, कॉन्टिन्यूस दे दिया गया है, और 2a प्लस 14c हमें इसके अंदर डेटा चाहिए। LHL के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसको 0 माइनस तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर a प्लस 1 हम लिखेंगे, साइन ऑफ a प्लस 1 अपॉन x अपॉन a प्लस 1 टाइम्स x। दिस इज 1, this is also 1, it is a plus 2। वहीं पर अगर हम f of 0 निकालें तो वाली वैल्यू c आती है। x प्लस बी एक्स का स्क्वायर है, पावर आती हाफ है, माइनस आपके पास है रूट एक्स है, ये रूट एक्स इंटू एक्स भी लिखा जा सकता है, एक्स पावर दिस RHL। x को हटाइए, रूट एक्स हटेगा, ये डेटा आपके पास। अब इसको ओपन कर दीजिए बाइनोमियल से, वन से वन चला गया, बी एक्स से बी एक्स चला गया, डेटा आता है हाफ है। तो आपके पास डेटा बन गया, वैल्यू ऑफ f of 0, f of 0, f of 0 plus f of 0 minus। So LHL we are having a plus 2, f of 0 is c, और f of 0 plus is 1 by 2। a की वैल्यू आपके पास है माइनस 3 by 2, c की वैल्यू आपके पास है हाफ आता है। We are looking for 4a plus 14c, आपके पास से आंसर आता है 4। So we can mark 4 as the correct answer। ठीक है। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है।
दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पीएसएन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो 48 ईयर्स के जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। 6th की बात करते हैं। ये भी कंटिन्यूस दिया गया है हमें और पूछा जा रहा है कि बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लिमिट ही लगानी चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट 0 तो रखना हमारे पास अभी अलाउड नहीं है। sin 3x का ओपन करने पर अगर हम देखें तो एक्सपेंशन आता है, लिमिट आता है x टेंड्स टू 0 आता है 3x माइनस 3x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। क्योंकि यहाँ पावर 5 दिख रहा है तो याद रखिएगा कि आंसर पावर 5 से आएगा। 3x की पावर 5 फैक्टोरियल, a आता है आपके पास से, 2x आता है, 2x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल आता है, b आपके पास से आता है डिवाइडेड बाय x पावर 5, या माइनस साइन आएगा इसके बाद, ठीक है। चलिए तो आप ढूंढ लीजिए x के कोफिशिएंट्स कौन कौन से बन रहे हैं। a प्लस 2a प्लस b, एक तो ये x बनेगा। फिर क्यूब वाला ढूंढिएगा आप, क्यूब वाले में एक तो 1/3 फैक्टोरियल सब जगह कॉमन है, 27 आता है माइनस के साथ, प्लस 8 टाइम्स a आता है, प्लस आपके पास से b आता है। ये 27 है, 8a है और b है, ठीक है। ये बनेगा आपके पास से x का क्यूब। फिर आते हैं पावर 5 वाले, ये ढूंढिएगा 1/5 फैक्टोरियल, सो दिस इज 3 पावर 5, यहाँ देखिएगा 2 पावर 5 टाइम्स a प्लस b, ये आता है x पावर 5, ये x पावर 5 0 0, और ये है आपका डेटा जो आपको चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2a प्लस b की वैल्यू -3 आती है, 8a प्लस b की वैल्यू -27 आता है, घटा दीजिए, (6a) की वैल्यू इतनी आती है, -8 आता है, -8 इधर आके जुड़ेगा तो 8 बन जाएगा, वैल्यू आएगी 5। और ये है लिमिट f ऑफ 0। 3 पावर आपके पास से कितना, 243, तो ये बन जाएगा 32 है, a की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू 5 है, डिवाइडेड बाय 120 आपके पास लिखा हुआ है। इस डेटा को निकाल के कंप्यूट कर लेते हैं।
ठीक है, चलो तो ये डेटा आपके पास आएगा 8 बनेगा 128 था 128 ये आप अगर 100 में से हटाएंगे, आप इसमें से 5 और हटा दीजिए तो 123 बचता है। 123 इसमें से हटाएं तो 1 आता है। एफ ऑफ 0 इज कमिंग एज 1। अब जो डेटा हमें निकालना है उसके हिसाब से आप डेटा निकाल दीजिए। एफ ए की वैल्यू -4, बी की वैल्यू 5, इसका वैल्यू 1, आंसर आया 2। सो 2 इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो सीरियसली जैसा भी डेटा sin 3x, sin 2x, sin x जितने भी थे सब के हमने एक्सपेंशन से बना दिया। कॉन्सेप्ट सेम, जितने पावर्स नीचे दिख रही हैं उसी की कोफिशिएंट से हमारे पास लिमिट फाइनाइटली नॉन जीरो आएगी और उससे छोटी पावर सभी जीरो हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो पूछा गया है कि एक फंक्शन है जिसके बारे में हमें एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। यहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर भी दिखता है, फ्रैक्शनल पार्ट भी दिखता है। तो सबसे पहले तो उस रिजल्ट को याद करते हैं जिससे ये सब आपस में रिलेटेड है। x को लिखा जा सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और x को अगर हम -x से रिप्लेस करेंगे तो यही रिजल्ट हमारे पास है, ऐसा बन जाता है। इसको यूटिलाइज करके हम माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को ये लिख सकते हैं। माइनस साइन कॉमन मत ले लेना कभी, ये कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट्स जो करते हैं कि माइनस साइन को बाहर ले लिया। ना ना ना, ऐसा नहीं होता है ना। बी केयरफुल अबाउट दिस। फंक्शन की बात आई, सबसे पहले x लिखा, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ -x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये दोनों कैंसिल हो गए, फंक्शन डिसाइड हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर x है माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसको माइनस बाहर करके डबल मत कर देना, फंस जाओगे। x की वैल्यूज आपसे पूछी जा रही है -2 से 2 के बीच में, ठीक है। आपको अगर अभी भी ऐसा लग रहा हो कि ये इसके बराबर आता है तो आप चेक कर सकते हो। x की वैल्यू ना 1.1 ले लीजिए, -1.1 की वैल्यू -2 आती है, लेकिन -1.1 की वैल्यू -1 आती है। दे आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं होता है, ठीक है। ये फंक्शन आ गया है। चलो पहले बात करते हैं। देखो जहां तक दिखता है कि कहां पर जाकर ब्रेक होगा, ये इंटीजर्स पर ही ब्रेक होने वाला है। तो सबसे पहले हम एक इंटीजर पर डेटा निकालेंगे कि ये एक इंटीजर है p, यहाँ है -p है। इंटीजर का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर ही होता है। आपके पास से 2p आ गया है, जहां पर p कितना है, इंटीजर है। और जनरली ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने LHL पर ब्रेक होता है, तो अगला फिर हम डेटा यहाँ पर p माइनस निकालते हैं। तो p से थोड़ा सा कम, p से थोड़ा सा कम, तो p से थोड़ा सा कम यहाँ पर है। अगले वाले में -p प्लस थोड़ा सा ग्रेटर है। p से अगर थोड़ा सा भी अगर ये कम हो गया, ये हल्का सा -p से बड़ा है, तो इसका वैल्यू आपके पास से p -1 बनेगा। और ये -p से हल्का सा ग्रेटर है, सो नो प्रॉब्लम, -p ही रहेगा। सो वी आर गेटिंग दिस एज 2p -1। तो जो डेटा पहले फंक्शन पर 2p आ रहा है, LHL पर 2p -1 है, तो हर p की वैल्यूज के लिए ये LHL और फंक्शन पर चेंज हो जाएगा, तो डिसकंटिन्यूअस रहेगा। यानी मैं इस इंटरवल में बात करूं तो -1 है, 0 है, 1 है, 2 है। 2 क्लोज है, 2 के पहले LHL बनेगा इन सब पर, तो ये डिसकंटिन्यूअस आ चुका है। सर -2 पर क्यों बात नहीं की? क्योंकि -2 पर मैं LHL पे नहीं जा सकता, -2 प्लस पे जा सकता हूं। तो इस अकेले पॉइंट्स को हम चेक कर लेंगे, बाकी हमारे पास 4 पॉइंट यहां से निकल के आ चुके हैं, ठीक। सो लेट्स कैलकुलेट f ऑफ -2 फर्स्ट। -2 आप रखेंगे, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और माइनस माइनस आपके पास से प्लस बन जाएगा। यू आर गेटिंग दिस एज -4। -2 से थोड़ा सा आप ज्यादा चलिए, -2 प्लस h, 2 माइनस h, -2 प्लस h, और माइनस करेंगे तो 2 माइनस h। अब देखिएगा -2 से थोड़ा सा ग्रेटर है, यानी ये नंबर आप देख लीजिएगा कितना, यानी -1.999 के आसपास है। 2 से थोड़ा सा कम हो गया, यानी 1.999 के आसपास है। तो ऊपर पहले वाला जो नंबर है ये तो -2 ही बनेगा, लेकिन ये 1-2 से थोड़ा कम होते ही ये डिप कर जाएगा, तो -3 आ रहा है। तो जी बिल्कुल, इस पर भी ये ब्रेक हो चुका है। तो हमारे पास 4 नहीं 5 पॉइंट्स हैं। सो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर
x equal to -2, -1, 0, 1 and 2. There are 5 points for this particular question. आप चाहें तो इस क्वेश्चन को इसके बाद एक एक इंटरवल में डिफाइन करके भी कर सकते हैं कि -2 पर डेटा निकाल लिया, फिर -2 से -1 में इनकी वैल्यूज निकाल के चेक कर ली, फिर वो 0 से -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, टाइम सब में लगेगा, सोच सोच के करना है, एक जगह गलती कर दी तो फंस जाओगे। तो मैंने एक पहले इसमें क्या ले लिया, इंटीजर पे चेक कर लिया और एलएचएल पे चेक कर लिया, दोनों अलग अलग हैं, तो मेरे पास एक साथ 4 पॉइंट निकल के आ चुके हैं। क्योंकि -2 पे एलएचएल नहीं आ पाएगा तो फिर -2 और -2 प्लस पर फिर मैंने चेक किया, 5वां पॉइंट यहाँ से है। सो गुड क्वेश्चन टू सॉल्व, स्मार्ट क्वेश्चन टू सॉल्व। चलिए एक क्वेश्चन है कंटिन्यूटी का, उसको डिस्कस करते हैं। fx दिया है sin x प्लस cos x की होल पावर cos x है -π/2 से 0 है, 0 पर वैल्यू a आती है और 0 से π/2 के अंदर ये डेटा है। 0 पर ये कंटिन्यूअस फंक्शन बोल रखा है, हमें a² प्लस b² में इंटरेस्ट है। a यहाँ पर है और यहाँ पर डेटा है b का, b यहाँ पर हमें दिख रहा है, a एंड b बोथ आर हियर। देखो जब ये ऑलरेडी x ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर mod x तो प्लस से ही ओपन होगा, तो सबसे पहले हम f(0) प्लस बनाने चलते हैं। ये e पावर 1/x, e पावर 2/x और यहां से ये आपके पास से प्लस से ओपन होगा, a e पावर 2/x और यहाँ भी b e पावर 3/x लिखा गया है। थोड़ा सोचने की बात है कि x अगर 0 जाता है तो 1/x आपका प्लस इंफिनिटी जाता है, e पावर 1/x का होल क्यूब करते हैं तब ये टर्म आती है e पावर 3/x, तो इन दोनों में बड़ी वाली टर्म ये है। तो अगर हम इसको देखें तो ये फॉर्म बन रहा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में जो हाईएस्ट टर्म होती है उसको कॉमन खींच लेते हैं। यहाँ e पावर 3/x मैंने लिया कॉमन, e पावर -2/x बनेगा, e पावर -1/x बनेगा, यहाँ भी आपके पास है e पावर 3/x में बनाऊंगा तो a पावर -1/x प्लस b आपके पास से बनता है, ये डेटा बनेगा। आगे बढ़ते हैं, दे बोथ गेट्स कैंसिल्ड आउट। अब आप देखिएगा थोड़ा सा, e पावर 1/x आपके पास है, e पावर इन्फिनिटी को टाइम करता है, लेकिन e पावर -1/x की बात करेंगे तो e पावर -इन्फिनिटी 0 को टाइम करता है, e पावर -इन्फिनिटी टेंड्स टू 0, ठीक है। क्या बनाएगा, ये 0 प्लस 0 प्लस 1, 0 प्लस b, द डेटा इज 1/b। आया, क्या पता है हमें, वो देखिए कि कंटिन्यूअस दे रखा है तो f(0) और f(0) प्लस बराबर होंगे, f(0) की वैल्यू है a और f(0) प्लस की वैल्यू है 1/b। हमारे पास यहीं से रिजल्ट आ गया है कि ab की वैल्यू 1 आती है। अभी हमने ऊपर वाले को सॉल्व भी नहीं किया, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पूछा गया है, स्क्वायर पूछा गया है, तो a² b² डेटा निकालोगे तो आपके पास से 1 ही आ जाएगा, इट इज 1 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली हम इसको 1 यहां से बना देंगे। सो गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। चलिए एक क्वेश्चन है कंटिन्यूटी का, उसको डिस्कस करते हैं। f be a real valued continuous function on R सेटिस्फाई करता है एक रिलेशन को। लेट्स लुक एट दिस रिलेशन, f of -x minus of fx is equal to 0, जिसका मीनिंग ये निकल के आ रहा है कि f of -x is equal to f of x। ये कैसा फंक्शन बन चुका है, दिस इज एन इवन फंक्शन, ये मेरे पास एक इवन फंक्शन आ गया है, ठीक है। इवन फंक्शन है तो फिर तो पता चला f of -5 क्या, f of 5 की वैल्यू भी 5 ही आएगी, f of 2 की वैल्यू भी 4 ही आती है और f of -3 का वैल्यू भी -2 ही आएगी। इवन फंक्शन है तो ये रिजल्ट हमने निकाल दिया। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस fx की हम बात कर रहे हैं, आइए ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। f of 0 0 है, जो डेटास हमें पूछे गए हैं वो देख लीजिए, 2, 3 एंड 5 के बारे में ज्यादा डिस्कशन हुआ है, 2, 3, 5, -2, -3, -5। तो देखिएगा 2 पर डेटा 4 है, 3 पर डेटा -2 है, 5 पर डेटा 5 है,
ऐसा डेटा है। और जो 2 पर डेटा होगा वही यहाँ भी होगा, क्यों? क्योंकि इवन फंक्शन है। ऐसा डेटा आपके पास है, ठीक है। अब ये दिया हुआ है, हमें पूछा जा रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस बताइए क्या होगा। तो देखिए यहां से यहां गया है तो मिनिमम एक बार तो इसने कट किया होगा, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो प्लस से माइनस मिनिमम एक बार, मिनिमम की बात कर रहे हैं, यहां से यहां पर भी एक बार आया होगा। मिनिमम पॉसिबिलिटी में यहां पर इस तरीके से इसका बिहेवियर रहा ही होगा। मिनिमम प्लस से माइनस में मिनिमम एक काउंट किया है, माइनस से प्लस में मिनिमम एक काउंट किया है, जीरो पर तो पहले बता रखा है जीरो है, फिर आगे जाके यहाँ पर और भी ज्यादा बार ही जा सकता है। पर मिनिमम पॉसिबिलिटी की बात करें तो प्लस से माइनस में एक होगा, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी बिना पेन उठाए ग्राफ बनाना है। इन सब पॉइंट्स को लेते हुए बिना पेन उठाए ग्राफ बनाओ, दिस इज द मिनिमम पॉसिबिलिटी। हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 1 2 3 4 5। तो हमारे पास मिनिमम पॉसिबल कितने पॉइंट्स आएंगे जब f(x) इज इक्वल टू 0? मिनिमम जीरोस हमारे पास से 5 आ जाएंगे। विल मार्क 5। तो इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम का ग्राफिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से देखें, इस स्मार्टेस्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। इसको सोचना, क्योंकि लॉजिकली एक नंबर पर कंक्लूड करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। मिनिमम की बात जब हो, स्पेशली एक दे रखा था इवन फंक्शन को हमने आगे डिस्कस किया, उन डेटा को फिर से बनाया और देखा तो प्लस से माइनस में एक एक रूट अभी हमने मिनिमम पॉसिबल केस यहाँ पर चेक किया है। और भी काफी सारे क्वेश्चंस आपको इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम के मॉड्यूल में अगर कम लगे हों तो आप जरूर डेफिनेटली मेरी जो कैलकुलस वाली बुक है वहां पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। जो बुक है यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, और ये बहुत शानदार बुक है कैलकुलस पर। आपको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, और वो वैसे ही समझाए गए हैं जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आती है तो डेफिनेटली यू विल लव दीज बुक्स। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर 5x है, 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट है, 0 से 5 में हम बात कर रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट आपके पास लिखा हुआ है, और पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहां पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर वही बात है कि हम पूरे को ही ग्रेटेस्ट इंटीजर में ले चलते हैं, तो यहाँ पर तो ये 3x रहेगा, ये बन जाएगा आपके पास से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और x की वैल्यूज है अपने पास 0 से लेके 5 तक। अब हमें जब डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करना है तो हम वी विल यूज द एक्चुअल थ्योरम, जिसमें एक फंक्शन कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस, और ऐड और सब्सट्रैक्शन से जो नया फंक्शन बनता है वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन दो फंक्शन ऐसे हैं जो दोनों डिसकंटिन्यूअस हो, तो फिर हमें उनको फिर चेक करना होता है, उसके बारे में हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर जब ये 5x लिखा हुआ है, आप देख लीजिए 5x की वैल्यूज आपके पास से 0 से 25 बन जाएंगी, वहीं आपके पास से 3x की वैल्यूज आपके पास से 0 से 15 बन जाएंगी। तो इनके हिसाब से अगर मैं 5x में कहाँ कहाँ इनको प्रॉब्लम हो सकता है वो पॉइंट्स अगर मैं मार्क करने लग जाऊं, ये 24 एंड 25 है आपके पास से, तो x का डेटा जो है वो 0 है, 1/5 है, 2/5 है, 3/5 है, 4/5 है, करते करते 24/5 है और लास्ट में 5 आता है। जब हम 3x के बारे में इंटीजर्स होने की बात करते हैं तो 0 1 2 3 4 से लेके आगे चलेंगे, 24 25 भी आपके पास से आता है। x की बात करते हैं तो 0 1/3, 2/3, 1, 4/3, यहाँ से आपके पास से कितना आ जाता है, ये 24 25 तक नहीं जाएगा। कहाँ तक जाने वाला है देखो, 15 लिखा हुआ है, 14 15 तक ये जाएगा। फोर्टीन 15 तक ये जाएगा, 14 15 और ये 5 तक ये जाएगा, ठीक है। अब इनमें कॉमन कौन कौन से नहीं है वो हम देख लेते हैं, कहीं कॉमन वालों को भी चेक कर लेंगे और जो कॉमन नहीं है उन पे भी हम बात कर लेंगे। तो जैसे अगर हम देखें यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, ऊपर नीचे एलसीएम का नंबर सेम कर लेते हैं। तो जैसे 0 है, यहाँ ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3/15 है, ये 6/15 है, यहाँ पर 9/15 बनेगा,
ये आपके पास से 12/15 बनेगा, 5 है तो 15/15 बन जाएगा, आगे 6 बाय बनेगा ना, 6 बनेगा, 18/15 आपके पास से बनेगा, सीरीज बनेगी पूरी। ऐसे यहाँ 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, 5/15 बनेगा, 10/15 बनेगा, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड 15 से कर रहे हैं ना, तो 15 आ जाएगा, 20 वाला डेटा बनेगा, ऐसे चलता जाएगा। तो कुछ कुछ कॉमन हमें दिख रहा होगा, जो कॉमन नहीं है वो सब पर ये डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा। तो कॉमन कौन कौन से वो काउंट कर लेते हैं। कॉमन एक्स है आपके पास से 0, पहला है 0। फिर आपके पास से अगला जो आता है वो 5/15 है ही नहीं, 10/15 है ही नहीं, 15/15 ये कॉमन है। नेक्स्ट इज कमिंग एज 15/15। अगला जो कॉमन होगा वो बताइए आगे सोच के, या 18 आएगा। 18 के आगे वाले नंबर बताइए, 3 3 जुड़ रहा है ना, 21, 3 जोड़िए 24, 3 जोड़िए 27, और जोड़िए 30, इसमें जोड़िए, इसमें 5 5 ऐड हो रहा है, 25, फिर 30, ये है, ये 30 वाला ऐड होगा, विच इज इवेंचुअली अगर आप थोड़ा देखें तो कॉमन एक्स आपके सारे इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 5, और जो बाकी सारे डेटाज हैं जो कि इंटीजर नहीं है उन सब पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और एक्स तो हमेशा कंटिन्यूअस होता ही होता है। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं आपको बता सकता हूं इन पर हमें चेक करना होगा, लेकिन जिस जिस जगह डिसकंटिन्यूअस हो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। डिसकंटिन्यूटी के आपके पास से पॉइंट्स आएंगे ये सारे, क्योंकि इस पर ये सब डिसकंटिन्यूअस होंगे और ये पॉइंट इसमें नहीं है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब कंटिन्यूअस आ जाएंगे। तो आपके पास से पॉइंट्स आएंगे, बोलो कितने, 3/15, 6/15, 9/15, 12/15, ये कितने पॉइंट्स हैं, 4 हैं। फिर वापस से 15 ऐड हो गए, 18/15, 15 ऐड हो गए 21/15, फिर 15 ऐड होगा 24/15, फिर ऐड होगा 27/15, ये भी ऐड होगा, फिर 4 पॉइंट्स आपके पास आने वाले हैं। फिर आप वापस से जोड़िएगा, तो ऐसे करते करते कितने तक पहुंचेंगे, 24/5 तक जाने वाला है, 24/5, अगला 15 तक जाना है, 5 नहीं। तो 3 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपके पास बनेगा 72/15, 72/15, 69/15, ऐसे बनेंगे। तो 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, फिर 4 यहाँ पर, तो कितने हो रहे हैं अभी ये 2 पॉइंट समथिंग, ये 1 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है, 2 3, और ये कितने पहुंच रहे हैं, 4 के आसपास, है ना। 1 4 और आएगा, फिर 1 4 और आएगा, ये 4 4, क्योंकि ये 1 से छोटे हैं, ये 2 से छोटे हैं, ये 3 से छोटे हैं, 4 से छोटे हैं, और ये 5 से छोटे हैं। तो आपके पास से 20 पॉइंट्स तो यहीं पे आ गए। अब हम इनकी बात करते हैं कि भाई ये वाला भी कॉमन निकल गया था, तो बचे कौन कौन से, इसके लिए काउंट करो। तो ये डिसकंटिन्यूअस बनेगा, एक्स की वैल्यू देखना 0 चला गया आपके पास, ये बनेगा 5/10, 10/10, ठीक है, ये कॉमन हो गया। फिर 2 बचे, 15 है इनके नीचे, है ना, 20/15, 25/15, यानी ये आ रहे हैं 2 2, ये कितने आ रहे हैं, ये 2 2 आने वाले, 2 2 आने वाले कैसे, 1 से छोटा, ये आपके पास से 15 है, 2 से छोटा, फिर 2 आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 2 आएंगे, लास्ट वाला आप इसको अगर 3 से किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, लेट मी जस्ट राइट, 3 है यहाँ पर, 5 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो 70/15 आपके पास से आता है। तो ये भी आपका 5 से छोटा है, ये भी कैसा है, 5 से छोटा है।
तो यहां से आपके पास से 10 पॉइंट्स आएंगे। 10 कितने हो गए? 10 हो गए। कितने पॉइंट्स हो चुके हैं? 10। ठीक है, 20 पॉइंट्स यहां से आए हैं, 10 पॉइंट यहां से आए हैं, तो 30 पॉइंट्स तो आ चुके हैं। अब हमें इन पॉइंट्स पर चेक करना है कि जो कॉमन पॉइंट्स आए इन पर चेक करना है, क्योंकि ये सब तो डिसकंटिन्यूअस है। क्योंकि इन पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस है, ये दोनों कंटिन्यूअस है, तो ओवरऑल डिसकंटिन्यूअस। आगे बचे हुए 10 पॉइंट्स पर ये दोनों कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है, तो ओवरऑल डिसकंटिन्यूअस। लेकिन इन पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूअस है, ये दोनों डिसकंटिन्यूअस है, और दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ऐड करके क्या होगा कुछ नहीं पता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और 0 पर चेक कर लेते हैं, फिर 1 पर भी चेक कर लेंगे। तो हमने फंक्शन को देखा कॉमन पॉइंट्स के लिए। 3x अपने पास लिखा गया है, 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है और 5x का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ये फंक्शन है। तो सबसे पहले हम 0 पर चेक करते हैं, एग्जैक्ट 0। चलिए 0 5 प्लस पर चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, 3h 5h, बहुत स्मॉल क्वांटिटी पॉजिटिव में, लिमिट लगने के पहले ही 0 हो जाएंगे। कॉन्टिन्यूस आ रहा है। अगला पॉइंट 1 पर है। ये लेस देन 3 है तो 2 रह जाएगा। 2.9999, 4.9999। लिमिट अभी नहीं लगा है, ये वही रहेगा दिस, पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर से 2 आएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर से 4 आएगा। 3 और 2 आपके पास से 5 आता है। मैं f(1) निकाल लेता हूं, निकालिएगा 1, तो 3 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 5 आता है, सेम आ रहा है। 1 प्लस पे हम बात करते हैं। 1 प्लस h, 3 टाइम्स 3 प्लस 3h, 5 प्लस 5h, ये डेटा है। लिमिट लगेगा, ये वही रहेगा 3 प्लस 3h, यहां से 3, यहां से 5, आंसर आपके पास से 5 आता है। कॉन्टिन्यूस है, यानी वो जितने भी कॉमन पॉइंट्स थे उन सब पर तो कंटिन्यूस आ रहा है। तो यानी जो हमारे पास बचे हुए जो पुराने काउंटेड थे, तो इन सब पर हमने चेक कर लिया, इन सब पर आ रहा है कॉन्टिन्यूस, नो प्रॉब्लम। तो दो डिसकंटिन्यूस फंक्शन ऐड होकर हमेशा कुछ भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है। तो इस वाले केस में कंटिन्यूस बना रहे हैं, और हमारे पास 20 यहाँ थे और 10 यहाँ थे, टोटल आते हैं 30 पॉइंट्स। तो मार्क कर देंगे 30, इसके अंदर से डेटा बन जाएगा। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन, जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन, जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो 48 इयर्स के जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है,
थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहाँ पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9th-10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहाँ यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप। मेरे दो पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई। यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।